तो कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का वापस से एक बार फिर से एक न्यू वीडियो के अंदर। एंड गाइस, इस चीज को लिटरली मेरा मन भी नहीं मान रहा। लगभग 8 दिन हो चुके हैं जब मैंने स्वॉलो स्टार का लास्ट एपिसोड एक्सप्लेन किया था। आज जब मैं वापस से वीडियो बनाने के लिए बैठा एंड मैंने सारे के सारे चैप्टर्स देखे, लिटरली मेरी खुद की फट गई कि मुझे इतने सारे चैप्टर्स कवर करने हैं। कोई बात नहीं, फिर शुरू करते हैं आज का महाभारत बिना और किसी देरी के। तो जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था, एम्परर थंडर और लू फैंग ये दोनों के दोनों आपने सामने थे। इन दोनों की बहस हो चुकी थी। इससे पहले कि इन लोगों के बीच में मारामारी होती, यहाँ पे एंट्री हो चुकी थी हमारे एम्परर यांग फैंग की। इस चीज की स्पेकुलेशन मैंने तभी कर ली थी जब एम्परर यांग फैंग की यहाँ पे एंट्री भी नहीं हुई थी। लू फैंग यांग फैंग सिस्टर की तरफ देखता है, उन्हें रिस्पेक्ट देता है, झुक करके नहीं, मतलब ऐसे ही नॉर्मली देख करके। जो यांग फैंग सिस्टर होता है वो थंडर एंड सिस्टर की तरफ देखता है एंड हंसते हुए कहता है, थंडर ये बहुत छोटा सा मैटर है, तुम्हें इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वैसे भी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर के जो मैटर्स है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। जो थंडर एंड सिस्टर होता है वो लू फैंग की तरफ देखता है एंड कहता है, वो व्हाइट डीमन वो मरे या फिर उसके साथ कुछ भी हो, इस चीज से मुझे घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मुझे फर्क इस चीज से पड़ता है कि जो मेरे सामने खड़ा हुआ बंदा है ये मुझे बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देता, इसके लिए मैं कुछ भी नहीं हूँ। इसी के साथ जो थंडर एंड सिस्टर की आवाज थी वो भी काफी ज्यादा काम हो चुकी थी। एंड पहले इसके फेस के ऊपर जितने गुस्से वाले एक्सप्रेशन थे वो काफी ज्यादा सॉफ्टन हो चुके थे। जो यांग फैंग होता है वो थंडर से कहता है, अगर ये बंदा सही में तेरे को रिस्पेक्ट नहीं देता ना तो इवन ये तेरे को मैसेज भी नहीं भेजता कि तू खुद से थंडर एशियन कंट्री का मैटर सॉल्व कर ले। रही बात व्हाइट डीमन एंड लैंडआउ की, तो उन्होंने गैलेक्सी को डिसरिस्पेक्ट किया है तो डेफिनेटली वो मरना डिजर्व करते हैं। इस जगह पे कोई कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे गैलेक्सी लू फैंग को कहा जा रहा है। इसी के बाद थंडर एंड सिस्टर एक लंबी सांस लेते हैं एंड फिर अकड़ते हुए कहते हैं, ब्लेम विंड, क्योंकि तुम मुझे कह रहे हो इसलिए मैं इस मैटर को और ज्यादा नहीं बढ़ा रहा हूँ, बट इस गैलेक्सी लॉर्ड को भी कह दो कि अब से ये मेरे थंडर एशियन किंगडम के मैटर्स के अंदर इंटरफेयर ना करे। लू फैंग कहता है, मैं थंडर एशियन किंगडम के सारे इंटरनल अफेयर्स को टोटली इग्नोर कर दूंगा, लेकिन अगर वो मैटर्स बाकी के किंगडम्स को अफेक्ट कर रहे होंगे तो मैं डेफिनेटली बीच में आऊंगा। थंडर एंड सिस्टर कहता है, जितने भी रॉयल गॉड किंग्स है मेरे थंडर एशियन किंगडम के, इवन थॉट उन्होंने कोई गलती की भी उन्हें खुद मैं पनिश करूंगा, तुम्हें आगे आने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली गाइस, इस जगह पे जो थंडर एंड सिस्टर थे उन्हें काफी अच्छी तरीके से पता था कि इस बंदे ने अपने रॉयल फैमिली के अंदर जितने भी लोगों को पाल के रखा है वो सारे के सारे एक नंबर के उल्लू के पट्टे हैं। डेफिनेटली वो फ्यूचर के अंदर कोई ना कोई गलती जरूर करेंगे। अगर वो अभी इस मैटर को लाइटली ले लेता है शायद से उसे फ्यूचर के अंदर वापस से शर्मिंदा होना पड़ेगा लू फैंग के सामने। तभी जो लू फैंग होता है वो हंसते हुए कहता है, थंडर एंड सिस्टर आप काफी ज्यादा नरम दिल के हो, आपकी जो पनिशमेंट है वो भी काफी ज्यादा लाइट है। चीज सुनकर थंडर एंड सिस्टर को गुस्सा आ जाता है एंड वो कहते हैं, गैलेक्सी अपनी औकात में रहो, तुम हमारी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो। इवन थॉट तुम गॉड एम्परर के पैनिकल स्टेट के ऊपर पहुंच चुके हो, एंड इवन थॉट अगर तुम फ्यूचर के अंदर हम तक पहुंच भी जाओगे उसके बाद भी स्टिल फ्यूचर के अंदर भी तुम्हें हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ेगा। वैसे भी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर जितने भी रूल्स है वो सारे के सारे अकेले तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो। अभी जो यांग फैंग एंड सिस्टर होता है वो कहता है, चलो एक काम करते हैं, हम तीनों की जो स्ट्रेंथ है वो ऑलरेडी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के लिमिट पावर को एक्सीड कर चुकी है, तो डेफिनेटली हम तीनों एक दूसरे का कुछ नहीं उखाड़ सकते। एंड क्योंकि ये हमारा होमलैंड है तो ये जो जगह है ये लार्ज स्केल बैटल के लिए भी ठीक नहीं है। एक काम करते हैं ना, हमारे पुराने रूल्स के हिसाब से हम सब लोग एक एक कदम पीछे हट जाते हैं और वापिस से कुछ नए रूल्स बनाते हैं। लू फैंग कहता है, ऑफ कोर्स तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, मुझे बाकी के अदर किंगडम्स के अफेयर के अंदर पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इवन पूरी की पूरी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर कब कहा क्या हो रहा है उस चीज से भी मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस उन लोगों से नफरत है जो कि 100 ऑफ मिलियंस ऑफ लाइफ्स को डिवोर करते हैं। ऐसे लोगों को मैं बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकता। एंड अगर ऐसे में मुझे कोई एक बंदा भी मिलता है, फिर चाहे वो एम्परर हो या मोनार्क, मैं डेफिनेटली उसे मार दूंगा। आई होप आप दोनों एंसेस्टर मेरे इस रूल के ऊपर एग्री करते हो। जो फ्लेम विंड एंसेस्टर होता है उन्हें इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। जो फ्लेम विंड एंसेस्टर होता है वो हिमसेल्फ एक लोन वंडरर होता है एंड वो मेहनत करके अपना खुद का पाथ फाइंड कर रहा है, जूनियर्स को गाइड भी कर रहा है ताकि वो भी अपना पाथ फाइंड कर सके एंड ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर जा सके। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हुनियान ब्लड लाइन कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये काफी ज्यादा आसान होता है। काफी सारे एम्परर्स रॉयल फैमिलीज के अंदर इस ब्लड लाइन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। यही लोग होते हैं जो कि ज्यादातर लाइफ फॉर्म्स को डिवोर करते हैं। बट गाइस, ये चीज जरूरी नहीं है कि हुनियान ब्लड लाइन को फॉलो करने वाला हर एक बंदा इस तरीके से लोगों को डिवोर करता हो। जैसे कि आप हमारे मास्टर जाओ शेंकी को ही ले सकते हो, वो भी इस वक्त हुनियान ब्लड लाइन को कल्टीवेट कर रहा है लेकिन वो किसी को भी इस तरीके से डिवोर नहीं करते। जो थंडर एंड सिस्टर होता है वो कहता है, स्ट्रॉन्ग क्रिएचर्स होता है वो हमेशा वीक क्रिएचर्स को डिवोर करता है एंड ये नॉर्मल सी चीज है। इवन ये जो डिवोरिंग वाला मैटर है इस चीज के अंदर इवन सीनियर युआन ने भी आज तक कभी इंटरफियर नहीं किया। तुम कौन होते हो इस चीज के बारे में सवाल उठाने वाले। लू फैंग कहता है, ओरिजिन कॉन्टिनेंट मेरा होमलैंड है, तो अगर मेरे पास इतनी पावर है कि मैं इन सारे अफेयर्स को मैनेज कर सकूं तो मैं डेफिनेटली अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इन सब चीजों को रोक सकूं। जिस पॉइंट के ऊपर ये तीनों के तीनों लोग हैं यानी कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के टॉप के ऊपर जगह तक पहुंचते पहुंचते जितने भी लोग होते हैं, अलग अलग बींग्स होते हैं, उन सभी लोगों के पास अपनी अपनी खुद की एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग्स होती है।
यानी कि सभी लोगों के बिलीफ्स अलग अलग होते हैं। थंडर एंसेस्टर को ये चीज़ कभी भी गलत नहीं लगी, डिवोरिंग ऑफ 100 ऑफ मिलियन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, उसके लिए ये कोई ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर इससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें देखी थी। सिस्टर कहता है, मैं एडमिट करता हूँ कि तुम्हारे स्ट्रेंथ के साथ तुम क्वालिफाई करते हो कि तुम ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर रूल्स को सेटअप कर सको। तुम्हारे रूल्स के हिसाब से सारे के सारे प्रैक्टिशनर इस तरीके से नहीं जिंदा रह सकते। फैंग कहता है, तो अगर आप उन सारे के सारे सिनर्स को बचाना चाहते हो, अगर उन्हें जिंदा रखना चाहते हो, डेफिनेटली मैं भी इस चीज़ में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी जिंदा नहीं रह सकते। इस तरीके से इन लोगों की बहस चलती रहती है। फाइनली थंडर सिस्टर कहता है, चलो ठीक है, फिर पुराने रूल्स के हिसाब से अगर दो रूलर्स एक दूसरे को कन्विंस नहीं कर पाते तो उनके बीच में एक ड्यूल होता है। अगर मैं इस ड्यूल को जीतता हूँ तो तुम कभी भी थंडर एशियन किंगडम के अंदर कभी भी इंटरफेयर नहीं करोगे। अगर मैं हारता हूँ तो जो भी रूल तुम बनाना चाहो तो तुम बना सकते हो। थॉट इसके बाद मैं तुम्हारे उस बात से भी एग्री कर जाऊंगा कि जितने भी सिनर्स हैं उन सारे सिनर्स को मार दिया जाए। लू फैंग एकदम से कुछ भी नहीं कहता एंड वो थंडर एंसेस्टर की तरफ देखता रहता है। वही जो यांग फेंग एंसेस्टर होता है वो कहता है, डर ये तुम क्या कह रहे हो, तुम काफी देर लंबे टाइम से कल्टीवेट कर रहे हो। ये जो गैलेक्सी है उसे बस कल्टीवेट किए हुए थोड़ा सा टाइम ही हुआ है, वो अभी अभी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के पीक को टच कर पाया है। थंडर कहता है, तो क्या हो गया, ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर जैसे कि तुम्हें पता होगा कि पावर लिमिटेशंस है, तो पावर लिमिटेशंस के हिसाब से मुझे लगता है स्टिल इस बंदी के पास छोटा मोटा चांस तो है ही मेरे से जीतने का। गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, जो थंडर एंसेस्टर है वो ऑलरेडी हाफ हुनियान बीइंग है, वो लू फैंग से काफी गुना ज्यादा पावरफुल है। अगर चाहे तो लू फैंग का एग्जिस्टेंस चुटकी भर के अंदर खत्म कर सकता है, लेकिन ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर यहाँ पे पावर्स यूज करने की कोई भी लिमिटेशंस ना हो। ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर सुप्रीम रूल्स के हिसाब से जो लू फैंग है वो प्रोटेक्टेड है पूरी तरीके से। यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड है जिसको कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता। 2 सेकंड के लिए सन्नाटा ही रहता है, लेकिन फाइनली लू फैंग कहता है, ठीक है अगर तुम यही चाहते हो तो मुझे ये चीज़ मंजूर है। लू फैंग ने इस बैटल के लिए हाँ इसलिए कहा था क्योंकि इस बार उसका जो अपोनेंट होने वाला है वो पिछले वाले अपोनेंट से ज्यादा एक्सपीरियंस रहेगा। यानी कि आप लोगों को याद होगा लास्ट टाइम जब लू फैंग ने फाइट की थी तो उसने एम्पर क्वीन के साथ फाइट की थी। एम्पर क्वीन के साथ वो अपने पूरे फुल पोटेंशियल के साथ फाइट नहीं कर पाया था, क्योंकि जैसे ही लू फैंग ने अपने स्टार टावर को निकाला था एम्पर क्वीन ने हार मान ली थी। लेकिन अगर एम्पर क्वीन के सामने थंडर एंसेस्टर को देखा जाए तो थंडर एंसेस्टर काफी गुना ज्यादा पावरफुल है। इसी के साथ लू फैंग को एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी मिलेगा, उसे एक्चुअल में पता चलेगा कि वो कितना पानी में है। ये चीज़ सुन के जो थंडर एंसेस्टर होता है वो हंसने लग जाते हैं एंड कहता है, रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम मैं स्टिल तुमसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, तुम इस ड्यूल के लिए मान गए, चलो फिर यूनिवर्स सी चलता है इस ड्यूल के लिए। वही जो फ्लेम विंड एंसेस्टर होता है वो कहता है, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं होगा कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाकी के फोर्सेस इस बैटल को देखे, इसलिए ये जो बैटल होगा ये एक हिडन बैटल होगा। थंडर एंसेस्टर होता है वो भी हंसते हुए कहता है, हाँ वैसे भी उन लोगों की औकात ही क्या है कि वो हम सुप्रीम बीइंग का बैटल देखे। लू फैंग, फ्लेम विंड एंड थंडर एंसेस्टर ये लोग जस्ट यहाँ से जा ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पे कुछ और लोग आ जाते हैं, यानी कि 2 और लोग। ये 2 लोग और कोई नहीं, एम्परो क्वीन और ईस्टर्न एक्सट्रीम एंसेस्टर यानी कि वो लड़की फैंगजी थी। जो फैंगजी होती है वो लू फैंग को ग्रीट करती है। वही जो लू फैंग होता है वो भी फैंगजी की तरफ देखते हुए स्माइल कर देता है। लू फैंग जानता था कि ये जो फैंगजी है ईस्टर्न एक्सट्रीम डोमेन के एंसेस्टर ये काफी ज्यादा पावरफुल है। पावर के मामले में तो नहीं पता, लेकिन अगर वाइटिलिटी की बात की जाए ये लू फैंग से 50% ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड अगर फिजिकल बॉडी की बात की जाए तब वो अभी अर्ली स्टेज ऑफ गॉड एम्पर के ऊपर है, यानी कि वो लू फैंग के पास भी नहीं है। जो ईस्टर्न एक्सट्रीम एंसेस्टर होती है वो हंसते हुए कहती है, फाइनली हमारे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर 5 गॉड एम्परर्स है इस वक्त। सही में काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है किसी भी गॉड एम्पर को प्रोड्यूस करना ओरिजिन वर्ल्ड के अंदर। लू फैंग को भी अभी इन सभी लोगों को देख के एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग सा फील होने लग गया था, कि लू फैंग को ऐसा लग रहा था कि ये सारे के सारे उसी के घर के ही लोग हैं। ये एट द एंड चाहे कुछ भी हो जाए ये पांचों के पांचों ओरिजिन कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते थे। जब ये लोग ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर जाएंगे तो एक तरीके से ये तो एक फैमिली की तरह ही रहेंगे। इस तरीके से लू फैंग अर्थ के अंदर सभी लोग अपने फैमिली की तरह देखता है। एंड गाइस अचानक से मेरे दिमाग के अंदर एक चीज आई है, आप सभी लोगों को पर्पल मून एंसेस्टर याद है? कि किसी को कुछ आइडिया है कि ये जो पर्पल मून एंसेस्टर है ये आखिर है कौन एंड ये अभी है कहाँ पे? कि जब लू फैंग ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर था तब हम लोगों को पता चला था कि जो पर्पल मून एंसेस्टर है जिसको लू फैंग ने मारा था वो बस उनका एक अवतार था। उनकी जो रियल बॉडी थी वो काफी ज्यादा गुना पावरफुल थी। तब हम सभी लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि मे बी वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर होंगे। लू फैंग ऑलरेडी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के पीक के ऊपर आ चुका है। शुरू के अंदर मुझे ऐसा लग रहा था कि जो ईस्टर्न एक्सट्रीम डोमेन है इसी का जो एंसेस्टर है वो पर्पल मून एंसेस्टर है, लेकिन क्योंकि इसकी जो एंसेस्टर है वो फैंगजी है जो कि एक लड़की है,
तो ये चीज़ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये जो पर्पल मून एंसेस्टर है ये मे भी किसी और सोर्स वर्ल्ड से बिलोंग करता है। आपका क्या ख्याल है इस चीज़ के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर वापस से नोवेल के ऊपर आता है जिसके अंदर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि ये पांचों के पांचों तैयार हो चुके थे। मेन फाइट लू फैंग एंड थंडर के बीच में होने वाली थी एंड बाकी ये सारे के सारे ऑडियंस सीट के ऊपर बैठ के ये सारा फाइट देखने वाले थे। एंसेस्टर लू फैंग की तरफ देखता है एंड कहता है, गैलेक्सी मैं जानता हूँ कि तुम काफी ज्यादा इनएक्सपीरियंस्ड हो और तुम्हारे कंपैरिजन के अंदर मैं काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ। मैंने ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर भी सेवरल एराज तक प्रैक्टिस की है, काफी सारे मल्टीपल कल्टीवेशन सिस्टम्स को प्रैक्टिस किया है। साथ ही साथ मैंने अपनी हुनियान ब्लड लाइन को लिमिट तक पुश किया है इस केज के एंड आज मैं हाफ हुनियान लेवल के ऊपर हूँ। इवन अगर ओरिजिन कॉन्टिनेंट के पावर लिमिटेशंस की बात की जाए तो इस ओरिजिन कॉन्टिनेंट की जो पावर लिमिटेशंस है वो भी पूरी तरीके से मेरी स्किल्स एंड मेथड्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती। लू फैंग हंसते हुए कहता है, मैं जानता हूँ एंड मैं ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर कभी भी नहीं गया, इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि थंडर एंसेस्टर आप मेरे साथ पूरी तरीके से ऑल आउट जाओ ताकि मैं आपसे कुछ सीख सकूं। थंडर एंसेस्टर कैजुअली यहाँ के अंदर मुंडी हिला देते हैं एंड फिर कहता है, मैंने कुछ टाइम पहले एक लो लेवल का हुनियान लाइफ फॉर्म को डिवोर किया था एंड उसके थ्रू मुझे एक ब्लड लाइन की सीक्रेट टेक्निक पता चली थी जो कि लो लेवल हुनियान लाइफ फॉर्म की है। इसी के साथ जो थंडर एंसेस्टर होता है वो अपने उंगली को ऐसे झटक देता है जिसके अंदर से एक ड्रॉप ऑफ ब्लड बाहर आता है। एक्चुअल में ये जो ड्रॉप ऑफ ब्लड था ये था एक एसेंस गॉड एम्परर परफेक्ट लेवल एक्सपर्ट का। ये जो ड्रॉप ऑफ ब्लड होता है ये काफी सारे क्रीचर्स के अंदर स्प्लिट आउट होने लग जाता है एंड इस ड्रॉप ऑफ ब्लड की जो पावर्स थी वो ऑलरेडी ओरिजिन कॉन्टिनेंट की पीक को टच कर चुकी थी। कुल मिला के ये 9 क्रीचर्स के अंदर स्प्लिट आउट होता है एंड हर एक क्रीचर लू फैंग की तरफ काफी ज्यादा गुस्से में देख रहा था। ये जो क्रीचर्स थे इनकी इंटेलिजेंस भी काफी ज्यादा थी, इनका ऑरा इतना था खतरनाक था कि इस वक्त लू फैंग के कानों के अंदर बस एक ही आवाज आ रही थी, तुम्हें मरना होगा, तुम सभी लोगों को मरना होगा। एंड ये जो आवाज थी ये उन क्रीचर्स की थी जो कि लू फैंग के सोल के अंदर एको कर रही थी। जब लू फैंग इन क्रीचर्स को देखता है तो काफी ज्यादा शॉक होता है क्योंकि ये जो 9 क्रीचर्स थे ये काफी सारे डिफरेंट एलिमेंट से बने हुए थे। इसमें से कुछ क्रिएचर्स थंडर से, तो कुछ फ्लेम से, तो कुछ इल्यूजनरी अवतार से, तो कुछ स्पेशल क्रिएचर्स थे एंड कुछ ब्लैक एंड व्हाइट स्पेस विंड से बने हुए थे। की पावर्स ने कहीं ना कहीं लू फैंग को थोड़ा बहुत चौकन्ना तो करा दिया था। इसके साथ जो लू फैंग होता है वो भी अपने ट्रिक को यूज करने लग जाता है। लू फैंग के बॉडी का हर एक सेल काफी तेजी से बर्न हो रहा था इस वक्त। लू फैंग का जो वर्ल्ड लाइफ फॉर्म था ये भले ही पूरी तरीके से मल्टी हूफ क्लॉ क्रीचर के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ था लेकिन स्टिल ये एक 24 फेजेस वाला लाइफ फॉर्म था जो काफी ज्यादा तेजी से चेंज हो रहा था। लेकिन जब लू फैंग अपने लाइफ फॉर्म को चेंज कर भी रहा था तभी भी उसके दिमाग के अंदर बस एक ही आवाज एको कर रही थी, तुम्हें मरना होगा, तुम्हें मरना होगा। और ये जो आवाज थी ये उन क्रीचर्स की थी। लू फैंग के पास ल्यूआन टेक्निक एंड स्टार टावर की प्रोटेक्शन थी अपनी स्पिरिचुअल पावर्स के लिए, बट उसके बाद भी ये सामने वाले जो स्पिरिचुअल क्रीचर्स थे इनकी जो पावर्स थी वो ऑलरेडी ओरिजिन कॉन्टिनेंट की पीक को टच कर चुकी थी। नेक्स्ट सेकंड के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है ये जो अजीब से क्रीचर्स होता है ये भूत की तरह काफी तेजी से लू फैंग की तरफ आते हैं एंड वो लू फैंग की बॉडी से टकरा जाता है। धीरे धीरे करके लू फैंग की बॉडी को इरोड कर रहे थे लेकिन तभी लू फैंग की ये जो बॉडी होती है उसके ऊपर छोटे छोटे से फ्लावर्स उगना स्टार्ट हो जाते हैं एंड जो फ्लावर्स थे ये धीरे धीरे करके इस एनर्जी को ऑब्जर्व करने लग जाते हैं एंड कुछ टाइम के बाद जो लू फैंग होता है वो इस अटैक को रजिस्ट कर लेता है। जो थंडर एंसेस्टर होते हैं वो कहता है ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर मैं अपने इस टेक्निक को बस थोड़ी से पावर तक ही इस्तेमाल कर सकता हूँ, यानी कि बस इसका एक छोटा सा स्मॉल फ्रैक्शन इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन स्टिल तुम इस चीज को रोक पाए ये भी काफी ज्यादा बड़ी बात है। लेकिन अपनी इस सीक्रेट टेक्निक से तुमने मेरी सीक्रेट टेक्निक को ब्लॉक तो कर लिया लेकिन उसके बाद भी इस सीक्रेट टेक्निक को ब्लॉक करते हुए तुम अपनी और कितनी स्ट्रेंथ को डिस्प्ले कर सकते हो। लू फैंग जानता था कि वो थंडर एंसेस्टर की इस टेक्निक को रोक के रख के अपनी ज्यादा स्ट्रेंथ को नहीं डिस्प्ले कर सकता। इस वक्त वो अपने दिमाग का 2 to 3% पार्ट इस्तेमाल कर रहा था इस टेक्निक को यूज करने के लिए। लू फैंग थंडर एंसेस्टर से कहता है मैं डेफिनेटली आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। लू फैंग जानता था कि इन दोनों के बीच में गैप जो है वो जमीन आसमान का है। नेक्स्ट सेकंड के अंदर जो लू फैंग होता है वो स्माइल करता है एंड उसके बॉडी के अंदर से एक 9 स्टोरी बिल्डिंग बाहर आती है यानी कि स्टार टावर। लू फैंग के पास इस वक्त कोई भी ऑप्शन नहीं था क्योंकि उन 9 स्ट्रेंज पावर्स यानी कि उन 9 स्ट्रेंज आत्माओं के साथ लड़ते हुए लू फैंग अपनी फुल पावर को डिस्प्ले नहीं कर सकता था, इसलिए उसे अपने पावर को बूस्ट करने के लिए अपने स्टार टावर की मदद लेनी पड़ी। अपने स्टार टावर को इस्तेमाल करने के साथ अभी लू फैंग काफी ज्यादा इजीली अपने ओपोनेंट को हैंडल कर पा रहा था। लेकिन जो लू फैंग था वो स्टार टावर के अंदर ही बैठा नहीं रह सकता था कि अगर वो स्टार टावर के अंदर ही रहेगा स्टिल ये भी एक हार ही मानी जाएगी। उसे थंडर एंसेस्टर के साथ आमने सामने फाइट करना पड़ेगा। फाइट के अंदर डेफिनेटली एक अपर हैंड गेन करना पड़ेगा ताकि वो इस ड्यूल को जीत सके। थंडर एंसेस्टर इस 9 स्टोरी टावर को देखते तो वो मन ही मन कहता है तो ये वही 9 स्टोरी टावर है जो कि लू फैंग ने तब इस्तेमाल किया था जब वो एम्परर क्वीन के साथ फाइट कर रहा था। लू फैंग थंडर एंसेस्टर की तरफ देखते हुए कहता है मेरे पास बस एक छोटा सा स्लाइड सा चांस है कि मैं आपसे जीत सकूं अपने इस सीक्रेट ट्रेजर को इस्तेमाल करते हुए, तो आई होप कि आपको इस चीज से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। थंडर एंसेस्टर हंसते हुए कहता है मैंने तुमसे सेवरल एरास ज्यादा कल्टीवेशन किया है तो डेफिनेटली ये जो फाइट है ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बड़ा किसी छोटे को
ही कर रहा है। मैं तुम्हें मौका देता हूँ कि तुम्हारे पास जो भी सीक्रेट ट्रेजर या फिर जो कुछ भी चीज है तुम हर एक चीज को इस्तेमाल कर सकते हो, एज लॉन्ग एज तुम इस फाइट के अंदर थोड़ा सा अपर हैंड गेन कर पाओ। मैं अपनी हार मान लूंगा। इसी के साथ नेक्स्ट सेकंड के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो लू फेंग की बॉडी होती है तुरंत ब्लड रिवर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये पूरी तरीके से थंडर एंसेस्टर को कवर कर लेती है। थंडर एंसेस्टर थे वो इस ब्लड रिवर वाटर के अंदर से काफी ज्यादा इमेंस वेट फील कर पा रहे थे। ऐसा फील हो रहा था जैसे कि एक बहुत बड़े केज ने उन्हें इम्प्रिजन कर लिया हो एंड वो उनके बॉडी को पेनिट्रेट कर रहा हो। अभी भी जो थंडर एंसेस्टर थे वो काफी ज्यादा काम खड़े थे। उनके बॉडी के अंदर का जो इनविजिबल फोर्स था वो अभी भी उनके सरफेस के ऊपर एक प्रोटेक्शन लेयर की तरह काम कर रहा था, जिसकी मदद से वो किसी भी एक्सटर्नल फोर्स को उनके बॉडी के अंदर पेनिट्रेट नहीं करने दे रहा था। गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लू फेंग का जो ब्लड रिवर वाला अटैक है ये पहले के कंपैरिजन के अंदर अभी काफी गुना ज्यादा पावरफुल हो चुका है, क्योंकि लास्ट टाइम जब लू फेंग ने अपने इस अटैक का इस्तेमाल किया था तो उसने तब किया था जब उसने 8 एम्परर से एक साथ फाइट की थी। उस टाइम जो लू फेंग के सेल्स थे वो अभी तक मल्टी हूफ क्लॉक रेजर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं हुए थे। अभी की सिचुएशन काफी ज्यादा डिफरेंट है। जो थंडर एंसेस्टर होता है वो हंसते हुए कहता है इंटरेस्टिंग। इसी के साथ वो काफी ज्यादा प्लेफुली अपने एक छोटी उंगली से टिंग करके लू फेंग के ब्लड रिवर को मार देता है एंड इसी से जो लू फेंग की पूरी ब्लड रिवर होती है वो काफी ज्यादा पूरी तरीके से कांपने लग जाती है। पूरी की पूरी ब्लड रिवर शेक हो चुकी थी। लू फेंग के ब्लड रिवर के अंदर काफी सारी जगहों के ऊपर एक्सप्लोजन भी हुआ था। इसके कारण लू फेंग की कुछ जगहों से जो ब्लड रिवर थी वो पूरी तरीके से इरेज हो चुकी थी। लेकिन जो लू फेंग होता है वो यहीं पे नहीं रुकता। अचानक से जो लू फेंग होता है उसका जो स्टार टावर होता है वो एक तोप का गोला बन चुका था एंड उसकी जो स्पीड थी वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो पूरी तरीके से पूरे के पूरे स्पेस को फाड़ते हुए काफी ज्यादा से थंडर एंसेस्टर की तरफ आगे बढ़ रहा था, इसी मेटॉइड स्टार की तरह। थंडर एंसेस्टर एंड फ्लेम विंड एंसेस्टर ने लू फेंग के स्टार टावर को इस तरीके से एक्शन के अंदर देखा तो डेफिनेटली थोड़े से शॉक थे, क्योंकि वो देख सकते थे कि इस मोमेंट के ऊपर जो स्टार टावर है वो पूरी तरीके से इनविंसिबल हो चुका है। आई मीन टू से इनविंसिबल। थंडर एंसेस्टर थे वो डेफिनेटली इस स्ट्राइक को अवॉइड नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब तक उन्होंने इस अटैक को अपने तरफ आता हुआ देखा था तब तक ये जो अटैक था ये उनके बॉडी से टकरा भी चुका था। एंड इस अटैक के टकराते ही जो थंडर एंसेस्टर होता है वो कुछ कदम तक पीछे हटते चले जाते हैं। एंड इसी मोमेंट के ऊपर जो पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के जो सुप्रीम रूल्स होते हैं वो लू फेंग के स्टार टावर के ऊपर अप्लाई हो रहे थे एंड उसकी पावर्स को सप्रेस कर रहे थे, उसकी पावर को रिस्ट्रेन कर रहे थे। क्योंकि इस वक्त जो लू फेंग है वो एक ऐसे बंदे को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है जो कि ऑलरेडी सेमी यूनियन लेवल के ऊपर है। डेफिनेटली जो स्टार टावर है उसके ऊपर भी काफी ज्यादा हैवी रिस्ट्रिक्शन आ रहा था एंड इसलिए जो स्टार टावर है ये बस थंडर एंसेस्टर को कुछ कदम तक पीछे ढकेल पाया था। लेकिन ये चीज देख के स्टिल जो यांग फेंग एंसेस्टर थे वो काफी ज्यादा शॉक थे। उनको भरोसा नहीं हो रहा था कि जो लू फेंग है उसने एक्चुअल में थंडर एंसेस्टर को पीछे की तरफ ढकेल दिया। जो थंडर एंसेस्टर थे वो भी एक चीज काफी तरीके से समझ चुके थे कि ये काफी ज्यादा पावरफुल एक्सट्रीमली पावरफुल सीक्रेट ट्रेजर है, क्योंकि डेफिनेटली एक टॉप टायर का सीक्रेट ट्रेजर है जिसे जरूर एम्परर युआन के द्वारा ये रिफाइन किया गया हो। कि इतने बड़े बिग रिलम गैप के बाद भी जो लू फेंग है वो स्टिल थंडर एंसेस्टर के साथ फाइट कर पा रहा था एंड इसी रीजन के कारण इन लोगों को लग रहा था कि जो ट्रेजर है डेफिनेटली काफी ज्यादा स्पेशल ट्रेजर है। भाई इस अटैक को देख के जो थंडर एंसेस्टर होते हैं वो हंसने लग जाते हैं एंड फिर वो हंसते हंसते 8 फिगर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि कुल मिला के हम लोग को 8 थंडर फिगर्स देखने के लिए मिल सकते थे एंड ये सारे के सारे जो 8-9 थंडर एंसेस्टर्स थे अलग अलग अवतार, सारे एंसेस्टर के जो अलग अलग अवतार थे ये मिलके अपना खुद का एक फॉर्मेशन बना रहे थे। एक इतना ज्यादा पावरफुल एरा है जिसके अंदर जो ऑपरेशन ऑफ टाइम स्पेस मैटर लाइफ एंड बाकी के जितने भी डॉग्स है सारे पूरी तरीके से सप्रेस हो जा रहे थे। यहाँ पे बस हम लोग को स्टार टावर देखने के लिए मिल सकता था जो कि इस फॉर्मेशन को अभी भी चीरते फाड़ते हुए अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी दीवार के अंदर एक ड्रिलिंग मशीन कोई घुसार रहा हो। इस एरे सेपरेशन के अंदर जो स्टार टावर का काउंटर अटैक था वो काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुका था। थंडर एंसेस्टर होता है वो मन ही मन कहता है बिना किसी ट्रेजर को इस्तेमाल किए बिना ये मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है कि मैं इस 9 स्टोरी बिल्डिंग को खुद से संभाल सकूं, इसे सप्रेस कर सकूं। गाइस अगर नॉर्मली देखा जाए तो इस पॉइंट के ऊपर थंडर एंसेस्टर ऑलरेडी हार चुका है। कि उन्होंने ही कहा था कि जब लू फेंग उनके ऊपर थोड़ा सा भी एडवांटेज गेन कर लेगा तो वो अपनी हार मान लेंगे। लेकिन अभी फाइनली जो थंडर एंसेस्टर है वो अपने सीक्रेट ट्रेजर्स का इस्तेमाल कर रहा है। इस वक्त जो थंडर एंसेस्टर थे वो डेफिनेटली काफी ज्यादा ग्रीडी नजरों के साथ लू फेंग के स्टार टावर को देख रहे थे। हमेशा से इस तरीके का ट्रेजर चाहिए था बट उनके पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी उन्हें नहीं मिली जिसके थ्रू वो ऐसा कोई ट्रेजर रख सके। जब जो थंडर एंसेस्टर थे उन्होंने अपने ट्रेजर का इस्तेमाल किया था, उनके ट्रेजर के इस्तेमाल होते ही जो लू फेंग था वो पूरी तरीके से सप्रेस्ड हो चुका था। यानी कि स्टार टावर जो था वो अभी भी काफी तो कोशिश कर रहा था आगे बढ़ने की, लेकिन स्टिल चाहे वो कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले वो थंडर एंसेस्टर के उस एरा को टच नहीं कर पा रहा था। जो फ्लेम विंड एंसेस्टर होते हैं वो दूर से ही इस मैच को देखते रहते हैं एंड वो मनी मन मुस्कुराते हुए कहता है इस बंदे ने एक्चुअल में थंडर को मजबूर कर दिया अपना ट्रेजर इस्तेमाल करने के लिए। ये बंदा सही में कुछ अलग ही तोप है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो जो गैलेक्सी लॉर्ड है वो ऑलरेडी थंडर एंसेस्टर को सप्रेस कर चुका है एंड यही काफी ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि इवन ट्रेजर के साथ भी थंडर एंसेस्टर को सप्रेस करना काफी ज्यादा मुश्किल नामुमकिन है, वो किसी ऐसे बंदे के लिए जो कि अभी अभी इस लेवल के ऊपर पहुंचा हो।
तो यहाँ पे एम्पर क्वीन भी थे, वो भी काफी इस तरीके से जानते थे कि इन दोनों के बीच पे कितना बड़ा गैप है। बट उसके बाद भी जो लू फेंग है, अगर वो किसी ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए इस गैप को फिल आउट कर पा रहा है, तो इसका बस एक ही मतलब बनता है कि ये जो ट्रेजर है काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। जो थंडर एंसेस्टर होते हैं वो हंसते हुए कहता है, गैलेक्सी क्या तुम्हारे पास कुछ और ट्रिक्स है? एंड अगर नहीं है तो तुम हार मान सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अभी ये बैटल खत्म करने के लिए। जो एंडलेस रिवर होती है वो इंस्टेंटली वापिस से रिकम्बाइन हो जाती है एंड वो लू फेंग का शेप ले लेती है। जो लू फेंग होता है वो थंडर एंसेस्टर की तरफ देखते हुए कहता है, थंडर एंसेस्टर आपका जो रिलम है वो इंडीड काफी ज्यादा हाई है मेरे रिलम के कंपेरिजन के अंदर। सो मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे अपने फॉर्मिडन मूव का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। जैसे ही थंडर एंसेस्टर किसी फॉर्बिडन मूव का नाम सुनते हैं वो थोड़े से शॉक होता है, लेकिन फिर वो हंसते हुए कहता है, अच्छा ऐसी भी कोई चीज है तुम्हारे पास? चलो ठीक है करो, इस्तेमाल करो, जो भी है तुम्हारे पास सब लगा दो, मैं भी देखना चाहूंगा कि तुम्हारे अंदर कितना दम है। एंड इसी के साथ जो लू फेंग होता है उसके फेस के ऊपर स्माइल देखने के लिए मिल सकती थी, जो कि स्टार टावर के कैबिन के अंदर बैठा हुआ था। एंड लू फेंग का जो फॉर्मिडन मुंह था ये और कुछ नहीं, उसकी तीसरी आंख थी। लू फेंग के सर के ऊपर जो उसकी तीसरी आंख होती है वो फाइनली खुल चुकी थी। एंड इस आंख के खुलते ही लू फेंग को फाइनली सारी की सारी पावर एंड सारी की सारी वीकनेसेस पता चल रही थी थंडर एंसेस्टर की। एंड इसी के साथ जो स्टार टावर के अंदर वो जो रेड कलर की स्केल थी उसके अंदर की जो ट्रू टेरिफाइंग पावर थी तो अभी तक लू फेंग समझ नहीं पाया था। मिस्टर लू फेंग उस पावर को मोबाइलाइज कर सकता था, यानी कि अपने फायदे के लिए उस पावर को इस्तेमाल कर सकता था। लू फेंग इस चीज की पावर का इस्तेमाल करता है अपनी आई ऑफ लाइफ एंड डेथ के मदद से। एंड इसी के साथ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो स्टार टावर होता है वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है, यानी कि वो पहले जो सिल्वर कलर का स्पेसशिप दिख रहा था वो इस वक्त पूरी तरीके से रेड कलर का बन चुका था। नर एंसेस्टर और फ्लेम विंड एंसेस्टर ये दोनों के दोनों नजर रख रहे थे। जब वो लोग देखते हैं कि लू फेंग का जो स्टार टावर है उसने अपना कलर चेंज कर लिया, तो डेफिनेटली ये उन्हें काफी ज्यादा शॉकिंग सा लगता है कि उन्होंने ऐसी किसी ट्रेजर्स के बारे में सुना था। एंड इस तरीके के जो ट्रेजर्स होता है वो 100 ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पॉइंट्स के होते हैं एंड ये बने होते हैं वर्ल्ड क्लास हुनियान लाइफ फॉर्म के मटेरियल से। एंड इनमें से जो कुछ ट्रेजर्स है वो इवन हुनियान बॉडी से भी बने हुए हैं। जो लू फेंग का स्टार टावर होता है वो एक बार वापस से काफी ज्यादा तेजी से घूमना स्टार्ट कर देता है। वो डायरेक्टली जाके थंडर एंसेस्टर के उस पावरफुल एरे से जाके टकरा जाता है, यानी कि फॉर्मेशन से। पिछले बार तो वो कुछ भी नहीं उखाड़ पाया था, लेकिन इस बार जो लू फेंग का स्टार टावर है उसने एक कमजोर वीक पॉइंट ढूंढ के उस पॉइंट के ऊपर ड्रिल करना स्टार्ट कर दिया था। इस वक्त जब स्टार टावर मूव कर रहा था तो इवन वो स्पेस टाइम एरे हर चीज को ब्रेक करते हुए आगे बढ़ रहा था। इन सारी चीजों को ब्रेक करते हुए वो डायरेक्टली थंडर एंसेस्टर की ट्रू बॉडी से टकरा जाता है एंड उसे दूर उड़ता हुआ फेंक देता है। ये चीज देख के तुरंत जो थंडर एंसेस्टर होते हैं वो थोड़े से पैनिक कर जाता है। वो तुरंत अपने मोस्ट पावरफुल सीक्रेट ट्रेजर का इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि थंडर वर्ल्ड का। ये एक 10 एब्सोल्यूट एरे था एंड क्योंकि जो थंडर एंसेस्टर थे वो ओरिजिन वर्ल्ड के प्रैक्टिशनर्स थे, इसलिए उन्होंने ओरिजिन कॉन्टिनेंट के ऊपर काफी सारे ऐसे ट्रेजर छोड़ के रखे थे जो कि उनके मरने के बाद वापिस से नए अवतार प्रोड्यूस कर सके। यानी कि अगर ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर अगर थंडर एंसेस्टर मारे जाते हैं तो तुरंत उनका एक नया अवतार फॉर्म हो जाएगा जो ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर चला जाएगा। अगर ओरिजिन कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो यहाँ पे उनका जो मोस्ट पावरफुल सीक्रेट ट्रेजर है वो है थंडर एब्सोल्यूट एरे, जिसके कुल मिला के 2 सेट्स है। यानी कि ये जो सीक्रेट ट्रेजर है ये भी 2 हिस्सों के अंदर बटा हुआ है। एक हिस्सा तो ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर ही है, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर है। थंडर एंसेस्टर के लिए काफी ज्यादा प्रीशियस ट्रेजर है, लेकिन इस वक्त जो थंडर एंसेस्टर है वो पूरी तरीके से ऑल आउट चले गए थे। उन्होंने कभी भी अपनी जिंदगी के अंदर ये नहीं सोचा था कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर उन्हें अपना मोस्ट पावरफुल एरे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके साथ जोर के एक्सप्लोजन होता है एंड हम लोग को 10 फिगर्स देखने के लिए मिलते हैं जो कि थंडर एंसेस्टर को कवर करके रखे थे। 10 फिगर्स के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल लाइटनिंग बाहर आ रही थी। इस लाइटनिंग ने 10 एरे फॉर्मेशन को पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखा था। यानी कि ये जो 10 एरे है ये एक तरीके से एक थंडर वर्ल्ड था जिसके खुद के अपने ऑपरेशन लॉस थे। इसने सारी की सारी फॉरेन पावर्स को पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया था। थंडर एंसेस्टर इस वक्त काफी तो कोशिश कर रहे थे कि वो स्टार टावर को पूरी तरीके से सप्रेस कर सके। स्टिल जो ब्लड रेड कलर का स्टार टावर था वो स्टिल फोर्सफुली पेनिट्रेट कर जाता है। ये जो पूरा का पूरा जो एरा था वो एक तरीके भूलभुलैया जैसा था। भले ही लू फेंग इस पूरे के पूरे एरा को पेनिट्रेट कर पा रहा था, लेकिन वो डायरेक्टली थंडर एंसेस्टर को स्ट्राइक नहीं कर पा रहा था। लू फेंग को इस वक्त अपने अंदर एंड थंडर एंसेस्टर के बीच में एक बहुत बड़ा गैप फील हो रहा था। इवन थॉट उसका जो स्टार टावर था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उसके बाद भी वो थंडर एंसेस्टर तक नहीं पहुंच पा रहा था। इसी के बाद जो लू फेंग होता है वो फाइनली अपने आई ऑफ लाइफ एंड डेथ का इस्तेमाल करता है। इसकी मदद से वो केयरफुली थंडर वर्ल्ड को ऑब्जर्व करता है। इसको ऑब्जर्व करने के साथ ही लू फेंग के दिमाग के अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी थी इस थंडर वर्ल्ड की, यानी कि इसके स्पेचुअल स्ट्रक्चर, एनर्जी फ्लो, इसके कॉम्बिनेशन ऑफ 10 एरे, मतलब जितनी भी चीजें थी वो सारी की सारी चीजें लू फेंग को क्लियर हो चुकी थी। इसी के साथ लू फेंग को काफी सारी डजन्स ऑफ वीकनेसेस भी मिल चुकी थी इस पूरे के पूरे एरे के अंदर, यानी कि काफी सारे ऐसे पॉइंट जहां से लू फेंग आराम से अंदर एंटर कर सकता था एंड ब्रेक कर सकता था इस फॉर्मेशन को। इसी के साथ जो स्टार टावर होता है वो एक लाइट के बीम के साथ काफी ज्यादा तेजी से काफी सारे मल्टीपल स्पेचुअल बैरियर्स को ब्रेक करते हुए आगे बढ़ता है। जहां जहां थंडर एंसेस्टर थे वो वहां थंडर एंसेस्टर को जाके टक्कर मार रहा था। भले ही थंडर एंसेस्टर
टक्कर होती है जो थंडर एंसेस्टर थे वो उस जगह से गायब हो जाते थे, लेकिन उसके बाद भी जो लू फैंग था वो तुरंत दूसरी जगह पे थंडर एंसेस्टर को स्पॉट कर लेता था। वापिस से इस पूरे के पूरे एरिया के वीकनेसेस को फाइंड करते हुए, उन वीकनेसेस के थ्रू आगे बढ़ते हुए वापिस से सारे बैरियर्स को ब्रेक करते हुए थंडर एंसेस्टर को टकरा जा रहा था। एंड ऐसे ही कुल मिला के जो लू फैंग होता है वो कुल मिला के 4 से 5 बार थंडर एंसेस्टर को लगातार ठोक देता है अपने स्टार टावर से। डेफिनेटली इस टक्कर के कारण जो थंडर एंसेस्टर थे उन्हें काफी ज्यादा हार्म पहुंच रहा था। कुछ टाइम के बाद वो समझ जाता है कि वो इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकते। ऑलरेडी जो लू फैंग है वो इस पूरे के पूरे ड्यूल के अंदर एक अपर हैंड गेन कर चुका है, एंड वो क्योंकि अपनी और पावर्स का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते थे, इसलिए फाइनली वो रुक जाता है। एंड फिर वो कहता है मैं हार मानता हूँ। एंड इसी के साथ वो पूरे के पूरे एरिया को डिसमिस कर देता है। एंड वो लू फैंग की तरफ काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ देख रहे थे। लॉर्ड उन्होंने मजाक मजाक के अंदर लू फैंग को ये चीज बोल तो दी थी कि लू फैंग के पास अभी भी छोटी सी चांसेस है उनसे जीतने की, अगर वो अपने ट्रेजर को इस्तेमाल करे तो। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने सपने के अंदर भी नहीं सोचा था कि सही में ये जो लू फैंग है ये उनसे जीत जाएगा। एक ऐसा जूनियर जिसने अभी तक ओरिजिन वर्ल्ड को छोड़ा तक नहीं है, उसने पूरी तरीके से अपने ट्रेजर की मदद से थंडर एंसेस्टर को सप्रेस कर दिया। ये जो फीलिंग है ये काफी तो कॉम्प्लेक्स ही थी। थंडर एंसेस्टर जिस तरह गुस्से वाला बंदा है उसके लिए ये चीज बर्दाश्त करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। वही जो लू फैंग होता है वो फाइनली एक लंबी सांस लेता है एंड मन ही मन कहता है ओरिजिन कॉन्टिनेंट की पावर लिमिटेशन के अंदर डेफिनेटली उसके पास एक छोटा सा एडवांटेज था एंसेस्टर के ऊपर। लू फैंग स्माइल करते हुए कहता है ये सारी की सारी चीजें हो पाई है ओरिजिन कॉन्टिनेंट के लिमिटेशन के कारण। मुझे लगता है कि अगर ये जो बैटल है ये अगर ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर हुआ होता तो मुझे नहीं लगता कि मेरे पास एक स्लाइड चांस भी है आपके थ्रू जीतने का। एंसेस्टर लू फैंग की तरफ देखते हैं एंड कहता है चाहे जो कुछ भी हो तुम जीत चुके हो, एंड ये जीत जैसी भी हो मैं अपनी हार मानता हूँ। एंड रही बात लैंड आउट की तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, उसके साथ अभी मैं खुद ही डील कर लूंगा। इसी के साथ जो थंडर एंसेस्टर होता है वो यहाँ से चले जाता है गुस्से में। थंडर एंसेस्टर के जाने के बाद वहाँ पे हम लोग को फ्लेम विड, एम्परर क्वीन एंड ईस्टर्न एक्सट्रीम एंसेस्टर फैंग जी देखने के लिए मिल सकती थी। लोग स्टिल यहाँ पे प्रेजेंट थे। ये लोग पूरी तरीके से इन दोनों का मैच तो नहीं देख पा रहे थे क्योंकि जब ये लोग डोमेन्स के अंदर फाइट कर रहे थे तो पूरी तरीके से एक तरीके से ये हिडन हो चुके थे। जब उन्होंने लास्ट में देखा कि जो थंडर एंसेस्टर है वो गुस्से में इस तरीके से चले गए तो कहीं ना कहीं वो मन ही मन कुछ न कुछ चीजें समझ चुके थे, लेकिन उसके ऊपर भरोसा करने में इन लोगों को काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। उन लोगों की तरफ देखता है एंड कहता है पावर लिमिटेशन के एडवांटेज के कारण मेरे पास 2 काफी ज्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल ट्रेजर्स थे, उसके एडवांटेज के ऊपर रह के मैं थोड़ा सा स्लाइड एडवांटेज गेन कर पाया इस फाइट के अंदर। लेकिन मेरे बीच में और उनके बीच में जमीन आसमान का फर्क था। लगता है कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर मुझे काफी ज्यादा संभल के रहना पड़ेगा। लू फैंग एक चीज काफी इस तरीके से जानता था कि वो इन 2 ट्रेजर्स को ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर नहीं लेके जा सकता। वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर जाएगा तो उसे पूरी तरीके से खुद के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। जो एम्परर क्वीन होता है वो लू फैंग की तरफ देखते हुए कहता है ब्रदर गैलेक्सी जब तुम्हारा ड्यूल थंडर एंसेस्टर के साथ डिसाइड हुआ था सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इस ड्यूल को जीत सकते हो। लिटरली तुमने इस ड्यूल को जीत के हम सभी लोगों को सरप्राइज कर दिया है। लोगों को काफी इस तरीके से पता था कि कुल मिला के गॉड किंग लेवल के ऊपर और 4 स्टेजेस है, यानी कि एक अर्ली स्टेज का गॉड किंग एम्परर एंड एक परफेक्ट स्टेज का गॉड किंग एम्परर, यानी कि 4th स्टेज का गॉड किंग एम्परर। दोनों के बीच में वास्ट डिफरेंस होता है एंड इवन पावर लिमिटेशंस की मदद से भी एंड एक्सट्रीमली पावरफुल ट्रेजर्स की मदद से भी ऐसा करना काफी ज्यादा मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लू फैंग ऐसा कुछ कर पाया है तो इसका बस एक ही मतलब निकलता है कि लू फैंग एक जीनियस है। लू फैंग वो डेजलिंग बीइंग है जो कि थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ वर्ल्ड्स के अंदर से आता है, यानी कि अगर लू फैंग को बिलियंस ऑफ सोर्स वर्ल्ड्स के अंदर भी खड़ा कर दिया जाए तो वहाँ पे भी जो लू फैंग है वो एक डेजलिंग जीनियस की तरह होगा। क्योंकि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर इन लोगों ने काफी सारे ऐसे लोगों को देखा था जो कि लू फैंग जैसे ही थे, जो कि काफी ज्यादा टैलेंटेड थे। काफी ज्यादा छोटा रिलम होने के बाद भी वो काफी ज्यादा पावरफुल रहा करते थे। उनके सामने फ्लेम विंड एंसेस्टर और थंडर एंसेस्टर की कोई भी औकात नहीं थी। वही जो ईस्टर्न एक्सट्रीम एंसेस्टर होता है वो हंसते हुए कहता है गैलेक्सी तुम इस ड्यूल को जीत गए हो, इसका मतलब तो यही है कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के ऊपर अब से एक और रूल होगा। जितने भी ग्रेट सिनर्स होंगे वो सारे के सारे मारे जाएंगे। खुश हो इस आउटकम से? अगर गाइस इन चारों में से देखा जाए तो यही एक गॉड एम्परर है सबसे ज्यादा साफ मन किया। जिन नेटिव लाइव्स यानी कि जिन नेटिव क्रिएचर्स को ये प्रोटेक्ट कर रही है उनके साथ इसका कोई भी खून का रिश्ता भी नहीं है, बट उसके बाद भी वो उन सभी लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहती है। एंड इसे भी इन सारे के सारे ग्रेट सिनर से काफी ज्यादा गुस्सा आता था एंड ये काफी ज्यादा खुश थी कि लू फैंग ने ऐसा कोई रूल सेट किया। लू फैंग कहता है ये जो ड्यूल था ये बस एक छोटा सा लक था मेरा। वो जो लड़की होती है वो लू फैंग से कहती है ब्रदर गैलेक्सी तुम ईस्टर्न एक्सट्रीम रीजन के अंदर मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो जब भी तुम्हारे पास टाइम हो। लू फैंग हाँ के अंदर मुंडी हिला देता है, जिसके बाद जो ईस्टर्न एक्सट्रीम एंसेस्टर होती है वो भी यहाँ से चली जाती है।
ये जो फ्लेम विंड एंसेस्टर होता है वो भी लू फेंग से कहता है, ब्रदर गैलेक्सी तो तुम मेरे फ्लेम विंड एशियंट किंगडम के अंदर कब आने वाले हो। लू फेंग स्माइल कर देता है एंड कहता है जरूर, मैं जरूर आऊंगा वहाँ पे। अगर देखा जाए तो लू फेंग के हिसाब से जो फ्लेम विंड एंसेस्टर थे उनके काफी सारे उपकार थे लू फेंग के ऊपर, कि जो यांगफेंग एशियंट किंगडम था वो उन्हीं का एशियंट किंगडम था। एंड लू फेंग काफी लंबे टाइम तक वहाँ पे गेस्ट ऑफिशियल रहा, कि गेस्ट ऑफिशियल के स्टेटस के कारण ही वो काफी सारे इनहेरिटेंस को चेंज कर पाया अपने अर्ली डेज के अंदर। साथ ही साथ इन्हीं के कारण उसे मौका भी मिला था कि वो इन्फिनाइट स्पेस ट्रेजर बोर्ड को एक्सेस कर सके। जो एम्परर चू है वो भी यांगफेंग एशियन कंट्री से बिलोंग करता है। कुल मिला के लू फेंग के हिसाब से फ्लेम विंड एंसेस्टर ने उसके ऊपर उपकार ही किया था, भले ही वो अनजाने के अंदर ही क्यों ना किया हो। बट गाइस फ्लेम विंड एंसेस्टर को अभी तक नहीं पता कि लू फेंग ही लू है। शिफ्ट होता है हम लोग को फ्लेम विंड एशियन किंगडम देखने के लिए मिलता है एक टावरिंग माउंटेन के ऊपर। फ्लेम विंड एंसेस्टर, एम्परर क्वीन एंड लू फेंग ये तीनों की दोनों एक डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठे हुए थे। इन्हें एक पपेट खाना सर्व कर रहा था एंड डिलीशियस वाइन भी सर्व कर रहा था। फ्लेम विंड एंसेस्टर लू फेंग से कहता है ये वही जगह है जहाँ पे मैं ज्यादातर सक्लूजन के अंदर रहता हूँ, मेरे अलावा यहाँ पे कुछ पपेट्स है, ये पपेट्स ही मेरा ख्याल रखते हैं। वैसे मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, जब तुम ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर जाओगे तो तुम्हें ये सारे दिन काफी ज्यादा याद आएंगे, जो हसीन पल तुमने इस ओरिजिन वर्ल्ड के अंदर बिताया। लू फेंग इस चीज को काफी अच्छी तरीके से समझता था, क्योंकि वो जानता था कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पे उसे कोई भी थ्रेटन नहीं कर सकता। ओरिजिन कॉन्टिनेंट के ऊपर किसी का बाप आके भी उसे नहीं मार सकता। अगर ओरिजिन कॉन्टिनेंट की बाहर की बात की जाए तो वहाँ पे इवन थॉट अगर तुम किसी केव के अंदर बैठ के अपना मेडिटेशन कर रहे हो, वहाँ पे भी कोई अगर स्पेशल लाइफ फॉर्म आ जाए, भले वो लो लेवल का हुनियान लाइफ फॉर्म ही क्यों ना हो, तो तुम्हारे ऊपर सरप्राइज अटैक करके आराम से तुम्हें मार सकता है, तुम्हारी जान ले सकता है। तो जो फ्लेम विंड एंसेस्टर होता है वो कहता है हम काफी ज्यादा लकी है कि हम ओरिजिन वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं एंड हम अपने एक अवतार को कल्टीवेट कर सकते हैं, जिसके कारण इवन अगर हम ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर मारे भी जाते हैं, हमारा जो एक अवतार है वो तभी भी जिंदा रहेगा ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर। हम उस अवतार को वापिस से ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर भेज सकते हैं। लेकिन अगर हम बाकी के बिलियंस ऑफ वर्ल्ड्स की बात की जाए, उन वर्ल्ड्स के क्रिएचर्स के पास इस तरीके की कोई भी टेक्निक नहीं है, यानी कि अवतार टेक्निक। तो अगर वो एक्सटर्नल वर्ल्ड के अंदर मारे जाते हैं तो उनके पास कोई भी सर्वाइव करने के लिए दूसरा मीन नहीं है। क्वीन भी हाँ के अंदर मुंडे हिलाते हुए कहता है जिन कॉन्टिनेंट के बाहर जो हमारे मेन दुश्मन है वो है लो लेवल के हुनियान लाइफ फॉर्म्स। उनके अलावा हम लोग को बाकी के प्रैक्टिशनर से भी काफी ज्यादा अवेयर रहना पड़ेगा। सारे प्रैक्टिशनर्स के पास कोई भी अवतार टेक्निक नहीं होती, तो डेफिनेटली ये लोग काफी ज्यादा चालाक होते हैं, काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी। उसके बाद जो फ्लेम विंड एंसेस्टर होता है वो कुछ चीजें लू फेंग को बताते हैं, जैसे कि जो केज के अंदर के जो प्रैक्टिशनर्स है उनको जनरली दो कैटेगरीज के अंदर बांटा जाता है। एक कैटेगरी तो ओरिजिन वर्ल्ड है, क्योंकि एक बहुत बड़ा वास्ट वर्ल्ड है जिसे जनरली सुप्रीम रूल्स के थ्रू नर्चर किया जाता है। एंड जो दूसरा वर्ल्ड है, यानी कि जो दूसरी कैटेगरी है, उसके अंदर बिलियंस ऑफ वर्ल्ड आते हैं जिन्हें सीनियर्स के द्वारा क्रिएट किया गया है। एंड उन सारे के सारे वर्ल्ड्स के अंदर काफी सारे हुनियान ब्लड लाइन के क्रिएचर्स होते हैं, क्योंकि डेफिनेटली पैदाइशी काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। इस चीज के बारे में सुन के जो लू फेंग होता है वो थोड़ा सा शॉक होता है एंड वो कहता है क्या बॉर्न विथ हुनियान ब्लड लाइन्स। फ्लेम विंड एंसेस्टर कहते हैं हाँ, ये उसी तरीके से है जिस तरीके से मैं कुछ हुनियान ब्लड लाइन के क्रिएचर्स को कल्टीवेट करता हूँ। लेकिन मेरे पास जो क्रिएचर्स है वो काफी ज्यादा लो इंटेलिजेंस वाले है, लेकिन वो वाले जो क्रिएचर्स है उनके अंदर काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। जो हमारे सीनियर्स है वो आराम से इन क्रिएचर्स के अंदर इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो काफी ज्यादा लो है, यानी कि जब हम लोग बॉर्न होते हैं तो हम जनरली गॉड किंग लेवल के ऊपर बॉर्न होते हैं। के बाद काफी सारे चैलेंजेस को फेस करने के बाद हम लोग इतना ज्यादा पावरफुल बन पाते हैं। लेकिन वो सारे के सारे क्रिएचर्स वो पैदा होते ही काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, उनके अंदर ग्रेट पोटेंशियल होता है। मिला के लू फेंग ने आज दो कैटेगरीज के बारे में सीखा था। एक कैटेगरीज तो वो जिसे नर्चर किया जा रहा है एंड दूसरी कैटेगरी वो जो कि बिलियंस ऑफ वर्ल्ड्स के अंदर आती है, जिसे सीनियर्स के द्वारा क्रिएट किया गया है। फ्लेम विंड कहता है कि जब तुम इस दुनिया के बाहर जाओगे, यानी कि ओरिजिन वर्ल्ड के बाहर, तो वहाँ पे तुम्हें काफी सारे लो लेवल के हुनियान लाइफ फॉर्म्स मिलेंगे एंड बाहर की तरफ काफी सारे अलग अलग कल्टीवेशन सिस्टम भी है। एंड ये काफी ज्यादा कैजुअल सा है कि तुम किसी स्ट्रॉन्ग बीइंग के साथ इंटरेक्ट कर जाओ। देखा जाए तो ये काफी ज्यादा आसान है कि डार्क के अंदर तुम खुद का अपना एक पाथ बनाओ। लेकिन एक चीज मैं तुम्हें बता दूं कि बाहर के वर्ल्ड के अंदर जो ट्रू ट्रेजर्स है उनके लिए जो कंपटीशन है वो लिटरली काफी ज्यादा फियर्स है, यानी कि काफी ज्यादा ब्लडी। हमारे लिए जो बेस्ट वे है ट्रेजर ऑब्टेन करने का वो अभी भी ओरिजिन कॉन्टिनेंट ही है। ट्रेजर से क्या आप स्पेशल लाइफ फॉर्म्स की बात कर रहे हो? विंड एंसेस्टर के अंदर मुंडी हिला देते हैं एंड फिर कहता है जो डार्क रीजन है ड्रीम डोमेन का एंड जो टियांजो रिलम की डेप्थ रीजन है, दोनों रीजन्स के अंदर भले काफी सारी लिमिटेशंस क्यों ना हो, लेकिन स्टिल वहाँ पे हम लोग को एक मौका मिलता है कि इन दोनों रीजन्स के अंदर से हम लोग नेचुरल रिमिनेंट्स को गैदर कर सकते हैं। सिर्फ एक नेचुरल रिमिनेंट को, यानी कि एग्जाम्पल के तौर के ऊपर अगर तुम ड्रीम डोमेन रिलम के अंदर हो एंड वहाँ पे काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद अगर तुम्हें कोई स्पेशल लाइफ रिमिनेंट मिल जाता है, उसके मिलने के साथ ही तुम्हें ड्रीम डोमेन रिलम से बाहर
फेंक दिया जाएगा। यही सेम रूल टियानजू रिलम के अंदर भी एक्ट होता है। इस तरीके से देखा जाए तो तुम्हारे पास कुल मिला के 2 पीसेज होंगे स्पेशल लाइफ रिमेन्स के। अगर गॉड एम्परर लेवल की बात की जाए तो इस लेवल के ऊपर स्पेशल लाइफ रिमेन्स ऑब्टेन करना थोड़ा सा आसान तो है, इसलिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेजर्स बन जाता है गॉड एम्परर रिलम के ऊपर हमारे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर। एंड रही बात इनेट ट्रेजर्स या फिर सीक्रेट टेक्निक्स की, तो ये सारी चीज़ें तो डेफिनेटली लक के ऊपर डिपेंड करती है कि ये चीज़ तुम्हें मिलने वाली है या नहीं। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं, इन स्पेशल लाइफ रिमेन्स को भी लाइटली मत लेना। अगर तुम्हें इन्हें बेचना हो तो तुम डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस दूंगा इसके लिए। पर लू फेंग के दिमाग के अंदर क्वेश्चन आ रहा होता है तो वो फ्लेम विंड से पूछ लेता है एक्चुअल में ये स्पेशल लाइफ रिमेन्स है क्या चीज। जिसके बाद जो फ्लेम विंड होता है वो कहता है एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो ड्रीम डोमेन है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सी डेड बॉडी है कि काफी ज्यादा स्पेशल वर्ल्ड क्लास का हुनियान लाइफ फॉर्म है, इसके अंदर काफी सारी स्पेसेस को इंटीग्रेट करके रखा गया है। एंड टियानजू रिलम भी कुछ इसी तरीके का है। इन दोनों डेड बॉडीज के अंदर जितने भी सेल्स है, जितने भी ऑर्गन्स है, हर एक ऑर्गन, हर एक फ्लैश का एक एक पीस लगभग 100 ऑफ मिलियंस ऑफ पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, यानी कि 100 ऑफ बिलियंस ऑफ वर्ड्स को बना सकता है। जो सीनियर्स है उन्होंने कुल मिला के जितने भी स्पेशल रिमिनेंट्स है उन्हें कोर पार्ट्स के अंदर छुपा के रखा है कि जिसके अंदर गुदा होगा वो स्पेशल लाइफ रिमिनेंट्स को ढूंढ लेगा। ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर देखा जाए तो ये दोनों एरियाज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। रही बात इन्फिनाइट स्पेस की, तो वो इन दोनों से ज्यादा स्पेशल है क्योंकि वो बाकी के ओरिजिन वर्ल्ड्स को भी आपस में कनेक्ट करता है। लू फेंग इस चीज से काफी ज्यादा शौक था कि एक ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर कुल मिला के 2 वर्ल्ड क्लास के हुनियान लाइफ फॉर्म्स है। लगता है कि इन दोनों के दोनों लाइफ फॉर्म्स को मारने में डेफिनेटली सीनियर्स को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी। फ्लेम विल्ड कहता है फिलहाल के लिए जो हमारा ग्रेटेस्ट क्राइसिस है वो है ओरिजिन कॉन्टिनेंट के ऊपर वो इनेट हुनियान लाइफ फॉर्म्स, यानी कि अगर किसी दिन इनेट हुनियान लाइफ फॉर्म्स के ग्रुप ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया तो पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट को डिवॉर करने की ताकत रखते हैं। देखा जाए तो नॉर्मल प्रैक्टिशनर्स एंड हुनियान लाइफ फॉर्म इन लोगों के बीच में हमेशा से कंपटीशन रहा है। तो किसी दिन ये जो इनेट हुनियान लाइफ फॉर्म्स है अगर इनके ग्रुप ने हमारे ऊपर अटैक किया तो ये पूरी की पूरी ओरिजिन कॉन्टिनेंट को डिवॉर कर सकता है एंड उस दिन शायद से हम पूरी तरीके से फिनिश हो जाएंगे। लू फेंग कहता है क्या ऐसा कभी कुछ हुआ भी है? तभी एम्परर क्विन कहता है कि रिसेंटली एक इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ग्रुप जिसका नाम था पीगू वर्ल्ड ग्रुप, जो गॉड एम्प्रेस को कल्टीवेट किया करता था, लेकिन अचानक से उसका सारा का सारा कनेक्शन गायब हो गया। ऐसा लगता है कि जितने भी गॉड एम्प्रेस जो भी कल्टीवेट किए जा रहे बिलियंस ऑफ वर्ल्ड के अंदर या फिर सराउंडिंग ओरिजिन वर्ल्ड्स के अंदर वो भी जल्दी एक न एक दिन खत्म हो जाएंगे। इन सारी चीजों को सुन के जो लू फेंग था वो थोड़ा सा शॉक था। उसे सोचा नहीं था कि इन 2 फोर्सेस के बीच का ये जो कॉम्पिटिशन होगा, ये जो बैटल होगा, ये इतना ज्यादा फियर्स ही होगा। फिर यांग फेंग कहता है कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है, काफी सारी रिसोर्सेज है जो कि पूरी तरीके से एबेंडेंट है, जिसका कोई भी मालिक नहीं है, लेकिन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो काफी ज्यादा एक्सट्रीमली हार्श है। एंड ये इसलिए क्योंकि एंटायर प्रैक्टिशनर स्कैम जो है वो इस वक्त काफी ज्यादा बैड सिचुएशन के अंदर है। उसे और प्रैक्टिशनर्स की जरूरत है ताकि वो इस केज को एस्केप कर सके। जब हम में से कोई इस केज के बाहर एस्केप करता है तभी जाके हम उस वॉर के अंदर पार्टिसिपेट कर पाते हैं उन 2 कैंप्स के बीच की। इसके साथ जो फ्लेम विंड होता है और एम्परर क्विन होता है वो काफी सारे सीक्रेट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन लू फेंग के साथ शेयर करता है, इसलिए ताकि जो लू फेंग है वो फ्यूचर के अंदर उनकी मदद करे उनके पाथ के ऊपर। एम्परर क्विन कहता है इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए ये है कि जितने भी रिसोर्सेज हमारे सामने हमें उन सारे के सारे रिसोर्सेज को सीज करना है। इन दोनों की बात सुनने के बाद जो लू फेंग होता है वो फाइनली इन लोग को थैंक्स कह देता है। वही सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को थंडर माउंटेन का सीन देखने के लिए मिलता है जहाँ पे जो एंसेस्टर थे वो इस वक्त काफी तक गुस्से में थे क्योंकि पहले जो एंसेस्टर थे वही सबसे पहले गुस्सा हुए थे एंड पर्सनली गैलेक्सी लॉर्ड को मारने के लिए गए थे, लेकिन अभी हार के लौट रहे वापिस से। उनका प्राइड पूरी तरीके से हर्ट हो चुका था। हम लोग को लॉर्ड लैंडाओ देखने के लिए मिलता है जो कि इस वक्त काफी अकड़ के अंदर था। के हिसाब से जो उसके थंडर एंसेस्टर थे वो इस वक्त लू फेंग के साथ बैटल करने गए थे, वो डेफिनेटली लू फेंग को सबक सिखाने वाले थे। तो ये जो बंदा है ये ज्यादा कॉन्फिडेंट था एंसेस्टर के अंदर। सडनली इसकी कॉन्शियसनेस के अंदर कुछ हलचल होती है और एक काफी ज्यादा टेरिफाइंग थंडर उसकी कॉन्शियसनेस के अंदर एक्सप्लोड कर जाती है। इसी के साथ इस बंदे की जो कॉन्शियसनेस होती है वो पूरी तरीके से वाइप आउट हो जाती है। तो जो लैंडा होता है वो इस अटैक को बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर पाता, इवन थंडर माउंटेन के प्रोटेक्शन के बाद भी। एंड वो एक चीज और नोटिस करता है कि जो थंडर माउंटेन की प्रोटेक्शन है वो तो काम ही नहीं कर रही। इसका बस एक ही मतलब है कि जो एंसेस्टर है वो उसे मार रहा है। अगर एंसेस्टर उसका वजूद मिटा रहा है इसका मतलब जो लू फेंग है वो ऑलरेडी उस बैटल के अंदर जीत चुका है। इससे पहले वो और कुछ सोच पाता, उसकी जो कॉन्शियसनेस थी वो ऑलरेडी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। इसके बाद एक सीन देखने के लिए मिलता है हम लोगों को थंडर माउंटेन का, इसके अंदर जितने भी मोनार्क्स एंड जितने भी बिलियंस ऑफ लाइफ फॉर्म है उन सभी लोगों के कानों के अंदर एक आवाज गूंज रही होती है जो कि एंसेस्टर थंडर की होती है। ये अब से जितने भी ग्रेट सिनर्स है जो कि बिलियंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स को डिवॉर करता है उन सभी लोगों को
मार दिया जाएगा। व्हाइट डीमन एंड लैंडाओ के मरने के बाद जो थंडर एंसेस्टर की आवाज थी एंड फ्लेम विंड एंसेस्टर के जितने भी पैगाम थे वो पूरे के पूरे एंटायर ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर फैल चुके थे। इस वक्त पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर हलचल मच चुकी थी। इस नए रूल्स के बनने के बाद सभी लोग ऑलरेडी समझ चुके थे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के जो रूल्स है वो ऑलरेडी चेंज हो चुके हैं। उसके अंदर एक और नया रूल ऐड हो चुका है। इस रूल को इवन एम्परर या फिर मोनार्क्स भी नहीं तोड़ सकते। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को सिटी लॉर्ड मेंशन देखने के लिए मिलता है हुआंग सिटी के अंदर, जहाँ पे जो लू फैंग होता है वो आराम से एक डार्क एरिया के अंदर बैठ के दारू पी रहा था। वही इस वक्त जो लू फैंग था वो 9 रिवर होली रिलम के बारे में सोच रहा था। इन सब चीजों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो लू फैंग को फ्लेम विंड एंसेस्टर और एम्पर क्वीन ने दी थी। के हिसाब से जैसे ही वो लोग अल्टीमेट लाइफ फॉर्म के ऊपर पहुंच जाते हैं उसके बाद कोई भी बंदा ओरिजिन कॉन्टिनेंट को लीव कर सकता है एक टेलीपोर्टेशन चैनल के थ्रू, जो कि उन्हें एक रैंडम डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचा देता है। इस वक्त जिस वर्ल्ड के अंदर एम्पर क्वीन रह रहे हैं उस वर्ल्ड का नाम है 9 रिवर होली रिलम। एंड इसी वर्ल्ड के अंदर काफी सारे और भी स्ट्रॉन्ग बींग्स है जो कि बाकी के ओरिजिन वर्ल्ड से बिलोंग करता है। देखा जाए तो जो एम्पर क्वीन है वो 9 रिवर होली रिलम के अंदर सबसे ज्यादा वीकेस्ट है। स्टिल वो एक अल्टीमेट लाइफ फॉर्म है तो वो यहाँ पे आने के लिए एलिजिबल है। इस जगह पे जो स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है वो हाफ यूनियन लेवल के ऊपर पहुंच चुका है। जो फ्लेम विंड एंसेस्टर है वो इस वक्त डार्क होली रिलम के अंदर है। वहाँ का जो एंट्री थ्रेशोल्ड है वो तो और भी ज्यादा है। तो फ्लेम विंड एंसेस्टर एंड जो थंडर एंसेस्टर है वो बस इस थ्रेशोल्ड से थोड़ा सा ऊपर है, इसलिए वो लोग इस दुनिया के अंदर है। मतलब गाइज आप लोग सोच सकते हो कि जिस वर्ल्ड के अंदर फ्लेम विंड एंसेस्टर और थंडर एंसेस्टर है उस वर्ल्ड के अंदर भी वो लोग कांटे पे है। कि ऐसा नहीं कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है, बल्कि वो काफी ज्यादा वीक है बाकी लोगों के कंपैरिजन के अंदर। लेकिन चाहे कुछ भी हो, लू फेंग एक पॉइंट समझ चुका था, चाहे 9 रिवर होली रिलम हो या फिर डार्क होली रिलम हो, ये सारी की सारी जो प्लेसेस है ये सारी की सारी प्लेसेस सीनियर युआन के द्वारा बनाई गई है एंड वो हम जैसे वीक लोगों को नर्चर कर रहा है। एंड साथ ही साथ स्टार टावर के बिना एंड आई ऑफ लाइफ एंड डेथ के बिना लू फेंग की जो स्ट्रेंथ है वो भी काफी ज्यादा वीक है, इसलिए वो काफी ज्यादा हार्ड कल्टिवेशन करने के बारे में सोच लेता है। सडनली उसके फोरहेड के ऊपर जो उसकी आंखें होती है वो खुल जाती है, वो ड्रीम डोमेन की तरफ देखने लग जाता है। इन्फिनाइट स्पेस को छोड़ के ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर किसी भी जगह को या फिर बाकी के जितने भी ट्रेजर लैंड से उनको लू फेंग आराम से ऑब्जर्व कर सकता था। आई ऑफ लाइफ एंड डेथ की मदद से वो आराम से क्विकली सारे के सारे लेयर्स को बाईपास कर सकता था, डार्क रीजन के एंड कोर लेयर्स के। डार्क रीजन के अंदर ओरिजिनली कोई भी बंदा जो है बस वो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के थ्रू ही देख सकता है, लेकिन जो लू फेंग था वो आई ऑफ लाइफ एंड डेथ के थ्रू उसे क्लियरली देख सकता था। डार्क रीजन के अंदर बस एक ही स्पेस था। रही बात ड्रीम डोमेन की, तो वो पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा ह्यूज स्फीयर था। उसके अंदर काउंटलेस बबल देखने के लिए मिल सकते थे एंड हर एक बबल एक अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट स्पेस था। जो ड्रीम डोमेन का आउटर मोस्ट रीजन था उसके अंदर सबसे ज्यादा स्पेसेस थे, लेयर के अंदर थोड़े बहुत थे एंड जो कोर एंड डार्क रीजन था उसके अंदर बस एक ही स्पेस था। एंड ये जो कोर रीजन का स्पेस था ये सबसे ज्यादा स्टेबल था। लू फेंग इस स्पेस के अंदर झांकता है तो उसे काफी सारे ट्रीज देखने के लिए मिल सकते थे एंड काफी सारे इंटरवाइंड मेटल्स भी थे यहाँ पे। इस जगह के ऊपर लू फेंग को कुछ बींग्स भी देखने के लिए मिलता है एंड उनमें से जो सबसे ज्यादा वीकेस्ट बीइंग था वो भी एम्पर लेवल मोनार्क लेवल का था। स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग था वो ऑलरेडी ओरिजिन कॉन्टिनेंट की पीक पावर को टच कर चुका था। लू फेंग एक चीज समझ चुका था, इवन थॉट वो आई ऑफ लाइफ एंड डेथ एंड स्टार टावर के साथ भी अगर अंदर जाता है फिर भी उसका बचना काफी ज्यादा मुश्किल है। ऑफ लाइफ एंड डेथ के कारण उसे एक ऐसी जगह देखने के लिए मिली थी जहाँ पे 100 ऑफ स्नेक लाइक क्रिएचर्स थे। सारे क्रिएचर्स एक दूसरे के साथ खेल रहे थे एंड इन लोगों की जो पावर्स थी एंड उनकी जो मूवमेंट स्पीड थी वो ऑलरेडी ओरिजिन कॉन्टिनेंट की पीक पावर को टच कर रही थी। फेंग इस वक्त सोचता है अगर ये 100 ऑफ स्नेक एक साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं तो ये ऐसी बात हो जाएगी जैसे कि 100 ऑफ एम्पर क्वीन एक साथ उसके ऊपर अटैक कर रहा है। अगर ऐसे टाइम के अंदर इवन वो स्टार टावर के अंदर भी छुप जाता है तो फिर भी कोई भी फायदा नहीं होगा। इवन फ्लेम विंड एंसेस्टर और थंडर एंसेस्टर भी ऐसे क्राइसिस के अंदर पूरी तरीके से यूजलेस है। बट इस जगह के ऊपर काफी सारे स्पेशल लाइफ रिमेनेंट्स थे। लू फेंग काफी सारे स्पेशल लाइफ रिमेनेंट्स को ऑब्जर्व करता है यहाँ पे। इसके अंदर कुछ बोन्स थी, कुछ स्केल्स थी। लू फेंग अपने आई ऑफ लाइफ एंड डेथ के कारण इन सारे के सारे स्पेशल लाइफ रिमेनेंट्स को देख तो पा रहा था लेकिन वो उनके बेसिक लाइफ एसेंस को नहीं देख सकता था। इसके कारण जो लू फेंग था वो उनकी एग्जैक्ट वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर पा रहा था। सारे के सारे लाइफ रिमेनेंट्स के अंदर से लू फेंग बस एक ही पीस ले सकता था, इसलिए जो लू फेंग था वो काफी सारे रिमेनेंट्स को बार बार चेक कर रहा था एक के बाद एक। लू फेंग अपनी गॉड आई की मदद से इन सारी चीजों को क्लियरफुली ऑब्जर्व कर रहा था। भले वो उनके बेसिक लाइफ स्ट्रक्चर को नहीं देख पा रहा था लेकिन स्टिल वो उनकी कॉप्स को देख पा रहा था। फाइनली लू फेंग की नजर पड़ती है एक रिमेनेंट के ऊपर जो कि एक डार्क गोल्डन हॉर्न था। जो डार्क गोल्डन हॉर्न था वो इस वक्त काफी सारे 100 ऑफ सेंटीपीड लाइक बीइंग से कवर था। जो सारे के सारे सेंटीपीड लाइक क्रीचर्स थे वो सारे के सारे इस डार्क हॉर्न को गार्ड कर रहे थे, वो इसे प्रेस करते थे कि एक तरीके से इस हॉर्न की पूजा करते थे।
फैंग को इसके अंदर काफी ज्यादा पावरफुल लाइफ फोर्स नजर आता है। उसे फील होता है कि ये भले ही एक सिंगल हॉर्न हो लेकिन ये उसके काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। इसके बाद जो लू फैंग होता है वो टियानजू रिलम के अंदर झांक के देखता है। टियानजू रिलम के अंदर भी काफी ज्यादा ढूंढने के बाद उसे एक चीज देखने के लिए मिलती है कि एक बोनी माउंटेन के अंडरग्राउंड एरिया के अंदर थी। एंड इस चीज को देख के लू फैंग समझ जाता है कि ये जो चीज है ये डेफिनेटली ओरिजिन कॉन्टिनेंट की नहीं है, यानी कि अगर ये कोई हड्डी है तो ये ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर की क्रिएचर की हड्डी है। इसके बाद जो लू फैंग होता है वो थोड़ा सा और एक्सप्लोर करता है एंड उसे पता चलता है उसके आसपास के एरिया के अंदर कुल मिला के 389 बोन माउंटेन्स है। एंड उसके सेंटर के अंदर एक बहुत बड़ा सा ब्लैक कलर का बोन का पीस है जो कि कुल मिला के 9 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड है। इन 9 सेगमेंट्स के अंदर से जो लू फैंग था वो बस एक ही पीस ले सकता था। और जो टियानजू रिलम है उसे रॉयल फैमिलीज गार्ड कर रही है, लेकिन लू फैंग के गैलेक्सी लॉर्ड वाले रूप के साथ किसी की मजाल है कि कोई उसे रोक दे। उसके बाद जो लू फैंग होता है वो अपना एक काफी ज्यादा पावरफुल अवतार भेजता है जिसका जो फिजिकल बॉडी फॉर्म होता है उसके अंदर एक गॉड एम्पर जितनी पावर होती है। लू फैंग फोर्सफुली उस माउंटेन रेंज के अंदर घुस जाता है, फाइनली कोरिजन के अंदर भी पहुंच जाता है जहाँ पे लू फैंग को कुल मिला के 9 सेगमेंट ब्लैक बोन देखने के लिए मिलती है। इसी लू फैंग उस ब्लैक बोन के एक छोटे से फ्रेगमेंट को टच करता है, वैसे उस बोन के अंदर से जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो लू फैंग के दिमाग के अंदर घुस जाती है। लू फैंग इस इन्फॉर्मेशन के कारण काफी ज्यादा इम्यून स्वीट फील कर पा रहा था अपने अंदर। इसी के साथ ही जो लाइफ रिमेनेंट था वो ऑलरेडी लू फैंग को अपना मास्टर रिकॉग्नाइज कर चुका था। भले ही जो लू फैंग था वो टियानजू रिलम के अंदर इजिली उस ट्रेजर को ऑब्टेन कर लेता है, लेकिन जब लू फैंग ड्रीम डोमेन रिलम के अंदर जाता है तो वहाँ पे ट्रेजर ऑब्टेन करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और जो लू फैंग होता है लगभग 100 से ज्यादा टाइम फेल होता है। लू फैंग की जो अवतार की वाइटिलिटी थी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इवन 100 अटेम्प्ट्स देने के बाद भी उसका जो लॉस था वो काफी ज्यादा कम था। लगभग लू फैंग को 200 से ज्यादा एपॉक्स लग जाते हैं। एंड फाइनली जैसे तैसे करके जो लू फैंग होता है वो उस ट्रेजर को ले ही लेता है। 2 ट्रेजर्स अभी अभी लू फैंग को मिले थे, ये 2 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेजर्स थे लू फैंग के लिए। किसी दूसरे गॉड एम्पर के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये जो दोनों के दोनों ट्रेजर थे वो एक तरीके के स्पेशल लाइफ रिमिनेंट्स थे। लू फैंग उन्हें आई ऑफ लाइफ एंड डेथ के थ्रू ऑब्जर्व करता है तो लू फैंग को ये इंडीड काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगता है। तो ब्लैक बोन हॉर्न था उसके अंदर की जो मिस्ट्रीज थी वो इवन आई ऑफ लाइफ एंड डेथ के कंपैरिजन के अंदर भी काफी ज्यादा इंफीरियर थी। इन हॉर्न्स के अंदर की जो मिस्ट्रीज थी वो जनरली स्पिरिट एंड विल से रिलेटेड थी कि जो इनके सीक्रेट पैटर्न्स थे वो प्राइमरली स्पिरिट एंड विल को टारगेट करते थे। वही जो दूसरा ट्रेजर होता है उसके अंदर की जो मिस्ट्रीज थी वो पूरी तरीके से इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी को शो करता था। फैंग को सही में भरोसा नहीं हो रहा था कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसा कोई ट्रेजर ग्रो हो सकता है एंड वो इस लेवल तक पहुंच सकता है कि वो पूरी तरीके से इंडिस्ट्रक्टेबल बन जाए। उसके बाद जो लू फैंग होता है वो वापिस से अपने कल्टीवेशन के अंदर बिजी हो जाता है एंड ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर वापिस से पूरी तरीके से शांति सी छा जाती है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है गैलेक्सी लॉर्ड, फ्लेम विंड एंसेस्टर और थंडर एंसेस्टर के नए रूल्स बनाने के बाद ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर पूरी तरीके से शांति थी। जितने भी सिनर्स थे वो सारे के सारे एक के बाद एक मारे जा रहे थे। जो लोग लकीली सर्वाइव कर गए थे वो लोग कोपचे के अंदर छुपे पड़े थे। हमेशा डर होता था कि जो मोरुशा की पेट्रोलिंग टीम है वो उन्हें किसी दिन ढूंढ लेंगे एंड वो मारे जाएंगे। इसी तरीके से हम लोग को देखने के लिए मिलता है लगभग 500 एपॉक्स इसी तरीके से बीत जाता है सिंस लू फैंग एंड थंडर एंसेस्टर का ड्यूल हुआ था। सीन शिफ्ट होता है एंड हम लोग को यांगफेंग एशियन कंट्री का बड़ा सा हॉल देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर वो सारे के सारे 11 एम्परर्स थे वो गैदर हुए थे। उनके बीच में डिस्कशन हो रहा था कि जो गेस्ट ऑफिसर लू है वो ऑलरेडी टियानजू रिलम को 1000 एपॉक्स से गार्ड कर रहा है। उसका जो टाइम है वो फाइनली खत्म होता है। जो टियानजू रिलम को गार्ड करने की ड्यूटी है ये काफी ज्यादा आसान ड्यूटी थी। इसके जो रिवॉर्ड पॉइंट्स थे वो भी काफी ज्यादा थे। तो इस तरीके की जो स्पेशल अपॉर्चुनिटी है वो एक ही गेस्ट ऑफिसर को ऑफर नहीं की जा सकती, इसलिए सारे के सारे जो एम्परर्स होता है वो ड्यूटीज के लिए वापस से लड़ाई कर रहे होते हैं। ब्रियान और बाकी के कुछ एम्परर्स काफी ज्यादा डिससेटिस्फाई थे पहले कि लू फैंग को ये अपॉर्चुनिटी मिली थी कि उनके हिसाब से जो लू फैंग था वो काफी ज्यादा एरोगेंट बंदा था, वो किसी भी एम्परर की रिस्पेक्ट नहीं करता था। चलो उसे 1000 एपॉक्स के लिए लगभग उस जगह को गार्ड करने का मौका मिला, पर वो कहती है वो बंदा वो काफी ज्यादा बदतमीज है। आप लोगों को याद होगा कि जो एम्परर वो है वो पर्सनली लू फैंग को धमकी देने के लिए गई थी। एंड मौके के ऊपर वहाँ पे एम्परर चू आ जाता है जो कि लू फैंग को बचा लेता है। साथ ही साथ जो लू फैंग था वो भी इस बंदी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था क्योंकि इसने उसे धमकी दी थी कि ये उसकी पूरी की पूरी किंगडम को खत्म कर देगी। जो एम्परर चू होता है वो एम्परर वू की तरफ देखते हुए कहता है सिंस अगर मेरे डिसाइपल का टाइम ऑलरेडी खत्म हो चुका है तो उसकी जो ड्यूटी है वो डेफिनेटली किसी और को दे देनी चाहिए, इतना ज्यादा बकवास करने की कोई नीड नहीं है। के बाद जो एम्परर फू होता है वो कहता है कि टियानजू रिलम को गार्ड करने की लो एक की जो अपॉर्चुनिटी है वो फाइनली खत्म होती है। हम सभी लोगों को मिलके एक नए गेस्ट ऑफिसर को हायर करना चाहिए, उसे सिलेक्ट करना चाहिए। क्या किसी के मन के अंदर कोई रिकमेंडेशन है? टियानजू रिलम को गार्ड करने की जो ड्यूटी होती है वो एम्परर यान के ग्रुप के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है। एम्परर यान, एम्परर जी और एम्परर वू इन तीनों ने मिला के अपना एक ज्वाइंट फोर्स एस्टेब्लाइज करके रखा है। रही बात एम्परर युआन, वो भी इन्हीं के ग्रुप के अंदर थे लेकिन युआन ऑलरेडी मारे जा चुके हैं एंड एम्परर क्वीन कभी भी इन सब चीजों के अंदर पार्टिसिपेट
पार्टिसिपेट नहीं करते। एंड एम्परर फू इस वक्त करंट रूलर है, वो भी इन सारी की सारी ड्यूटीज के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते। तो कुल मिला के एम्परर यान का ग्रुप इसके अंदर इस वक्त सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। रही बात एम्परर कॉन्ग, एम्परर युआन, एम्परर जियो फैंग, एम्परर वू, एम्परर यू, एम्परर मिंग एंड एम्परर चू, ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट एम्परर्स है। इसके बाद हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि दूसरे टास्क को असाइन किया जाता है। एंड जो दूसरा टास्क था ये था फायर प्रिज्म रिलम को गार्ड करने का टास्क। इस टास्क के लिए एक हुनियान बीइंग वाला गॉड किंग लेवल का वॉरियर चाहिए था जो कि सेकंड रिलम की स्ट्रेंथ का हो। एम्परर चू इस टास्क को ले लेता है। इस टास्क की काफी ज्यादा जरूरी रिक्वायरमेंट थी कि इस टास्क के अंदर काफी सारे अवतार चाहिए थे, तो एम्परर चू इसके अंदर सबसे ज्यादा सूटेबल थे। एंड एम्परर चू को ये जो टास्क होता है ये लू फैंग के लिए काफी ज्यादा सूटेबल लगता है। जो एम्परर वू होती है वो कहती है अभी अभी उसने टियानजू रिलम को गार्ड किया था एंड अभी उसे फायर प्रिज्म रिलम गार्ड करने के लिए दिया जा रहा है कि सारे के सारे अच्छे टास्क एम्परर चू को ही मिलेंगे। गेस्ट ऑफिशियल्स है उन्हें काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एंड अप्रोप्रिएट बेनिफिट्स या फिर काफी ज्यादा इनफ मेरिट शो करने पड़ेंगे, तभी जाके उनको इस तरीके के टास्क देने चाहिए। एम्परर चू कहता है क्या तुम्हें फायर प्रिज्म रिलम को गार्ड करने का जॉब जो है वो सिंपल लगता है? एम्परर यान कहता है जो लू फैंग है वो पाथ ऑफ लाइफ को कल्टीवेट करता है। जितने भी हुनियान बीइंग्स है फायर प्रिज्म रिलम के अंदर सारे के सारे लाइफ मिस्ट्रीज को कंटेन करता है। एंड वहाँ पे जो भी गार्ड करता है वो इजीली उन सभी लोगों के ऊपर स्पाई कर सकता है। तो ये जो टास्क है ये वापस से लू फैंग के फीवर के अंदर नहीं जा रहा। तो वो कहती है मैं इस टास्क को लेना चाहती हूँ, मुझे भी लाइफ मिस्ट्रीज के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी करना था। एंड गाइस अगर कोई एम्परर ऐसे किसी टास्क को लेना चाहे तो उसे कोई नहीं रोक सकता, यानी कि इस जगह पे कंपटीशन ही खत्म हो जाता है। क्योंकि अभी तक ये किसी भी गेस्ट ऑफिशियल को टास्क देने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन अगर कोई एम्परर खुद किसी टास्क को करने के लिए खड़ा हो जाए उसके बाद उस कंपटीशन को खत्म कर दिया जाता है। सभी लोगों के जाने के बाद यहाँ पे एम्परर यान, एम्परर फू और एम्परर वू बच जाता है। तो एम्परर फू होता है वो एम्परर यान से कहता है एम्परर यान आप काफ़ी ज़्यादा लोहे के अगेंस्ट हो। एम्परर जो है वो डेफिनेटली इन सब चीज़ों के बारे में अपने डिसाइपल को बताएंगे, यानी कि लोहे को बताएंगे। एम्परर यान कहता है वैसे भी हम एम्परर चू के काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से दुश्मन है। रही बात लोहे की तो वो बंदा काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, उस बंदे का टैलेंट काफ़ी ज़्यादा हाई है। अगर हमने इस वक्त उसे सप्रेस नहीं किया तो वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा एंड वो सारे के सारे वो रिसोर्सेज ले लेगा जो कि हमें मिलने चाहिए। एम्परर फू हंसते हुए कहता है पहले तुम जोंगपू को भी टॉलरेट नहीं कर पाए एंड अभी तुम लू फैंग को भी टॉलरेट नहीं कर पा रहे। यान कहता है हम जल्दी ओरिजिन वर्ल्ड को छोड़ के जाने वाले हैं, हमें सारी चीजों के बारे में काफी ज्यादा केयरफुली सोचना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा खुद के बारे में सोचना चाहिए। सारे के सारे जो टैलेंटेड लोग हैं उन्हें सप्रेस करना चाहिए, वरना अगर ये लोग बाहर जाने लग गए तो हमारा क्या होगा। प्रभु कहता है तुम जो भी कर रहे हो ये काफी ज्यादा गलत है, डेफिनेटली तुम्हें कर्मा का बैकलैश सफर करना पड़ेगा। इस बात को सुन के एम्परर यान हंसते हुए कहता है अगर हम सब लोग कम्पीट कर रहे हैं तो बैकलैश वैकलैश के बारे में कौन सोचता है। उसके बाद जो एम्परर फू होता है वो और कुछ नहीं कहते। एम्परर फू मन ही मन कहता है डबल लू फैंग को 500 एपॉक से नोटिस कर रहा है एंड इतने टाइम के अंदर वो एक चीज के अंदर पूरी तरीके से सर्टन हो चुका है कि जो लू फैंग है वही गैलेक्सी लॉर्ड है। इसलिए वो एम्परर यान को पहले ही वार्निंग देना चाहते थे कि एम्परर यान के जितने भी रूथलेस मेथड्स है वो सारे के सारे लू फैंग के दिमाग में चढ़ सकते हैं। फ्यूचर के अंदर ये डेफिनेटली काफी ज्यादा सफर कर सकता है। उसके बाद भी जो एम्परर यान का ग्रुप है वो बार बार कुछ न कुछ ऐसा करता था जिसके कारण एम्परर चू को दिक्कत आए, इसके थ्रू वो लू फैंग के साथ दुश्मनी ले सके। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को टियानजू रिलम देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर एक टावरिंग पिलर के सामने लू फैंग खड़ा रहता है एंड उसे ऑब्जर्व करता रहता है। लू फैंग इस टावर के अंदर की जितने भी स्पिरिचुअल मिस्ट्रीज होती है उसे अपने गॉड आई के थ्रू ऑब्जर्व कर रहा होता है, मल्टी एंगल ऑब्जर्वेशन के थ्रू। जैसे आप लोगों को पता होगा कि इस जगह पे कुल मिला के 36 पिलर्स है एंड 9 डाव है एंड हर एक डाव के अंदर कुल मिला के 4 पिलर्स है। हर एक पिलर अलग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मिला के एक मैनुअल था, एक तरीके का गाइडर। लू फैंग मन ही मन कहता है जो सीनियर युआन है उन्होंने इन सारे के सारे पिलर्स को हमारे लिए एक लैंप की तरह छोड़ा है क्योंकि हमारी कल्टीवेशन के अंदर हमारी मदद करता है, हमें गाइड करता है। इन्हीं टियानजू रिलम के पिलर्स के कारण हम केज को एस्केप कर सकते हैं। लू फैंग के सामने एक फिगर प्रकट होता है जो कि लू फैंग से कहता है तुम्हारी जो 1000 एपॉक्स का टाइम था वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, इस जगह की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अभी मुझे सौंपी गई है। लू फैंग स्माइल करता है सामने वाले बंदे को देख के। जो दूसरा बंदा होता है उसे सारी की सारी ड्यूटी समझा देता है, एट द एंड एम्परर जुआन से मिला देता है। ये सारा का सारा काम करने के बाद लू फैंग का जो टास्क होता है ये फाइनली पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। लू फैंग के पास इस वक्त बस एक ही टास्क बचा था जो था जियांजी सिटी को गार्ड करने का टास्क। आप लोगों को याद होगा ये टास्क लू फैंग को एक पनिशमेंट के तौर पे मिला था। लू फैंग को पनिशमेंट मिल गई थी कि लू फैंग को जियांजी सिटी को कुल मिला के 10,000 एपॉक्स के लिए गार्ड करना पड़ेगा। ये पनिशमेंट इसलिए मिली थी क्योंकि जो लू फैंग था उसकी कॉन्फ्लिक्ट हुई थी यानसू के साथ, उसको जाके लू फैंग ने टपका दिया था डायरेक्टली। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को हुआंग सिटी देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर हम लोग को देखने के लिए मिलता है 5 बड़े बड़े माउंटेन्स जो थे वो पांचों तरफ से धीरे धीरे करके बाहर आ रहे थे। ये जो पांचों माउंटेन्स थे ये मिलके एक फॉर्मेशन बना रहे थे, ये पूरी की पूरी हुआंग सिटी को प्रोटेक्ट कर रहे थे, कवर कर रहे थे। तो कोई भी इन 5 माउंटेन रेंज को अगर क्लियरफुली देख पाएगा, यानी कि अगर इनके आर पार देख सकता है तो वो आराम से नोटिस कर सकता है कि जो 5 माउंटेन रेंज है ये एक तरीके से 5 उंगलियों की तरह है। इनके नीचे एक पूरा का पूरा हाथ है
यानी कि एक तरीके का ये एक क्लॉ है जिसने पूरी के पूरे ह्यूज हुआंग सिटी को पकड़ के रखा है अपने हाथों के अंदर। एक इनेट ट्रेजर है जिसे पाम वर्ल्ड भी कहा जाता है। फैंग को ये जो इनेट ट्रेजर होता है ये ड्रीम डोमेन डीप रीजन के अंदर मिला था। से तो ओरिजिनल साइज जो था इस पंजे का वो काफी था छोटा सा था, लेकिन इसके अंदर जो एंडलेस सीक्रेट पैटर्न्स थे एंड मिस्ट्रीज थे तो उन्हें एक्टिवेट किया जाए तो ये नेचुरली काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। इसलिए लू फैंग ने इसे पाम वर्ल्ड नाम दिया था। लू फैंग इसे काफी ज्यादा लंबे टाइम से रिफाइन कर रहा था एंड फाइनली इसे पूरी तरीके से मास्टर कर चुका था। लू फैंग एक चीज जानता था कि वो जैसे ही इस ट्रेजर को एक्टिवेट करेगा ओरिजिन कॉन्टिनेंट के जो टॉप पावर हाउसेज है वो आराम से इस ट्रेजर को ऑब्जर्व कर सकता है। इस इनेट ट्रेजर के वंडर्स को ऑब्जर्व करने के बाद वो समझ सकता है जो लू फैंग है वही गैलेक्सी लॉर्ड है। लेकिन अभी लू फैंग को अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज करने का कोई भी डर नहीं था। ओरिजिनली लू फैंग ने प्लान किया ही था वो एक फॉर्मेशन टाइप का सीक्रेट ट्रेजर एम्परर क्विंग से खरीदेगा ताकि वो हुआंग सिटी को प्रोटेक्ट कर सके, साथ ही साथ डाओ सेक को भी। अभी लू फैंग को जब ये इनेट ट्रेजर मिल गया है जो कि उससे भी ज्यादा सूटेबल है, उसके बाद छोटे से पार्ट को एक्टिवेट करते ही ये काफी ज्यादा अलग लेवल के ऊपर पहुंच जाता है। इसकी जो पावर्स है वो ऑलरेडी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के पीक को टच कर पा रही है। वही सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को लू फैंग देखने के लिए मिलता है जो कि जंगल के अंदर वॉक कर रहा था। नॉर्मली के आसपास काफी सारे फ्लावर्स एंड ट्रीज थे, उसे काफी सारे बीज भी देखने के लिए मिल सकते थे। वो इन सारी की सारी चीजों को काफी केयरफुली ऑब्जर्व कर सकता था, इनके बेसिक से बेसिक लाइफ स्ट्रक्चर को भी ऑब्जर्व कर सकता था। इनको देख के लू फैंग मन ही मन सोच रहा होता है कल्टीवेशन क्या होता है। कल्टीवेशन का मतलब होता है अलग अलग पाथ्स को फाइंड करना एंड एनर्जी को ऑब्जर्व करके अपने आप को इवॉल्व करना। इसी के साथ सुप्रीम रूल्स के ऑपरेशन के अंदर जो लाइफ फॉर्म होता है वो और भी ज्यादा पावरफुल होते जाता है। रास्ते के अंदर लू फैंग को काफी सारे ऐसे ट्रीज देखने के लिए मिलता है जो कि मिलियन बिलियन और ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर ऑलरेडी बढ़ चुका है। वो ऑलरेडी अपनी कॉन्शियसनेस डेवलप कर चुका है, वो सोच सकता है एंड बोल सकता है। इसी के साथ लू फैंग को कुछ डिस्टेंस बीज भी देखने के लिए मिलता है जो कि इस वक्त ट्रांसफॉर्म कर रहे थे गॉड किंग लेवल के ऊपर, इटर्नल गॉड के ऊपर। लू फैंग मन ही मन सोचता है कि जो लू फैंग है वो इन सारे के सारे बीस्ट को एनलाइटन कर सकता है, यानी कि उन्हें गाइड कर सकता है। लेकिन जो उनकी स्पिरिचुअल विल है वो इतनी ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए कि वो इतनी ज्यादा बड़ी बॉडी को कंट्रोल कर सके। लू फैंग मन ही मन सोचता है कि लू फैंग के गाइडेंस के अंदर ये सारे के सारे जो बीस्ट है, ये सारे के सारे जो क्रिएचर्स है वो आराम से गॉड किंग लेवल के सेकंड रिलम के ऊपर आराम से पहुंच सकते हैं। इस तरीके की पावरफुल स्पिरिचुअल विल ढूंढना भी काफी मुश्किल था लू फैंग के लिए, लू फैंग गाइड कर सके। फाइनली एक टावरिंग ट्री देखने के लिए मिलता है जो कि एक ओल्ड मैन के फिगर के अंदर चेंज हो जाता है। लू फैंग को बो करते हुए मास्टर कहता है। एक और प्लांट देखने के लिए मिलता है जो कि अचानक से जमीन से निकलता है यानी एक औरत के अंदर चेंज हो जाता है एंड वो औरत भी लू फैंग को रिस्पेक्टफुली बो करती है। फ्लाइंग बीस्ट भी आता है जो कि एक यंग मैन के अंदर कंडेंस हो जाता है एंड वो भी लू फैंग को ग्रीट करता है। सारे के सारे वो क्रिएचर्स थे जिन्हें एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा एनलाइटन किया गया हो। फैंग इन तीनों की तरफ देखता है एंड स्माइल करते हुए कहता है एनलाइटमेंट गॉड किंग्स, इन लोगों की जो लाइफ होती है वो डेफिनेटली इजी नहीं होती। जो डाई ऑफ लाइफ है वो इन्फिनाइटली मिस्टीरियस है। क्योंकि जो लू फैंग था वो ऑपरेशन ऑफ लाइफ एंड डाउ को प्रैक्टिस करता था तो वो ये सारी की सारी इन लोगों की कंफ्यूजन्स को मिटा सकता था कि जो लाइफ है वो कहाँ से आई, वो कैसे फॉर्म हुई, वो कैसे ग्रो होती है, वो कैसे इवॉल्व होती है एंड इनके अंदर की मिस्ट्रीज क्या है। फैंग उन तीन बींग्स की तरफ देखता है एंड कहता है कि तुम तीनों के मेरे साथ कुछ ना कुछ कनेक्शंस है, तुम्हें एक मौका देता हूँ। तुम एक तो आसपास घूम सकते हो एंड वंडर कर सकते हो, फिर तुम मुझे फॉलो कर सकते हो, मैं तुम्हें दावे सेक के अंदर लेके जाऊंगा। भाई वो जो वुमेन होती है एंड वो जो फ्लाइंग बीस्ट होता है वो बिना किसी हेजिटेशन से लू फैंग को फॉलो करने के लिए मान जाता है। लेकिन वही वो जो बुढ़ा होता है वो लू फैंग को मना कर देता है फिलहाल के लिए। बुढ़ा लू फैंग से कहता है मास्टर आपको फॉलो करने से पहले मैं इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को एक बार वापिस से वंडर करना चाहता हूँ, यानी कि देखना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ। फैंग इस ट्री को पहले ही जानता था एंड इस ट्री को देखते ही वो समझ चुका था कि ये जो ट्री है ये ऑलरेडी इस वक्त अपने न्यू कॉन्शियसनेस के अंदर पहुंचा है, ये अपने प्रोसेस ऑफ एनलाइटमेंट के अंदर चल रहा है। फैंग इससे कुछ नहीं कहता एंड कहता है जैसा तुम चाहो। इसके बाद जो लू फैंग होता है वो उस वुमेन को एंड उस यंग मैन को लेके यहाँ से गायब हो जाता है। तीनों के यहाँ से जाने के बाद वो जो बुढ़ा ट्री होता है उसे थोड़ा सा बुरा तो लगता है एंड वो मनी मन सोचता है कि उसने सही चॉइस ली। इसी के बाद वो अपने आसपास के वर्ल्ड की तरफ देखता है एंड काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी के साथ उस वर्ल्ड को वापिस से देखना शुरू करता है। बात कुछ टाइम के बाद लू फैंग हम लोग को डावे सेक के अंदर देखने के लिए मिलता है उस औरत के साथ एंड उस बच्चे के साथ। लू फैंग मोरुशा से मिलता है एंड कहता है ये दोनों के दोनों चॉज लेवल के बींग्स है जिन्हें मैंने एनलाइटन किया है, आज से ये दोनों के दोनों डावे सेक के मेंबर्स है, इन्हें सिखाने के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल होंगे। लू फैंग के अंदर मुंडी हिला देता है। तभी सडनली जैसी जो मोरुशा होता है वो लू फैंग की तरफ देखता है तो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। फैंग ने अभी तक आउटसाइड वर्ल्ड से अपनी स्ट्रेंथ को हाइड करके रखा था। मोरुशा आराम से लू फैंग को देख सकता था। मोरुशा आराम से सेंस कर सकता था कि उसका जो मास्टर है वो ऑलरेडी परफेक्शन के ऊपर पहुंच चुका है। वो लू फैंग की तरफ देखता है एंड कहता है मास्टर क्या आप ब्रेक थ्रू कर चुके हो। लू फैंग के अंदर मुंडी हिला देता है। इस देख के मोरुशा जो होता है वो डेफिनेटली थोड़ा सा सरप्राइज होता है, उसे अपने मास्टर के टैलेंट के ऊपर पूरा भरोसा था। एंड वैसे भी जब लू फैंग अल्टीमेट रिलम तक पहुंचा भी नहीं था उससे पहले जो लू फैंग के लाइफ डाउ के सीक्रेट मेथड्स थे वो ऑलरेडी मोरुशा को फार सरपास कर चुके थे। इस वक्त जो लू फैंग है वो ऑलरेडी उन दो इंसिस्टर्स के बराबर में, यानी कि गाइस फाइनली जो लू फैंग है वो गॉड किंग लेवल के थर्ड रिलम के ऊपर ब्रेक थ्रू कर चुका है, एक अल्टीमेट बीइंग बन चुका है।
लू फैंग मोरुशा की तरफ देखता है एंड कहता है ये बस एक छोटा सा कदम है। चल मोरुशा जानता था कि ये कितना ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के ऊपर आए हुए लू फैंग को कुल मिला के बस 1300 एपॉक्स हुए थे। इतने कम टाइम के अंदर जो लू फैंग था वो ऑलरेडी अल्टीमेट रिलम के ऊपर पहुंच चुका था। उसके बाद लू फैंग मोरुशा से कहता है कि तुम उन्हें डिस्ट्रक्शन रिलीजन के बारे में बताओ। जो यंग मैन एंड वुमेन थी वो थोड़े से सरप्राइज होता है, डिस्ट्रक्शन रिलीजन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसके बाद मोरुशा इन दोनों को यहाँ से लेके चला जाता है एंड जो लू फैंग होता है वो पूरे के पूरे हुयांग सिटी के चक्कर काटता है। वो मन ही मन सोच रहा था इस तरीके के एनलाइटिंग चॉज लेवल बीइंग्स होता है के अंदर से दो ने उसके साथ दावे सेक के अंदर आने के बारे में सोचा, दूसरे ने पूरे के पूरे वर्ल्ड को वापस से एक बार फिर से एक्सप्लोर करने के बारे में सोचा। इसी कुछ और बकवास करता है जिसके बाद वो कहता है कि पूरा का पूरा जो केज है वो एक सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन है। तो गाइस इस जगह से मैं इस वीडियो को वापस से री रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड यही रीज़न है कि एग्जैक्ट 12 बजे ये वीडियो नहीं आई। ये अचानक से लाइट चली गई और आगे की जो वीडियो है वो पता नहीं किसी तरीके से करप्ट हो गई एंड डिलीट हो गई, तो मुझे अभी वापस से री रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। समझ नहीं आता कि मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा बेकार क्यों है। तो आप लोगों ने अभी तक देख लिया था कि जो लू फैंग होता है वो कुल मिला के 3 एनलाइटिंग बीइंग से मिलता है। इसके अंदर से जो 2 बीइंग्स होता है वो लू फैंग के साथ आने के लिए मान जाते हैं एंड उनमें से जो एक होता है अभी के लिए लू फैंग को फॉलो करने के लिए मना कर देता है क्योंकि वो अभी भी वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहता था। फैंग उन बचे हुए 2 बीइंग्स को जाके मोरुशा को पकड़वा देता है ट्रेन करने के लिए, उन्हें डिस्ट्रक्शन रीजन के बारे में सिखाने के लिए बोलता है। जो मोरुशा होता है जब वो लू फैंग के साथ इन सब चीज़ों के बारे में बात कर ही रहा होता है तो वो सडनली लू फैंग की तरफ नोटिस करता है एंड उसे पता चलता है कि जो लू फैंग है वो ऑलरेडी अल्टीमेट रिलम के ऊपर पहुंच चुका है। एंड ये चीज़ जान के मोरुशा काफी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। फैंग को ओरिजिन कॉन्टिनेंट के ऊपर आए हुए कुछ 1300 एपॉक्स बीते थे। 1300 एपॉक्स के अंदर ही जो लू फैंग था वो अल्टीमेट रिलम तक पहुंच चुका था। मोरुशा जानता था कि उसका जो मास्टर का टैलेंट एंड ग्रोथ स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग है। वही मोरुशा एक और चीज़ अच्छी से जानता था कि वो तो ऑलरेडी स्टक हो चुका है अल्टीमेट रिलम के ऊपर, जो उसके मास्टर है वो आगे बढ़ सकते हैं। लू फैंग इकलौता मोरुशा की एक उम्मीद था क्योंकि लू फैंग के बिना मोरुशा जो था वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकता था। सीन शिफ्ट होता है हम लोग को लू फैंग देखने के लिए मिलता है जो कि हुआंग सिटी के अंदर चल रहा होता है। अभी भी उन 3 एनलाइटेंड बीइंग्स के बारे में सोच रहा होता है जिसके अंदर से 2 ने तो उसके साथ आने के लिए मान लिया था, लेकिन जो एक है वो अभी भी अपनी जिंदगी को एक्सप्लोर करना चाहता था। लोगों के अपने अपने वेज होता है, यही लू फैंग ने डाउ ऑफ इमोर्टेलिटी से सीखा था। एंड साथ ही साथ लू फैंग एक और चीज समझ चुका था कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर वो पूरी तरीके से इस वक्त इमॉर्टल बन चुका है। वो कंसेप्ट ऑफ लाइफ को समझ चुका था, यानी कि जब तक ओरिजिन कॉन्टिनेंट का इन्वायरमेंट है, ओरिजिन कॉन्टिनेंट जब तक पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता, ओरिजिन वर्ल्ड के अंदर बस एक छोटा सा मिट्टी का कण या फिर एक पानी की बूंद भी है, तब तक उस चीज से लू फैंग आराम से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता था। एक जो लू फैंग था वो एम्पर युआन एंड लैंडाओ को मार सकता था। लू फैंग एक ट्रू अल्टीमेट रिलम वाले लाइफ फॉर्म को नहीं मार सकता था। उसे मारना लिटरली काफी ज्यादा एक्सट्रीमली डिफिकल्ट था एंड ओरिजिन वर्ल्ड के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं। हालांकि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर एक अल्टीमेट रिलम का लाइफ फॉर्म जो है वो पूरी तरीके से अमर है। इसके बाद लू फैंग की तीसरी आंख खुल जाती है। लू फैंग वापस से अपने सक्लूजन के अंदर बैठ जाता है। वही थोड़ा सा टाइम बीतता है, सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को लू फैंग देखने के लिए मिलता है जो कि सिटी लॉर्ड मेंशन के अंदर हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर बैठा हुआ रहता है। वो अकेला बैठा था। यहाँ पे बैठ के जो लू फैंग था वो इस वक्त सोच रहा था कि जो भी डाव उसने ओरिजिन वर्ल्ड के अंदर कॉम्प्रहेंड किया है और उसे उस डाव को और ज्यादा आगे बढ़ाना है तो उसे डार्क के अंदर जाके उस डाव के आगे की चीजों को ढूंढना पड़ेगा। लू फैंग के सामने कुछ अल्टीमेट बर्ड लाइन लेवल के बायोलॉजिकल मटेरियल्स पड़े रहते हैं जिनकी तरफ लू फैंग देखता है। उन ब्रोकन स्केल्स की तरफ देखते हुए लू फैंग अपने आप से कहता है कि इनके मदद से वो 9 फॉर्म्स को तो कॉम्प्रहेंड कर चुका है बेसिक लाइफ स्ट्रक्चर के, लेकिन लू फैंग उन सारे के सारे सब्सटेंस को कॉम्प्रहेंड नहीं कर पा रहा जिनसे ये जो फॉर्म्स है ये बने हैं। उसके बाद लू फैंग स्टार टावर को ऑब्जर्व करता है अपने गॉड आई की मदद से एंड साथ ही साथ उसके बाद जो 2 स्पेशल लाइफ रिमिनेंट्स थे वो उन्हें भी ऑब्जर्व करता है। उसके पास एक इनेट ट्रेजर पाम वर्ल्ड भी था। सब चीज़ों को स्टडी करने के बाद उसे रियलाइज होता है कि जो हुनियान लेवल डाव है वो कितना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इससे लू फैंग खुश था कि एटलीस्ट वो उन सब चीज़ों के बारे में कुछ तो समझ पाया है। हुआंग सिटी के अंदर हम लोग को लू फैंग के 9 फॉर्म्स देखने के लिए मिलते हैं। जो 9 फॉर्म्स थे, इन 9 फॉर्म्स के भी कुल मिला के 27 और डिफरेंट फॉर्म्स थे। 15 फॉर्म्स को कॉम्प्रहेंड करने के बाद फाइनली जो लू फैंग था उसने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया था एंड वो कंप्लीट लाइफ डाव को भी कॉम्प्रहेंड कर चुका था। भाई इसके बाद जो लू फैंग होता है वो अपना खुद का एक क्लोन फॉर्म कर लेता है। ये जो क्लोन था इसने सिल्वर ग्रे कलर के कपड़े पहन के रखे थे। लू फैंग इस क्लोन की तरफ देख रहा था तो उसे इस क्लोन के अंदर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की टाइमलाइंस नजर आ रही थी। इस क्लोन का नाम देता है लू फैंग टाइम क्लोन, क्योंकि ये पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों टाइमलाइंस के अंदर एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है। फैंग अपने आप से कहता है कि अल्टॉट वो इस क्लोन को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन स्टिल वो इस क्लोन को समझ नहीं सकता, वो इस क्लोन की मिस्ट्रीज का नहीं समझ सकता। हालांकि लू फैंग एक चीज़ समझ चुका था कि अब से अगर उसे और ज़्यादा अपनी स्ट्रॉन्गर बॉडी चाहिए तो उसे खुद से कॉम्प्रहेंशन करना पड़ेगा। वो और ज़्यादा इनविजिबल एंड फॉर्मलेस चीज़ों के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकता। इसके बाद जो लू फैंग होता है वो 5 ग्रेट अवतार्स की मदद से एक अवतार फॉर्म करता है जिसका नाम होता है हेवन एंड अर्थ अवतार। जो अवतार होता है ये हवा के अंदर फॉर्म होता है एंड सडनली ये डिसअपियर हो जाता है, यानी कि एक तरीके से धुआं बन जाता है एंड पूरे के पूरे हुआंग सिटी के अंदर फैल जाता है। इस अवतार का नाम हेवन एंड अर्थ अवतार इसलिए था क्योंकि ये किसी भी चीज के अंदर इंटीग्रेट हो सकता था, फिर चाहे वो मिट्टी का कण हो या फिर पेड़ का पत्ता।
साथ ही साथ इस अवतार के अंदर की जो स्ट्रेंथ थी वो लगभग लगभग एक अल्टीमेट लेवल के वॉरियर जितनी वो स्ट्रेंथ थी। फाइनली इस अवतार को जो लू फैंग होता है वो अपने इनी ट्रेजर के साथ एक्टिवेट कर देता है। जो लू फैंग का इनी ट्रेजर था वो एक पाम ट्रेजर था, एंड जो पाम ट्रेजर था इसने पूरी की पूरी हुआंग सिटी को कवर करके रखा था। हुआंग सिटी के पांचों साइड के अंदर हम लोग को 5 उंगलियां देखने के लिए मिल सकती थी, जो एक्चुअल में उंगलियां नहीं थी, 5 पहाड़ी थी। देखा जाए तो वो उंगलियां ही थी, एंड अगर उन उंगलियों के नीचे कोई अगर ध्यान से देखेगा तो उन्हें एक पूरा का पूरा पाम नजर आएगा। तो कुल मिला के ये क्लॉ टाइप का शेप था, एंड इन फिंगर्स के ऊपर पूरा का पूरा हुआंग सिटी बसा हुआ था। इसी लू फैंग अपने इस पाम वर्ल्ड इनेट ट्रेजर को एक्टिवेट करता है। वैसे ही ये जो पाम होता है ये नीचे से राइज करना स्टार्ट होता है, यानी कि नीचे से पूरा का पूरा एक हाथ निकलता है जो कि पूरी की पूरी हुआंग सिटी को ऊपर उठाते जाता है एंड ये लगभग आसमान की ऊंचाइयों को टच कर जाता है। जब ये प्रोसेस हो रहा तो हुआंग सिटी के अंदर जितने भी लोग थे वो काफी ज्यादा पैनिक स्टेट के अंदर आ चुके थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। लेकिन तभी जो लू फैंग होता है वो अपना एक वॉइस टेलीपैथी के थ्रू ट्रांसपोर्ट करा देता है पूरी की पूरी हुआंग सिटी के अंदर कि जो कुछ भी हो रहा है ये लू फैंग कर रहा है, तो किसी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सारी चीजें सुनने के बाद फाइनली उन लोगों की जान में जान आती है। उन लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था कि लू फैंग सही में इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो ये सारे काम कर पा रहा है, क्योंकि ये जो पाम वर्ल्ड था ये लिटरली काफी ज्यादा बड़ा था। कोई अकल का अंधा भी ये चीज देख के समझ सकता था। डेफिनेटली ये जो काम है कोई नॉर्मल पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसके साथ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो लू फैंग का हेवन एंड अर्थ अवतार होता है वो उस पाम वर्ल्ड के साथ इंटीग्रेट कर जाता है। इंटीग्रेशन के अंदर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता, क्योंकि ये जो इनेट ट्रेजर होता है वो लू फैंग को ऑलरेडी अपना मास्टर मान चुका था। क्योंकि ये जो ट्रेजर है ये हुआंग सिटी के अंदर इमर्ज हुआ था। सभी लोगों को पता है कि हुआंग सिटी का लॉर्ड है लू हे, लेकिन इस तरीके का ट्रेजर लू हे तो डेफिनेटली इंटीग्रेट नहीं कर सकता। इस ट्रेजर की जो पावर्स है वो ऑलरेडी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के पीक को टच कर जा रही है। इसका बस एक ही मतलब निकलता है, ये जो ट्रेजर है इसे ऑपरेट करने वाला बंदा गैलेक्सी है, एंड अगर इन सारी बातों को मिला दिया जाए तो ब्रदर गैलेक्सी ही लू फैंग है, यानी कि लू हे। ब्रुकविन तुरंत लू फैंग को एक मैसेज भिजवाता है एंड कहता है तो गैलेक्सी लॉर्ड तुम ही लू हे हो। इस चीज को सही में काफी अच्छी तरीके से छुपा के रखा। लू फैंग हंसते हुए कहता है एम्पर क्वीन मैं आपसे कैसे छुपा सकता हूँ। जो एम्पर क्वीन होता है वो डायरेक्टली लू फैंग से मिलने के लिए हुआंग सिटी के अंदर पहुंच जाता है। लू फैंग ने इस वक्त अपने फेस के ऊपर कोई भी मास्क नहीं पहन के रखा था। वही जो एम्पर क्वीन होता है वो लू फैंग को देखते ही कहता है सच अ पावरफुल अवतार, सच अ पावरफुल ट्रेजर ब्रदर गैलेक्सी, लिटरली ये आप ही हो सकते हो। और क्वीन लू फैंग से पूछता है क्या ये इनेट ट्रेजर है। इनेट ट्रेजर होता है वो एक्सट्रीमली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। इवन इन्फिनाइट स्पेस ट्रेजर वोल्ट के अंदर भी इसकी जो कीमत होगी वो लगभग 3 से 4 हजार रिवॉर्ड पॉइंट्स के आसपास होगी। लू फैंग के अकॉर्डिंग में ये जो सीक्रेट इनेट ट्रेजर था डेफिनेटली स्पेशल लाइफ रिमेन्स से ज्यादा इंफीरियर नहीं है, लेकिन स्टिल ये जो ट्रेजर है काफी ज्यादा वैल्यूएबल है। क्वीन लू फैंग से कहता है क्या तुम्हें जो ट्रेजर है ये ड्रीम रिलम के अंदर मिला। लू फैंग हाँ के अंदर मुंडी हिला देता है। क्वीन कहता है मैं तुमसे ज्यादा लंबे टाइम से कल्टीवेट कर रहा हूँ ड्रीम डोमेन रिलम एंड टियांजी रिलम के अंदर काफी ज्यादा लंबे टाइम से हो, लेकिन उसके बाद भी मुझे बस 2 इनेट ट्रेजर्स मिले। इसके बाद एम्परर क्वीन लू फैंग से कहता है कि तुमने इस ट्रेजर को ऐसे खुल्लम खुल्ला दिखा दिया, ऐसा लगता है कि शायद से तुम इस वास्ट पाम वर्ल्ड ट्रेजर को अपने साथ नहीं लेके जाना चाहते, यानी कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर। लू फैंग हाँ के अंदर मुंडी हिला देता है एंड कहता है कि वो इस ट्रेजर के थ्रू हुआंग सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहता है, ना अगर उसे इस ट्रेजर को बाहर लेके जाना होता तो वो इस ट्रेजर को कभी ऐसे खुले में नहीं निकालता। क्वीन कहता है इस चीज़ का जो आइसोलेशन है वो सही में काफ़ी ज़्यादा इंक्रेडिबल है। इवन थॉट चाह के भी इस चीज़ के आर पार नहीं देख पा रहा। कुछ टाइम के अंदर यहाँ पे 2 और फिगर्स अपीयर हो जाता है। ये 2 फिगर्स और कोई नहीं फ्लेम विंड एंसेस्टर और थंडर एंसेस्टर थे। वो लोग भी इस फाइनाइट इनेट ट्रेजर को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक थे। इनेट ट्रेजर था ये कुछ एक हाई लेवल का हुनियान लाइफ फॉर्म का ट्रेजर जैसा लग रहा था। ये ड्रीम डोमेन रिलम के अंदर बना हुआ है। एंसेस्टर लू फैंग से कहता है ये जो स्पेशल लाइफ रिमेन है इसकी जो वैल्यू होगी वो सही में काफी ज्यादा अलग होगी, यानी कि इस फाइनाइट ट्रेजर की वैल्यू स्पेशल लाइफ रिमेंट जितनी होगी। फिर हंसते हुए कहता है अच्छा तो आपने ये चीज पता कर ली। प्रियांकन कहता है तो मैं इस जगह पे सेवरल एराज से रह रहा हूँ, मैं ये चीज तो बता ही सकता हूँ। जो थंडर एंसेस्टर होता है वो हंसते हुए कहता है अरे ये चीज तो मेरे को भी पता थी। अच्छा गैलेक्सी मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहूंगा, अगर तुम्हें ये ट्रेजर बेचना हो तो तुम ये ट्रेजर मुझे बेच सकते हो, इसके बदले में मैं तुम्हें एक पाथ फाइंडर इनहेरिटेंस दे सकता हूँ जिसकी मदद से तुम डायरेक्टली हाफ हुनियान लेवल पॉइंट्स के ऊपर पहुंच सकते हो। चीज सुन के एम्पर क्वीन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो जानते थे जो पाथ फाइंडिंग ट्रेजर्स होता है गॉड एम्पर लेवल के ऊपर के ट्रेजर होता है। देखा जाए तो ये काफी ज्यादा वैल्यूएबल ट्रेजर है, लू फैंग के इस ट्रेजर से तो ज्यादा वैल्यूएबल है। लू फैंग मना कर देता है। थंडर एंसेस्टर को कोई भी जल्दी नहीं थी। वो कहता है अरे इतनी भी जल्दी नहीं है भाई, आराम से सोच समझ के विचार कर और उसके बाद मुझे बता। एंड अगर फिर भी तेरा ना होगा तो फिर भी और विचार कर, फ्यूचर के अंदर जब भी तेरे को बेचना होगा तो तू मुझे कांटेक्ट कर सकता है। एंसेस्टर अच्छी तरीके से जानते थे कि इस लेवल के ऊपर पहुंचने के बाद बंदा होता है वो सिचुएशन के हिसाब से काम करता है। फ्यूचर के अंदर लू फैंग स्टक हो जाएगा किसी पाथ के ऊपर तो वो डेफिनेटली थंडर एंसेस्टर को कांटेक्ट कर सकता है उनके इस पाथ फाइंडिंग ट्रेजर के लिए। कुछ टाइम के बाद यहाँ पे फैंगजी भी देखने के लिए मिलती है हम लोग को, जो कि ईस्टर्न एक्सट्रीम एंसेस्टर थी। मिला के यहाँ पे 5 लोग गैदर हो चुके थे लू फैंग को मिला के। लू फैंग बाकी के 4 लोगों की तरफ देखते हैं हंसते हुए कहता है
मेरे लिए इसे में काफी ज्यादा ऑनर की बात है कि आप सभी गॉड एम्प्रेस यहाँ पे इकट्ठा हुए मेरे लिए। फैंग अपने हाथों को वेव कर देता है एंड आसपास काफी सारी टेबल्स एंड कुर्सियां बन जाती है एंड टेबल के ऊपर काफी सारा खाना एंड काफी सारी फाइन वाइन्स एंड फ्रूट्स रखे गए थे। एंड सभी लोगों को बैठने के लिए बोल देता है, लोग बैठ जाते हैं एंड फाइनली इन लोगों का डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है। ईस्टर्न एक्सट्रीम डोमेन की जो एंसेस्टर होती है वो हंसते हुए कहती है, मुझे हमेशा से ऐसे ही लगता था कि जो गैलेक्सी लॉर्ड है वही लू है। इस चीज़ के ऊपर मुझे हमेशा से शक था क्योंकि जो लू है वो काफ़ी ज़्यादा यंग था, इसलिए मुझे इस चीज़ के ऊपर भरोसा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन आज देखो ये तो सही में लू है। कि अगर पूरे के पूरे कल्टीवेशन पाथ या फिर सीक्रेट मेथड्स की बात की जाए तो ओरिजिन कॉन्टिनेंट के हिस्ट्री के अंदर इतना ज्यादा फास्ट कोई बंदा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कि लू फैंग कोई रिकॉग्निटर है। अंडर एंसेस्टर हंसते हुए कहता है, मे बी मेरे हिसाब से तो ये रिकॉग्निटर ही है जो कि दूसरे सोर्स वर्ल्ड से आया है। सभी लोग लू फैंग को शक की नजरों से देखने लग जाते हैं जैसे कि जो लू फैंग है वो कोई एलियन हो। लू फैंग हंसते हुए कहता है, अगर तुम मुझे ऐसा कुछ समझना चाहते हो तो तुम समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कि इन्फिनाइट स्पेस ट्रेजर वोल्ट के अकॉर्डिंग लू फैंग को इन्फॉर्मेशन मिली थी दूसरे ओरिजिन वर्ल्ड से ये पॉसिबल है कि कोई बंदा यहाँ पे रिकॉग्नेट हो, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी नहीं है जो कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर इस तरीके से रिकॉग्नेट हुआ हो। लेकिन बाहर के ओरिजिन वर्ल्ड के अंदर ऐसे काफी सारे लोग हैं जो कि रिकॉग्नेट हुआ है। अगर तुम कोई रिकॉग्नेटर नहीं है तो सही में तुम एक अलग ही लेवल के जीनियस हो, क्योंकि हुआंग सिटी के अंदर आए हुए तुम्हें कुछ 1500 साल ही एपॉक्स बीते होंगे। इतने कम टाइम के अंदर तुम इस रिलम तक पहुंच पाए, इतनी ज्यादा स्पीड, इतने लेवल की स्ट्रेंथ, तुम सही में काफी ज्यादा टेरिफाइंग हो। लू फैंग अपनी इतनी सारी तारीफ सुनने लग जाता है तो वो कहता है, एक मिनट एक काम करो कि तुम मुझे एलियन ही समझ लो, वही ज्यादा बेटर होगा। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को यांग फैंग एंशिएंट नेशन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे एम्परर यान, एम्परर जी और एम्परर वू एक जगह पे गैदर हुए रहते हैं। एम्परर यान जो होता है वो इस वक्त थोड़े से परेशान लग रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने लू फैंग की रियल आइडेंटिटी को गेस कर लिया था। वही एम्परर वू एम्परर यान से कहती है, तो तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हो? बस हुआंग सिटी के अंदर एक काफी ज्यादा पावरफुल ट्रेजर निकला है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो ट्रेजर गैलेक्सी लॉर्ड का हो और गैलेक्सी लॉर्ड ही लू फैंग है। ब्रेयान कहता है कि उस ट्रेजर की जो पावर्स है वो ऑलरेडी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के पीक को टच कर रही है। इस तरीके का ट्रेजर बस गैलेक्सी लॉर्ड ही निकाल सकता है, क्योंकि उसके अलावा किसी और बंदे का इस जगह पे लिंक कराना कोई सेंस नहीं बना रहा। एम्प्रेस जी कहता है कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे ज्यादा भयानक जो आइसोलेशन था एंड कॉज एंड इफेक्ट था वो थंडर माउंटेन का था, जिसे रैंक फर्स्ट के ऊपर कैटेगराइज किया जाता था। लेकिन इस वक्त हुआंग सिटी के अंदर जो आइसोलेशन है वो उससे भी ज्यादा पावरफुल है। एम्परर यान कहता है कि कोई पावरफुल ट्रेजर भी हो तो उसके मास्टर के ऊपर डिपेंड होता है कि उसका मास्टर कितना ज्यादा पावरफुल है। कि जितना ज्यादा पावरफुल उसका मास्टर होता है उतना ही ज्यादा वो पावरफुल वो ट्रेजर बन जाता है। एंड ये जो क्लॉ है ये ऑलरेडी काफी ज्यादा पावरफुल ट्रेजर है एंड ये इतना ज्यादा पावरफुल पावर्स को दर्शा पा रहा है। इसका मतलब इसका जो मास्टर है वो और ज्यादा पावरफुल है। इसका बस एक ही मतलब निकलता है कि ये बंदा और कोई नहीं गैलेक्सी लॉर्ड है, क्योंकि ये जो ट्रेजर है ये हुआंग सिटी के अंदर निकला है तो ये और कोई नहीं, ये लू ही है। वैसे भी इन दोनों के ऊपर अगर तुम नजर डालो तो दोनों की जो सिमिलरिटीज है वो काफी ज्यादा मिलती है। मतलब ये दोनों की दोनों बुराई से सख्त नफरत करता है। दोनों के दोनों ही अचानक से काफी ज्यादा तेजी से राइज हुआ है। एम्परर जी कहती है, इवन थॉट अगर वो गैलेक्सी लॉर्ड है भी तो क्या हो गया, हमने कोई मैसिव प्लंडरिंग तो की नहीं है, ना हमने बिलियंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स को डिवोर किया है, ना उस बंदे के साथ हमारी कोई ज्यादा बड़ी दुश्मनी है। तभी एम्परर यान कहता है, तुम्हारा तो नहीं पता लेकिन जो एम्परर वो है उनकी डेफिनेटली दुश्मनी है। उसने एक दिन लू फैंग को धमकी दी थी कि वो उसके साथ साथ उसके पूरे के पूरे वजूद को मिटा देगी, उसके फैमिली, उसके डिसाइपल, उसके सारे लोगों को खत्म कर देगी। अभी जो एम्परर वो होती है वो कहती है, तो क्या हो गया, मैंने तो बस धमकी दी थी ना, मैंने तो उसके किसी डिसाइपल को मारा भी नहीं, ना उसके किसी आदमी को मारा। रही बात एम्परर चू की तो उसके साथ तो काफी सारे लोगों की दुश्मनी है। उसकी दुश्मनी की वजह से इवन मैं अपने 2 बच्चों को भी खो चुकी हूँ, तो उससे ज्यादा मैंने सफर किया है। एम्परर जी कहता है, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है एम्परर यान, एट द एंड हम सारे के सारे एम्परर्स है यांग फैंग एंशिएंट नेशन के एंड हम रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। तब तक हम कोई बहुत ज्यादा बड़ा पाप नहीं कर देते, तब तक जो एंसेस्टर है वो हमेशा हमें प्रोटेक्ट करते रहेंगे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी जो एम्परर यान होता है वो एम्परर वू की तरफ देखते हैं। तभी जो एम्परर वू होती है वो एम्परर यान की तरफ देखते हुए कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम क्या कह रहे हो, तुम ओरिजिन कॉन्टिनेंट को छोड़ना चाहते हो, लेकिन मैं अभी भी इस कॉन्टिनेंट के अंदर रहना चाहती हूँ। क्योंकि जो एम्परर वू थी इसकी थोड़ी सी फटती थी बाहर जाने से, क्योंकि इसको पता था कि अभी ये काफी ज्यादा प्रोटेक्शन के अंदर है। अगर ये ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर गई तो यहाँ पे जाके उसे किसी का भी प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाला, तो ये अभी पूरी तरीके से प्रिपेयर भी नहीं थी। वही दूसरी तरफ जो एम्परर यान थे वो ऑलरेडी खतरे को भाप चुके थे एंड वो जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहते थे। वन थॉट जो एम्परर जी होता है वो भी इस वक्त फिलहाल के लिए मना कर देता है, क्योंकि उन्हें भी इस वक्त ज्यादा जल्दी नहीं थी ओरिजिन कॉन्टिनेंट को छोड़ने के बारे में। एम्परर वू कहती है एम्परर यान से, मैंने सुना है कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर जो अल्टीमेट लाइफ फॉर्म्स है उनके अगर इवन वीकेस्ट के अंदर भी वीकेस्ट देखा जाए तो उनके भी वीकेस्ट लेवल के अंदर हमारा नंबर आएगा। तो इतना ज्यादा वीक लाइफ फॉर्म क्या वहाँ पे टिक पाएंगे? मुझे लगता है कि यहाँ पे हम लोगों को कुछ और मोर बिलियन एपॉक्स का टाइम बचा हुआ है, तो हमें थोड़ा टाइम वेट करना चाहिए, चीजों को कॉन्फ़िगर करना चाहिए और उसके बाद ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर जाना चाहिए। एम्परर यान और ज्यादा आगे आर्ग्यू नहीं करता। यान को लगा था कि वो काफी तक क्लोज है एम्परर जी है, तो शायद से वो उनके साथ जाना चाहेगा, बट एम्परर जी भी इस वक्त नहीं जाना चाहता था।
सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को एम्परर चू देखने के लिए मिलता है जो कि अभी भी हुआंग सिटी की तरफ देख रहा था। वो उस बड़े से इम्यून फरी पॉ की तरफ देख रहा था, यानी कि उस पंजे की तरफ। इसके अंदर से निकलने वाली जो फ्लक्चुएशंस थी वो इवन थंडर माउंटेन से भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। एम्परर चू मन ही मन कहता है, क्या सही में गैलेक्सी लॉर्ड? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। एम्परर चू जो थे वो मन ही मन समझ चुके थे, लेकिन फिर भी उनके लिए मानना काफी था मुश्किल हो रहा था कि जो लू फैंग है वही गैलेक्सी लॉर्ड है। फाइनली वो अपने इस कंफ्यूज माइंड के साथ और ज्यादा नहीं रह पाते एंड वो लू फैंग को डायरेक्टली मैसेज भिजवा देते हैं, लू फैंग क्या तुम ही गैलेक्सी लॉर्ड हो? तभी लू फैंग को ये मैसेज रिसीव हो जाता है। लू फैंग टेलीपैथी के थ्रू मैसेज वापस से रिसेंड कर देता है एंड कहता है, हाँ मास्टर, मैं ही गैलेक्सी लॉर्ड हूँ, मुझे माफ करना कि मैंने इतना टाइम तक आपसे ये चीज छुपा के रखी। चीज सुनते ही एम्परर चू का खून एकदम से उगलने लग जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुके थे। को भरोसा नहीं हो रहा था अपने कानों के ऊपर कि इवन थॉट जो एम्परर चू थे वो भी काफी ज्यादा लंबे टाइम से कल्टीवेट कर रहे थे। इवन रॉयल फैमिली के रिसोर्सेज को यूज करने के बाद भी वो आज तक इतना ज्यादा पावरफुल नहीं बन पाए। तो ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर वेंचर करना, इस चीज के बारे में तो अभी तक उन्होंने सोचा भी नहीं था। उनका जो डिसाइपल है वो गॉड किंग लेवल के अबव का है। ये चीज सुन के उनकी लिटरली होश उड़ चुके थे। उनको भरोसा नहीं हो रहा था, उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि उनके हाथों में लिटरली इस तरीके की अपॉर्चुनिटी लगी है। वो ऐसा लग रहा था कि पास्ट के अंदर पता नहीं उन्होंने क्या पुण्य किए होंगे कि लिटरली लू फैंग उनका डिसाइपल बना। तभी लू फैंग का वापस से एक मैसेज आता है, मास्टर मुझे माफ करना, मैं इस वक्त बाकी के 2 एंसेस्टर एंड बाकी के और पावर हाउसेस के साथ हूँ। एक बार मैं इन लोगों के साथ बातें सेटल कर लूँ, उसके बाद मैं आपके पास आके सारी की सारी चीज़ें रिपोर्ट कर दूंगा डिटेल के अंदर। एम्परर चू हंसते हैं एंड कहते हैं, अरे हाँ हाँ, तुम अपना काम कर सकते हो, मुझे माफ करना। हम लोगों को एम्परर मिंग भी देखने के लिए मिलता है। एम्परर मिंग देखा जाए तो काफी अकेले टाइप के पर्सन है, लेकिन ये बंदे के फेस के ऊपर भी इस वक्त स्माइल थी। जो बंदा था गाइस देखा जाए तो ये काफी ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है। ये हमेशा उन लोगों से काफी ज्यादा क्लोज रहता है इनके अंदर पोटेंशियल होता है, जो कि कमजोर से ताकतवर बने हुए रहता है। लोग बॉटम से राइज किए होते हैं। एम्परर मिंग को याद आता है कि एक बार उन्होंने लू फैंग की एक बार मदद की थी। लू फैंग को एक स्क्रोल गिफ्ट किया था जो कि कैलेमिटी बीच डायग्राम था। मे बी शायद से उस टाइम ये जो टेक्निक है, ये इनहेरिटेंस है, वो लू फैंग के काम आया हो। इस तरीके से एम्परर मिंग का एक एहसान हो गया लू फैंग के ऊपर। एम्परर मिंग मन ही मन कहता है कि सही में गैलेक्सी लॉर्ड ही लू फैंग है। इसके बाद वो स्माइल करता है एंड इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि एम्परर मिंग ने काफी सारे काउंटलेस जीनियसेस को देखा है जो कि एकदम बॉटम से राइज किया है। डेफिनेटली लू फैंग उन सब में सबसे ज्यादा जीनियस होगा। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को लू फैंग, वो 2 एंसेस्टर एम्परर क्वीन और ईस्टर्न एक्सट्रीम एंसेस्टर देखने के लिए मिलता है। ये आपस में अभी भी बात कर रहे थे। फ्लेम एंसेस्टर कहता है, लू फैंग, इवन आउटसाइड वर्ल्ड के अंदर अगर कंपैरिजन किया जाए तो बिलियंस ऑफ लाइफ फॉर्म और बिलियन ऑफ वर्ल्ड के अंदर अगर तुम्हारा कंपैरिजन किया जाए तो तुम स्टिल उन सब में भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट डेजलिंग वन रहोगे। तुम्हारी जो कल्टीवेशन स्पीड है वो ऑलरेडी उन सभी लोगों को भी सरपास कर चुकी है कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर भी लू फैंग को एक जीनियस की तरह देखा जाएगा। फिर लू फैंग स्माइल करता है एंड पूछता है, क्या वो सारे के सारे जीनियसेस अपने अपने सोर्स वर्ल्ड के बाहर लीप आउट कर पाए, यानी कि वो सारे के सारे लोग क्या अपने सोर्स वर्ल्ड के बाहर जा पाए? सेंटेंस के आते ही चारों तरफ पूरी तरीके से सन्नाटा सा छा जाता है। कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। ये इवन थॉट कोई बंदा कितना ही ज्यादा जीनियस क्यों ना हो, लेकिन ये चीज टोटली लक एंड फेथ के ऊपर डिपेंड करती है। कोई बंदा अपने केज के बाहर यानी कि सोर्स वर्ल्ड के बाहर पाव रख पाए या ना रख पाए। ये एक पॉइंट के ऊपर पहुंचने के बाद पूरी तरीके से अंधेरा होता है एंड जब तुम डार्कनेस के अंदर अपनी कॉम्प्रहेंशन करते हो तो वहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं होता, तुम्हें अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। ऐसी बात होती कि जैसे किसी मछली को एक ड्रैगन के अंदर अपना ब्रेक थ्रू करना हो एंड ड्रैगन के अंदर ब्रेक थ्रू करने के बाद केज को फाड़ के बाहर निकलना हो। एक्सट्रीम डोमेन एंसेस्टर कहता है, डिफिकल्ट, ये बहुत डिफिकल्ट है। तो हाई लेवल के हुनियान लाइफ फॉर्म्स होते हैं वो सही में काफी ज्यादा लेजेंडरी होता है। लू फैंग हंसते हुए कहता है, मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इवन थॉट अगर किसी के अंदर एक्सट्रीमली हाई टैलेंट भी हो तो क्या हो गया, इस चीज के ऊपर घमंड करके क्या ही होने वाला है। एंड सारी की सारी चीजें किस्मत के ऊपर डिपेंड करती है। एंसेस्टर कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से कल्टीवेट कर रहा हूँ एंड सेवरल एराज के अंदर कल्टीवेट करने के बाद भी मैं बस लेट स्टेज का गॉड एम्परर हूँ। थंडर एंसेस्टर कहता है, मैंने तो पाथ फाइंडर वाले पाथ को अबेंडन भी कर दिया यानी कि छोड़ दिया, क्योंकि इस बंदे से नहीं हो रहा था कि अंधेरे में जाके अपना खुद का रास्ता बने, इसलिए इसने हुनियान ब्लड लाइन को कल्टीवेट किया एंड आज ये हाफ हुनियान लेवल के ऊपर पहुंच पाया है। लेकिन थंडर एंसेस्टर कहता है, मेरे हिसाब से तुम हाफ हुनियान लेवल के ऊपर मेरे से ज्यादा स्मूथ तरीके से पहुंच जाओगे। वैंग कहता है कि जो पाथ ऑफ लाइफ है के अंदर हर एक कदम फूक फूक के रखना पड़ता है, काफी ज्यादा सेल्फ अवेयर रहना पड़ता है। भाई जो फ्लेम विंड एंसेस्टर होते हैं, जब वो लू फैंग की इन सारी बातों को सुनता है तो वो मन ही मन सोचता है कि लू फैंग ये इतना ज्यादा डेजलिंग टैलेंट है, उसके बाद भी ये इतना ज्यादा ग्राउंड टू अर्थ है, इसके अंदर बिल्कुल भी एरोगेंस नहीं है। इस तरीके के जो कल्टीवेटर्स होते हैं वो सही में काफी ज्यादा टेरिफाइंग होता है। इसके बाद जो फ्लेम विंड एंसेस्टर होता है वो लू फैंग की तरफ देखता है एंड कहता है, लोहे
मैंने कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन पढ़ी तुम्हारे बारे में एंड मुझे पता चला कि मेरे फ्लेम विंड एशियन किंगडम रॉयल फैमिली के अंदर एम्पर यान, एम्पर जी एंड एम्पर वू के साथ तुम्हारे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे। लू फेंग हा के अंदर मुंडी लाते हुए कहता है इन तीनों में से एम्पर वू के साथ सबसे ज्यादा गंदे वाले ग्रजेस थे, क्योंकि उसने एक दिन लू फेंग को थ्रेटन किया था कि वो उसे मार देगी एंड साथ ही साथ उसकी फैमिली एंड उसके डिसाइपल्स को भी मार देगी। फॉर्चुनेटली उस वक्त जो एम्पर चू थे उन्होंने लू फेंग की मदद की थी उसे ब्लॉक करने के लिए। विंड एंसेस्टर गुस्से में आके कहता है वो एम्पर वो इंडीड काफी ज्यादा वायलेंट एंड रूथलेस है। एक दिन उसकी काफी ज्यादा बुरी तरीके से फाइट हुई थी एम्पर चू के साथ एंड उस फाइट के अंदर वो एक बहुत भयानक ब्लडी लेक के अंदर गिर गई थी। जो ब्लडी रिवर थी ये काफी ज्यादा टॉक्सिक थी, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे भी उसे किसी तरीके का ट्रेजर मिल गया एंड वो वहाँ से जिंदा बच के बाहर आ गई। पर यांग फैंग कहता है तुम्हारे हिसाब से इसके साथ क्या करना चाहिए। नर एंसेस्टर कहता है इसमें पूछने वाली क्या बात है, तीनों को खत्म कर दो। आखिर इनकी हिम्मत कैसे हुई ब्रदर गैलेक्सी के साथ पंगा लेने की। मतलब देख रहे हो कि ये लोग कितना ज्यादा मस्का पॉलिश कर रहे हैं इस वक्त लू फेंग को। एक टाइम था जब ये लोग अपने एम्परर्स एंड मोनार्क्स के लिए लू फेंग के साथ लड़ाई किया करते थे, लेकिन आज ये खुशी खुशी उन लोगों को मारने के लिए तैयार हो चुके हैं जैसे कि उनकी कोई वैल्यू ही ना हो। फेंग कहता है एम्पर वू तो सही में मरना डिजर्व करती है। यही बात बाकी दोनों की उनको तभी जो लू फैंग, फ्लेम विंड एंसेस्टर, थंडर एंसेस्टर और ये सारे लोग जब बात कर ही रहते हैं अचानक से उनकी एक जगह पे नजर जाती है। वो लोग काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है जब वो टेलीपोर्टेशन पोर्टल की तरफ देखते हैं। हम लोग को थोड़ा सा फ्लैशबैक देखने के लिए मिलता है, लोग को एम्पर जी देखने के लिए मिलता है जो कि इस वक्त थोड़ा सा डरा हुआ था। वो मन ही मन कहता है जो एम्पर वू है वो सही में काफी ज्यादा एरोगेंट है और काफी ज्यादा मतलबी किस्म की औरत है। वो हमेशा कुछ न कुछ ऐसे काम करती रहती है जिससे इवन एंसेस्टर भी परेशान हो जाता है। देखा जाए तो एंसेस्टर इस बंदी को कुछ भी अटेंशन नहीं देते एंड इसके जो कॉन्फ्लिक्ट्स है लोहे के साथ वो सही में काफी ज्यादा इनसिग्निफिकेंट है। उसके बाद भी एम्पर वू समझने के लिए तैयार नहीं है। प्रभु ये चीज समझने के लिए तैयार नहीं है कि उन दो एंसेस्टर्स के लिए हम सभी लोग किसी एंट के बराबर में यानी कि चिड़ियों के बराबर में जिन्हें वो कभी भी मसल सकते हैं। पर जी इस वक्त काफी ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन स्टिल उसके मन के अंदर एक सेटिस्फेक्शन था कि उसने लू फेंग के साथ कोई भी ज्यादा बड़ी दुश्मनी नहीं की। दूसरी तरफ हम लोग को एम्पर यान देखने के लिए मिलता है जो कि ऑलरेडी टेलीपोर्टेशन पोर्टल की तरफ आगे बढ़ चुके थे। वो इस वक्त एक लाइट की बीम की तरफ काफी ज्यादा तेज से आगे बढ़ रहे थे। फाइनली वो लोग टियानजी रिलम के पास पहुंचता है। टियानजी रिलम के टेलीपोर्टेशन पोर्टल के ऊपर एम्पर फू बैठे रहते हैं एंड वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है यहाँ पे एम्पर युआन को देख के। एक्चुअल में ये जो एम्पर फू था ये काफी ज्यादा लंबे टाइम से यहाँ पे लू फेंग का इंतजार कर रहा था। सोच रहा था जब भी लू फेंग इस जगह से बाहर जा रहा होगा वो लू फेंग के साथ ज्वाइन हो जाएगा। बस उसने सोचा नहीं था कि यहाँ पे उसे एम्पर युआन देखने के लिए मिलेगा। एम्पर युआन एम्पर फू की तरफ देखता है एंड फिर कुछ नहीं कहता है एंड वो डायरेक्टली टेलीपोर्टेशन चैनल के अंदर चला जाता है। सीन वापस से करंट टाइम के अंदर शिफ्ट होता है एंड हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि पांचों का पांचों जो पावर हाउसेज होते हैं वो इसी चीज को नोटिस कर रहे होते हैं। नर एंसेस्टर हंसते हुए कहता है एम्पर युआन ये सही में कितना ही ज्यादा चालाक बंदा है। इसने पहले ही गैस कर लिया था कि इसके सर के ऊपर मौत के बादल मंडरा रहा है। इसने पहले ही कल्टी मार ली और ओरिजिन कॉन्टिनेंट को छोड़ दिया। ये बंदा सही में काफी ज्यादा चला गया। लू फेंग कहता है कि एम्पर जी और एम्पर वू ये दोनों ही बचे इस वक्त। एम्पर वू तो मरना डिजर्व करती है। रही बात एम्पर जी की तो उसके साथ मेरे कुछ बस छोटे मोटे माइनर कॉन्फ्लिक्ट्स है, तो बस उसे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर भी फेंक दिया जाए तो इतने भी मैं सेटिस्फाई हूँ। उसे जान से मारने की जरूरत नहीं है। चीज सुनने के बाद जो फ्लेम विंड एंसेस्टर होते हैं वो हंसने लग जाते हैं एंड कहते हैं ब्रदर लूए तुम तो काफी ज्यादा मर्सीफुल निकले, लेकिन स्टिल इन लोगों ने तुम्हें ऑफेंड किया है तो ये लोग मरना डिजर्व करते हैं। इसी के साथ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो फ्लेम विंड एंसेस्टर की कॉन्शियसनेस होती है वो डायरेक्टली जाती है इन दोनों के ऊपर टपकती है एंड इन दोनों का काम तमाम हो जाता है। चीज देख के डेफिनेटली लू फेंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि इन एंसेस्टर्स का जो काम करने का तरीका है वो काफी ज्यादा डिसीजिव टाइप का है। अगर इन्हें किसी को मारना हो तो ये सेकंड टाइम उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। हम लोग को एम्पर वू देखने के लिए मिलता है जिसके जितने भी अवतार थे वो सारे के सारे एक के बाद एक खत्म हो गए थे। इनविजिबल विंड आती जो कि उसके कॉन्शियसनेस को भी पूरी तरीके से खत्म कर रही थी। जब वो मर रही थी तो उसके दिमाग के अंदर कुछ ही थॉट्स आ रहे थे, बिल्कुल भी मरना नहीं चाहती थी। उस मोमेंट के ऊपर उसे रियलाइज हो रहा था एंसेस्टर ने अभी तक उसे टॉलरेट किया, उसके बिहेवियर को टॉलरेट किया, क्योंकि उन्हें लिटरली घंटा फर्क नहीं पड़ता था कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर क्या हो रहा है। जिस वक्त एम्पर वो मर रही थी तो उसे समझ आ चुका था कि इन सब चीजों के पीछे जरूर लू फेंग का हाथ होगा एंड उसे रियलाइज हो रहा था कि इस चीज के अलावा भी उसने काफी सारे पाप किए हैं। यानी कि लू फेंग को धमकी देना तो एक अलग बात है, लेकिन उससे पहले भी उसने काफी सारे पावरफुल गॉड किंग लेवल के वॉरियर्स की पूरी पूरी फैमिलीज को खत्म कर दिया है। इसके अंदर इवन गुजू एम्पर भी आता है। गुजू एम्पर के इवन फैमिली को भी इस बंदे ने मार दिया था एंड इसलिए गुजू एम्पर यांग फैंग एशियन नेशन के एम्परर्स के खिलाफ काफी ज्यादा हेटरेट रखते हैं। साथ ही साथ एम्पर वू को इस चीज का भी काफी ज्यादा रिग्रेट हो रहा था कि उसे पहले ही इस जगह से निकल जाना चाहिए था, उसे एम्पर यान के साथ निकल आना चाहिए था, लेकिन अभी ऑलरेडी काफी ज्यादा लेट हो चुका है। उसकी जो कॉन्शियसनेस होती है वो फाइनली पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। ये जो चीज होती है वो एम्पर जी को पता चल जाती है। वो कहता है पहले एम्पर युआन, फिर व्हाइट डीमन, उसके बाद लैंडाओ एंड अभी एम्पर वू, ये सब लोग क्यों मारे जा रहे हैं। इस वक्त एम्पर जी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अभी एक इनविजिबल विंड आती है जो कि इस बंदे के भी आर पार हो जाती है। ये कुल मिला के ये बंदा भी मर रहा था इस वक्त। समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों, उसने आखिर क्या उखाड़ा था। उसने तो लू फेंग के साथ कुछ किया भी नहीं था, ना उसके कोई ज्यादा बहुत बड़े पाप थे। एंसेस्टर्स क्या उन्होंने उसे मार दिया या इसके पीछे लू फेंग का हाथ है।
मन ही मन सोचता है उसने लू फैंग का कुछ ज्यादा बुरा तो किया नहीं था, ना लू फैंग के साथ उसके कोई ग्रजेस थे। लू फैंग इतना ज्यादा रूटलेस कब से हो गया कि उसने उसे मार दिया। उसे काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था भरोसा करना कि उसे क्यों मारा जा रहा है। एट द एंड उसे हमेशा से ऐसा लग रहा था कि वो काफी ज्यादा सेफर साइड के अंदर है इन सभी लोगों के अंडर। स्टिल एट द एंड ये बंदा भी पीसा गया। गाइस जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इसके अंदर लू फैंग का कोई भी हाथ नहीं है। लू फैंग ने तो इस बंदे को बख्श दिया था, लेकिन जो एंसेस्टर ही है वही शायद से इस बंदे को नहीं बख्शना चाहते थे। एट द एंड इस बंदे का भी यहीं पे अंत हो जाता है। इसी चीज से पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर एक नया रूल सेट हो जाता है कुछ भी करने का, लेकिन लू फैंग भाई के ईगो को हर्ट नहीं करने का। क्योंकि अगर उनके ईगो को हर्ट हुआ, उनके बनाए रूल्स को कोई भी अगर थोड़ा सा भी उंगली करने की कोशिश करता है, फिर चाहे वो एम्परर हो या मोनार्क, उसकी जान को बख्शा नहीं जाएगा। सभी लोग अभी लू फैंग से काफी ज्यादा डरने लग गए थे। सारे एम्परर्स एंड मोनार्क्स के मरने के बाद एक प्राइम एग्जाम्पल सेट हो चुका था ओरिजिन कॉन्टिनेंट के ऊपर। पापी लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के ऊपर। वही जब लू फैंग इन दोनों को मरते हुए देखता है तो वो डेफिनेटली एम्परर जिंग को तो मरते हुए नहीं देखना चाहता था, बट स्टिल वो कुछ नहीं कर सकता था। अभी जो एम्परर क्वीन होता है वो लू फैंग से कहता है, बेहतर लू है, इस बार जो तुमने अवतार इस्तेमाल किया है वो लिटरली काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहा है। क्या ये तुम्हारी सीक्रेट टेक्निक है? क्या तुम जिस सीक्रेट टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहे थे उसके अंदर तुम सक्सीड हो गए? लू फैंग हाँ के अंदर मुंडी हिला देता है, कहता है मैंने फाइनली उस सीक्रेट टेक्निक को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया है। सुनते ही एम्परर क्वीन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं एंड फिर वो कहता है इसका मतलब क्या तुम ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर वेंचर करने के लिए तैयार हो? आखिर एम्परर क्वीन इस दिन का काफी ज्यादा लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे। लू फैंग हाँ के अंदर मुंडी हिला देता है, लेकिन फिर वो कहता है लेकिन मुझे कुछ मैटर्स को सेटल डाउन करना है ओरिजिन कॉन्टिनेंट के ऊपर, तो कुछ एपॉक्स और लग जाएंगे। गाइस इस लेवल के बींग्स के लिए जो एपॉक्स है ये कुछ दिनों के बराबर में ही है। एम्परर क्वीन काफी ज्यादा पेशेंट थे, वो हंसते हुए कहते हैं अरे अरे तुम अपना टाइम ले सकते हो आराम से। वही लू फैंग के अलावा बाकी के जो 4 लोग हैं वो मेनली बाहर के ओरिजिन वर्ल्ड के अंदर ही फोकस करते थे घूमने फिरने के लिए, क्योंकि उनके लिए वो ऑलरेडी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के पीक के ऊपर पहुंच चुके थे। लू फैंग के लिए अभी भी कुछ काम बचे थे जो कि उसे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर निपटाने थे। वही सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को हुआंग सिटी देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर जो काउंटलेस प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो इस वक्त काफी ज्यादा शॉक के अंदर होता है। वो इस वक्त एक जिंजेटिक पॉ को देख सकते थे, यानी कि एक मंजे को जिसने पूरी की पूरे एंटायर सिटी को उठा के रखा था हवा के अंदर। एंड ये जो पॉ था ये कुछ 5 माउंटेन्स की तरह दिख रहा था, यानी कि वो उंगलियां 5 माउंटेन्स की तरह दिख रही थी। तो समझ नहीं आ रहा था कि जो उनकी हुआंग सिटी वो हवा के अंदर क्यों उड़ रही है। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को डाओ सेक का हेडक्वार्टर देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर सारे के सारे हाई रैंकिंग के मेंबर्स गैदर हुए थे। वही लीडर सीट के ऊपर हम लोग को लू फैंग देखने के लिए मिल सकता था। लू फैंग के साइड के अंदर था मोरूशा, यहाँ पे मोयो किंग यांग, जिन यू एंड बाकी सारे लोग भी देखने के लिए मिल सकते थे। लू फैंग कहता है आज मुझे कुछ अनाउंसमेंट्स करनी है तुम सभी लोगों के लिए। सबसे पहली अनाउंसमेंट, ये जो बड़ा सा पंजा है जो कि तुम लोगों को नजर आ रहा है ये मेरा ही ट्रेजर है। इस ट्रेजर को इसलिए बनाया गया है ताकि ये हमारी हुआंग सिटी को एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ सेपरेट कर सके। इसके अंदर इवन कॉज एंड इफेक्ट भी आइसोलेट है, इवन अल्टीमेट गॉड किंग लेवल के वॉरियर्स भी स्पाई नहीं कर सकते इस वक्त। ये चीज सुन के सारे जो हाई रैंकिंग मेंबर्स होते हैं दाओ सेक के वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि वो अवेयर थे कि इस वक्त लू फैंग किस तरीके के वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा है। हाई रैंकिंग के गॉड किंग लेवल के वॉरियर, यानी कि अल्टीमेट गॉड किंग लेवल के वॉरियर, यानी कि एंसेस्टर्स, वो भी ताक झाक नहीं कर सकते इस वक्त लू फैंग के इस ट्रेजर के अंदर। चीजें सुनने के बाद उन लोगों को अपने कानों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। उनको समझ नहीं आ रहा था ये स्टेटमेंट इतनी ज्यादा टेरिफाइंग क्यों लग रही है। इसके बाद लू फैंग सेकंड अनाउंसमेंट करता है एंड कहता है दूसरा अनाउंसमेंट, ये जो एल्डर लूस है वो एक्चुअल में एक पीक लेवल का वर्ल्ड बीस्ट है, इसके अंदर एक अल्टीमेट गॉड किंग लेवल की स्ट्रेंथ है। ये चीज सुन के जितने भी डिसाइपल होते हैं वो सारे के सारे काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, खास करके मोयो, क्विंग यांग, लू फैंग के बाकी के रजिस्टर्ड डिसाइपल जो कि मोरूशा को अपना सेकंड मास्टर मानते थे। मोयो किंग यांग को तो भरोसा नहीं हो रहा था कि जो उसके मास्टर है, उसके सेकंड मास्टर वो एक वर्ल्ड बीस्ट है। बिकॉज मोयो किंग यांग ने कभी भी मोरूशा को अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा, हमेशा से काफी ज्यादा आलसी बना रहता था एंड हमेशा से काफी ज्यादा मजाक मस्ती करते रहता था। कल्टीवेशन से तो उसका दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं था। तभी उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसको पढ़ाने वाला जो बंदा था वो एक्चुअल में एक अल्टीमेट लेवल का गॉड किंग लेवल का वॉरियर है। उसके बाद भी वो इतना ज्यादा कमजोर रह गया, लिटरली अपने ऊपर शर्म आ रही थी। जो मोरूशा होता है वो मोयो की तरफ देखता है, जो वही व्हाइट टाइगर है यानी कि क्विंग यांग का फादर की तरफ देखते हुए कहता है फाइनली मैं मोरूशा, मैं अपनी पूरी फुल स्ट्रेंथ को दर्शा सकता हूँ अभी। वही लू फैंग कहता है तीसरा अनाउंसमेंट, अपनी खुद की एक दूसरी आइडेंटिटी भी है, मैं ही गैलेक्सी लॉर्ड हूँ। फाइनली इस तीसरे अनाउंसमेंट के बाद तो सभी लोगों के कानों से खून आ चुका था, यानी कि इस वक्त तक लू फैंग ने कुछ ऐसी बातें कह दी थी जिसे ये लोग भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे बस युआन जो था वही सबसे ज्यादा काम था, युआन यानी कि टीचर ओरिजिन, क्योंकि वो ऑलरेडी लू फैंग के बारे में सब कुछ जानते थे। लेकिन बाकी के सारे जो एल्डर्स एंड डिसाइपल होते हैं वो अभी भी शॉक के अंदर थे। मतलब वो बंदा जिसने सेवरल एम्पर्स एंड मोनार्क्स को मरवा दिया,
जिसे सब लोग गैलेक्सी लॉर्ड समझते थे। गैलेक्सी लॉर्ड एक्चुअल में इनका मास्टर है, यानी कि लू फैंग। ये चीज सुनने के बाद इवन क्योंग के भी पाव के नीचे से जमीन खिसक गई थी। भरोसा नहीं हो रहा था कि लिटरली पूरी के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के पीक के ऊपर जो बंदा खड़ा है वो उस बंदे का डिसाइपल है। इसके बाद ये मीटिंग खत्म होती है एंड हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि पहले गैलेक्सी डिवाइन किंगडम एंड जो दावे सैक की टेरिटरी थी, ये दोनों की दोनों अलग अलग टेरिटरीज थी। अभी क्योंकि ये चीज पूरी तरीके से प्रूव हो चुकी है, यानी कि ये चीज पब्लिकली हो चुकी है कि जो गैलेक्सी डिवाइन किंगडम है उसका जो लॉर्ड है एंड जो दावे सैक का लॉर्ड है वो दोनों एक ही पर्सन है। फाइनली इन दोनों टेरिटरीज को मर्ज कर दिया गया है। इन दोनों टेरिटरीज को मर्ज करके कुल मिला के 1019 चॉ स्टेट हो चुके हैं जो कि लू फैंग के अंडर आते हैं। इस वक्त जो लू फैंग है वो आराम से उन दो एंसेस्टर्स को राइवल कर पा रहा है। छोटी सी स्मॉल गैलेक्सी डिवाइन किंगडम थी वो लिटरली काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। लू फैंग के जो आसपास की कुछ 155 चॉस टेरिटरीज थी कि बाकी के लॉर्ड्स की थी, अभी लू फैंग के सामने इस वक्त सबमिट कर दिया था। इतने ज्यादा बड़े बड़े ग्रुप्स के सामने ये लोग क्या ही उखाड़ लेंगे। इससे अच्छा इनके लिए यही ज्यादा बेटर था कि लू फैंग के साथ मिलकर काम करे। वैसे भी लू फैंग का राइजिंग टैलेंट एंड पोटेंशियल इन सभी लोगों को शॉक कर चुका था। कुछ ही टाइम के अंदर जो दावे सैक था वो भी ऑलरेडी पूरी की पूरी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर नंबर 1 बनने वाला था। तो उन दो एशियन कंट्रीज की बात की जाए तो उनकी जो रॉयल यानी कि जो उनकी कोर स्ट्रेंथ है वो उनकी रॉयल फैमिलीज है। लेकिन गैलेक्सी डिवाइन किंगडम के अंदर लू फैंग ने अपना फोकस अपने डिसाइपल्स को नर्चर करने में लगाया है। तो इस हिसाब से जब फ्यूचर के अंदर लू फैंग के सारे डिसाइपल ग्रो करेंगे तो डेफिनेटली उनका जो नंबर होगा वो उन दो रॉयल किंगडम से काफी ज्यादा होगा। मिला के फ्यूचर का जो दावे सेक्ट होगा वो काफी ज्यादा पावरफुल होगा। लू फैंग ने ये भी कह दिया था कि ये जो भी इन्फॉर्मेशन लू फैंग ने शेयर की है दावे सेक्ट के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन वो लोग फैला सकते हैं। लू फैंग को इस चीज से कोई भी दिक्कत नहीं है। वही लू फैंग के जाने के बाद जो मेन दावे सेक का हॉल था, मेन हॉल के अंदर बस मोरुशा बचा था। मोयो किंग यांग होता है वो मोरुशा के पास आता है एंड कहता है सेकंड मास्टर क्या आपका नाम मोरुशा है? मोरुशा हंसते हुए कहता है अरे हाँ, लूसा एंड मोरुशा ये दोनों के दोनों मेरे ही नाम है एंड मेरी जो असली आइडेंटिटी है वो एक वर्ल्ड बीस्ट है। मैंने ये चीज सीक्रेट रखी। तभी जो मोयो होता है वो किंग यांग से गुस्से में कहता है तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। एक वर्ल्ड बीस्ट तुम्हें खुद पढ़ा रहा है तो उसके बाद भी तुम्हें कल्टीवेशन करने के लिए इतनी ज्यादा दिक्कत आ रही है, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। मोयो एंड किंग यांग को अभी समझ आ रहा था कि उन्होंने कितनी ज्यादा बड़ा हाथ मार लिया है, यानी कि उनके हाथों के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज है वो किसी लेवल की है। लिटरली उनको सिखाने वाले जो लोग हैं, यानी कि उनका जो फर्स्ट मास्टर है वो लू फैंग है एंड सेकंड मास्टर एक पीक लेवल का वर्ल्ड बीस्ट। ये दोनों के दोनों ही इन दोनों को काफी ज्यादा वैल्यू करते थे। शामुई किंग यांग की तरफ देखता है एंड कहता है कि तुम्हें अपने फादर से थैंक्स कहना चाहिए क्योंकि जब मैं अपने मास्टर के साथ रिकॉग्निशन पोर्टल के थ्रू इस जगह पे आया था ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर, तुम्हारे फादर वो पहले इंसान थे जो कि हमें मिले थे। तभी तुम्हारे फादर के भाग्य खुल गए थे, यानी कि उनकी किस्मत खुल गई थी। एंड लू फैंग ने मोयो के 3 बच्चों के अंदर से मोयो को अपना मेन डिसाइपल बनाया था। बाकी के 2 भाई तो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, ये आपको ऑलरेडी पता ही होगा। उसके बाद जो लू फैंग होता है वो चू कैपिटल के अंदर आता है, एम्परर चू से मिलता है, एम्परर चू को वो अपना मास्टर बनाता है एंड फिर 1500 एपेक्स के अंदर ही वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट के पीक हाइट्स को टच कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को एम्परर चू देखने के लिए मिलता है जो अभी भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। उन्होंने फिलहाल के लिए सारी की सारी मीटिंग्स को कैंसिल कर दिया था। काफ़ी सारे लोग एम्परर चू से मिलना चाहते थे, वो उनसे रिलेशनशिप्स को एस्टेब्लाइज करना चाहते थे। कि जब सभी लोगों को पता चला था कि एम्परर चू लू फैंग के मास्टर है तो इसके बाद सभी लोग लू फैंग से डेफिनेटली मतलब रिलेशनशिप तो बनाना ही चाहेंगे। एम्परर चू ने सभी लोगों से मिलने के लिए तुरंत मना कर दिया था। तभी एम्परर चू के मेन हॉल के अंदर उनकी वाइफ और उनके 3 बच्चे आते हैं। देखा जाए तो एम्परर चू इनसे भी नहीं मिलना चाहते थे, लेकिन ये लोग आ गए थे जबरदस्ती। लोग भागते हुए आते हैं एंड कहते हैं फादर क्या आपने अंकल से कांटेक्ट किया? क्या ये जो बात फैल रही है क्या ये सच है? जो अंकल है वो गैलेक्सी लॉर्ड है। जो उनके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है हमारा मुंह बंद रखो। इवन थॉट अगर तुम्हारे अंकल जो है वो गैलेक्सी लॉर्ड है भी तो क्या, अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो उनसे पहले मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। यानी कि जो एम्परर चू थे वो काफी अच्छी तरीके से जानते थे उनके जो बच्चे है वो काफी ज्यादा बिगड़े हुए हैं। एंड जब लू फैंग की आइडेंटिटी पब्लिकली नहीं हुई थी उससे पहले ये लोग काफी ज्यादा अकड़ के अंदर रहते थे, रॉयल फैमिली का हिस्सा है। एंड अभी जब इन लोगों को पता चला कि उनके जो फादर का जो डिसाइपल है वो लिटरली ओरिजिन कॉन्टिनेंट के पीक लेवल का पावर हाउस है, इसके बाद ये और ज्यादा एरोगेंट बन जाएंगे। डेफिनेटली इनके एरोगेंस के कारण जो एम्परर चू थे वो लू फैंग के साथ अपने रिलेशनशिप बिगाड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए वो गुस्से में कहता है अगर तुमने कोई भी फ्यूचर के अंदर प्रॉब्लम कॉज की तो उनसे पहले मैं तुमसे निपटूंगा, क्योंकि जो लो है उसे बुराई से सख्त नफरत है। अगर उसे तुमसे कोई भी दिक्कत हुई तो सबसे पहले मैं तुमसे संबंध तोड़ दूंगा। जो एम्परर चू की वाइफ भी होती है वो भी गुस्से में कहती है हमें अपने फादर की बात माननी पड़ेगी। यानी कि कुल मिला के उनकी वाइफ का भी सीना इस वक्त चौड़ा हो चुका था। उसके जो 3 बेटे होते हैं वो सर झुकाते हुए कहते हैं फादर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम समझते हैं, हम कोई भी उल्टा सीधा काम नहीं करने वाले। तो एम्परर चू काफी ज्यादा हेल्पलेस सा फील कर रहे थे। रॉयल फैमिली के अंदर अगर देखा जाए तो उनका टैलेंट काफी अच्छा था, लेकिन उनके बच्चों का टैलेंट काफी ज्यादा मेडिकोर टाइप का था। फ्लेम विंड किंगडम के अंदर डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा तो आगे नहीं जाने वाले थे। फर्स्ट रैंक मार्किसेस के अंदर भी उनकी जो रैंक थी वो इतनी ज्यादा हाई नहीं थी।
भाई मुझे माफ करना, अभी तक ये जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है ये चूयू के बारे में दी है। गाइस चूयू वो इंसान है जो कि लू फैंग का दोस्त है, कि यांग फैंग एशियन किंगडम से बिलोंग करता था एंड इसी के साथ लू फैंग ने गेस्ट ऑफिशियल को ज्वाइन किया था। इसके नाम के बीच में एंड मैं एम्परर चू के नाम के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। अभी तक ये जितनी भी बातें की थी ये चूयू के बारे में की थी। इस वक्त जो चूयू का स्टेटस है वो डेफिनेटली काफी ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि उसके लू फैंग के साथ काफी अच्छे खासे कनेक्शन थे एंड उसी के कारण लू फैंग यांग फैंग एशियन किंगडम के अंदर आया था। लू फैंग चूयू का सबसे पहला गेस्ट ऑफिशियल था जिसे उसने रिक्रूट करवाया था। ये जो चूयू था ये इस वक्त काफी ज्यादा सावधान हो चुका था उसकी बीवी या फिर उसके बच्चे से कोई गलती ना हो जिसके कारण उसकी रिलेशनशिप खराब हो लू फैंग के साथ। इस सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को एम्परर चू यिंग देखने के लिए मिलता है। ये भी एक मार्किस है एंड इसने एक गेस्ट ऑफिशियल की पोस्ट दी थी लू फैंग को, आपको याद होगा, जो कि लू फैंग ने टीचर ओरिजिन के लिए ली थी। इस वक्त ये जो बंदा होता है ये काफी ज्यादा कैजुअली बैठा रहता है एंड बैठ के दारू वारू पी रहा होता है। इस वक्त काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि इसने जो एहसान लू फैंग के ऊपर किया था उसकी बस कुछ एपॉक्स के अंदर ही वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसे भरोसा नहीं हो रहा था, लगा तो था कि फ्यूचर के अंदर लू फैंग उसके काफी ज्यादा काम आ सकता है। उसने सोचा नहीं था कि लू फैंग पीक लेवल का पावर हाउस बन जाएगा। इस वक्त उसका जो वो फेवर है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन अभी भी ये बंदा काफी ज्यादा पेशेंट था। ये कहता है अगर मैं थोड़ा सा और इंतजार करूं मे भी हो सकता है कि ये जो मेरा फेवर है जो 10 से 100 गुना हुआ है ये 100 से 1000 गुना हो जाए, इवन 1 लाख गुना हो जाए, क्योंकि लू फैंग के अंदर इस बंदे को एंडलेस पोटेंशियल नजर आ रहा था। जितना ज्यादा तेजी से लू फैंग ग्रो करेगा उतना ही ज्यादा उसका जो फेवर है वो और ज्यादा बड़ा होता जाएगा। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को गॉड किंग्स देखने के लिए मिलते हैं यूगो के एंड इसके अंदर कुछ मेंबर्स भी होते हैं रिकॉग्निशन पवेलियन के। सारे के सारे इस वक्त परेशान हो रहे होते हैं। गॉड किंग फैंग जैंग होती है वो इस वक्त गुस्से में कह रही होती है वो जैंग यूंगे वो एक नंबर की उल्लू की पट्टी, क्या उसके अंदर कोई दिमाग भी है? उसने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने हाथों से अंदर जाने दी। तो मोयो किंग यांग के दोनों मास्टर है वो गैलेक्सी लॉर्ड और पीक वर्ल्ड बीस्ट है, फिर वो इतनी ज्यादा बड़ी गलती कैसे कर सकती है? आप लोगों को याद होगा ये जो जैंग यूंग है मोयो किंग यांग की वाइफ थी, उसने मोयो किंग यांग के साथ ब्रेकअप कर लिया था। अभी जिस क्लैन के अंदर थी क्लैन के जो हायर ऑफिशियल्स थे उन सभी लोगों ने इस बंदी को लिटरली अपने क्लैन से भगा दिया था, इसके फादर को एंड सभी लोगों को भगा दिया था, क्योंकि लिटरली सभी लोगों को इसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जैंग यूंगे की जितनी भी ब्रांच थी यानी कि उसके पूरे क्लैन को एक्सपेल कर दिया था फैमिली के नाम के अंदर से। वही जो जैंग यूंगे के फादर थे वो कहते हैं होंगे हमें फैमिली के अंदर से एक्सपेल्ड कर दिया गया यानी कि बाहर निकाल दिया गया है। सच्ची बोलो तो मुझे इस बंदी के लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा है, क्योंकि मोयो किंग यांग से ब्रेकअप करने के बाद इसे काफी कुछ सफर करना पड़ा है। लेकिन गाइस देखी जाए तो इसकी गलती बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, बस अपने कल्टीवेशन के ऊपर फोकस करना चाहती थी जिसके कारण ये मोयो किंग यांग को टाइम नहीं दे पाई। एट द एंड इन लोगों के कुछ इंटरनल डिस्प्यूट्स हो गए यानी कि कुछ छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हो गए और एट द एंड ब्रेकअप हो गया। बट स्टिल एट द एंड ये बंदी ये सब तो डिजर्व नहीं करती थी। जब से इसका ब्रेकअप मोयो किंग यांग के साथ हुआ है तब से इसके लाइफ के अंदर बस डाउनफॉल ही डाउनफॉल हो रहा है। मैंने कही मैं मन ये चीज चाहता हूँ कि जो मोयो किंग यांग है वो जैंग यूंगे को अपनी वाइफ वापिस से कंसिडर कर ले। आप में से कितने लोग इस चीज के बारे में सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जब जैंग यूंगे को पता चलता है कि मोयो किंग यांग का जो सेकंड मास्टर है वो एक्चुअल में गॉड किंग लू सा एक पीक लेवल का सेक्टर बीस्ट है एंड उसका फर्स्ट मास्टर यानी कि लू फैंग वो गैलेक्सी लॉर्ड है, तो वो भी काफी ज्यादा शॉक होती है एंड उसे अपनी फूटी किस्मत के ऊपर लिटरली बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन अभी क्योंकि कुछ हो नहीं सकता था तो उसके फादर कहते हैं मैं हमारे फैमिली के जितने भी थाउजेंड्स ऑफ फैमिली मेंबर है या फिर बाकी के जितने भी लोग हैं उन्हें लेके माइग्रेट कर रहा हूँ और बचे हुए जितने भी डिसाइपल है गॉड किंग लेवल के उन्हें तुम संभालो। ऐसे भी मेरे हिसाब से शायद से तुम्हारे क्योंकि मोयो किंग यांग के साथ पास्ट के अंदर रिलेशनशिप थे इसलिए इवन थॉट तुम लोग आपस में सेपरेट हो चुके हो, तो कोई एशियंट बीइंग अगर तुमसे पंगा लेना भी चाहे तो शायद से वो 2 बार सोचेगा तुम्हारे पास्ट रिलेशनशिप के कारण। जैंग यूंगे हाँ के अंदर मुंडी हिला देती है बट स्टिल उसका काफी ज्यादा सर दर्द हो रहा था, उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। यूंगे के सामने उसकी पूरी की पूरी दुनिया ऐसी टूट रही थी ऐसे बिगड़ रही थी कि उसे भरोसा नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सपना देख रही हो। थॉट मोरुशा एक टाइम में जैंग यूंगे का भी टीचर था, वो लू फैंग से भी एक बार मिली थी। उस टाइम उसे उन लोगों के अंदर कुछ भी ऐसा कुछ स्पेशल रियलाइज नहीं हुआ था। गाइस इस जगह के ऊपर चैप्टर 70 भी खत्म होता है एंड आप लोग लकी हो कि आज ही आप लोगों को आज का जो लेटेस्ट चैप्टर है यानी कि 271 भी आज ही मिल जाएगा। ये सब हो रहा है इस वजह से क्योंकि मेरी आगे की रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई थी एंड मैं वापस से पूरा का पूरा री रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसी वक्त ये जो चैप्टर है ये भी अपलोड हो गया, तो मैं किसी भी चैप्टर को छोड़ना नहीं चाहता, तो आज का जो 271 चैप्टर है ये भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चैप्टर की स्टार्टिंग के अंदर हम लोग को लू फैंग देखने के लिए मिलता है जो कि घास के ऊपर क्रॉस लेग करके बैठा रहता है एंड उसका जो पाथ ऑफ लाइफ होता है वो ऑलरेडी अल्टीमेट स्टेज तक पहुंच चुका था एंड उसका जो पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन था वो अभी भी कहीं पे लैग कर रहा था। ओनियन बायोलॉजिकल मटेरियल की मदद से उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंटली इनहेंस हुई थी। लेकिन ये सारे के सारे जो मटेरियल्स थे वो जनरली पाथ ऑफ लाइफ की तरफ फोकस करते थे। उसकी जो पाथ ऑफ लाइफ थी वो काफी ज्यादा स्मूथली आगे बढ़ रही थी, लेकिन पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन के अंदर अभी भी उसे दिक्कत आ रही थी। इन्फिनाइट स्पेस के अंदर जाता है जहाँ पे उसे एक परफेक्ट लेवल का इनहेरिटेंस देखने के लिए मिलता है। इस इनहेरिटेंस को देख के लू फैंग को काफी ज्यादा चुल मचती है। ये जो इनहेरिटेंस था ये डिस्ट्रक्शन ओरिजिन से बिलोंग करता था। मैं जानना चाहता था कि ये जो सो कॉल्ड परफेक्ट इनहेरिटेंस है इसे परफेक्ट इनहेरिटेंस क्यों कहा जाता है, यानी कि इसके अंदर ऐसी क्या खास बात है
जिसकी वजह से इसे परफेक्ट इनहेरिटेंस कहा जाता है। जो इनहेरिटेंस था इसका नाम था एक्सटेंशन 9 रिलम। इसका जो फर्स्ट रिलम है उसकी कॉस्ट लगभग 100,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स के आसपास थी। भले यहाँ पे 100 रिवॉर्ड पॉइंट्स लिखा है, ये गलत है मेरे ख्याल से। इसकी जो कीमत है वो 1 लाख रिवॉर्ड पॉइंट्स के आसपास, यानी कि 100,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स। एंड जो उसका सेकंड और थर्ड रिलम है, लेने के लिए 100 ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रिवॉर्ड पॉइंट्स की जरूरत है। मैं मनी मन सोचता है इसे लेने के लिए बस मुझे 100 रिवॉर्ड पॉइंट्स चाहिए, तो मैं फर्स्ट रिलम को ले लेता हूँ एंड फिर देखता हूँ कि आखिर ये चीज है क्या एंड ये कितनी ज्यादा पावरफुल है। लू फेंग तुरंत इस चीज को एक्सचेंज कर लेता है एंड इस चीज को एक्सचेंज करती लू फेंग के जो रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं। एंड अभी कुल मिला के लू फेंग के पास थे 64,093 रिवॉर्ड पॉइंट। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स है, लेकिन शायद से यहाँ पे कुछ मिस इम्प्रिंट हुआ है, तो छोड़ो। इसी के साथ लू फेंग के दिमाग के अंदर काफी ज्यादा लार्ज इन्फॉर्मेशन एकदम से आ जाती है इस इनहेरिटेंस के बारे में। जो 9 एक्सटेंशन रिलम था, इसका जो फर्स्ट रिलम था, इसी के अंदर जो डिस्ट्रक्शन डाओ के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो एकदम दिमाग फाड़ने वाली इन्फॉर्मेशन थी। टिंग के अंदर ही लू फेंग को काफी सारी वार्निंग्स रिसीव होना स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि जिनकी भी जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो गॉड किंग लेवल के नीचे है, इस इनहेरिटेंस से दूर ही रहना है। क्योंकि अगर वो इस इनहेरिटेंस को फिर भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं तो उनकी जो विल है, उनका जो गेट डिस्ट्रक्शन डाव है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो सकता है। दूसरी वार्निंग ये थी कि इवन थॉट अगर तुम्हारी जो विल है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल भी है, वो गॉड किंग लेवल को ऑलरेडी सरपास कर चुकी है, के बाद भी इस चीज की कोई गारंटी नहीं कि तुम पागल नहीं होंगे। कि इस चीज को प्रैक्टिस करते हुए काफी सारे प्रैक्टिशनर्स ऑलरेडी पागल हो चुके हैं, क्योंकि इस इनहेरिटेंस की जो डिस्ट्रक्टिव मेमोरीज है वो काफी ज्यादा लीथल है। एंड अगर प्रैक्टिशनर इस चीज को स्मूथली कल्टीवेट कर भी पा रहे हो तो वो आराम आराम से ही कल्टीवेट करे, इसके अंदर कोई भी हड़बड़ी ना करे। लू फेंग डिटेल मेथड्स को समझता है एंड आराम आराम से आगे बढ़ता है। जब लू फेंग उन सारी की सारी डिस्ट्रक्टिव मेमोरीज को देखता है तो इवन थॉट वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। कभी भी नहीं सोचा था कि ये जो डिस्ट्रक्शन डाव है इसके अंदर सही में इतनी ज्यादा पावरफुल इम्प्रिंटेड डिस्ट्रक्टिव मेमोरीज होगी। लू फेंग केयरफुली स्टडी करता है डिटेल कल्टीवेशन कंटेंट को फर्स्ट रिलम के अंदर काफी सारे अलग अलग मेथड्स थे, जिसके अंदर एक मेथड टेम्परिंग ऑफ हार्ट भी था, जिसे ऑलरेडी लू फेंग फॉलो करता है। लू फेंग इन सब चीजों को समझ ही रहा था, तभी अचानक से लू फेंग को एक आवाज सुनाई देती है एंड ये आवाज उसके काफी ज्यादा क्लोज से आई थी। ये चीज देख के लू फेंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि इस वक्त ऑलरेडी लू फेंग इतना पावरफुल हो चुका है, दूर दूर तक भी अगर लू फेंग के कोई कदम रखता है तो लू फेंग उस बंदे को आराम से सेंस कर सकता है। लेकिन ये जो ओल्ड मैन था कि बस उससे 10 फुट दूर था, उसको लू फेंग सेंस नहीं कर पाया एंड ये लू फेंग के सारे फॉर्मेशंस एंड बैरियर्स को ब्रेक करके उसके सामने आ गया। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? लू फेंग काफी ज्यादा शॉक था इस वक्त। वो जो फिगर होता है वो लू फेंग के सामने आता है एंड कहता है, मेरा नाम युआन है, मैंने इस स्पेस को क्रिएट किया है। ये सुनते ही जो लू फेंग होता है वो तुरंत अपनी गर्दन झुका देता है, क्योंकि यहाँ पे लेजेंडरी युआन खड़ा था उसके सामने। उसने ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर उन 2 ट्रेजर लैंड्स को छोड़ा है। युआन कहता है कि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा करेज है कि तुमने एक्सटेंशन 9 रिलम को एक्सचेंज किया। जो इनहेरिटेंस है इसे कोई भी बंदा ले सकता है, यानी कि इसके जो फर्स्ट 5 रिलम्स है वो ओपनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन उसके जो आगे के रिलम्स है वो अभी तक नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं, इवन काफी सारे काउंटलेस लोगों ने इस इनहेरिटेंस को लिया है, लेकिन आज तक कोई भी बंदा गॉड एम्परर के 4th रिलम को क्रॉस नहीं कर पाया है। यानी कि एक तरीके से जो हमारे थंडर एंसेस्टर है उनसे आगे कोई नहीं निकल पाया। ज्यादातर लोग पूरी तरीके से पागल हो गए। टॉट इस इनहेरिटेंस को मेरे दोस्त ने बनाया था, जिसने 9 रिलम्स को पूरी तरीके से मास्टर किया था, लेकिन फाइनल स्टेज के ऊपर वो बंदा खुद भी पूरी तरीके से पागल हो गया। वो एक वर्ल्ड क्लास का हुनियान लाइफ फॉर्म था। जो इनहेरिटेंस है ये इतना तो सूटेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए। तुमसे यहाँ पे मिलने के लिए आया क्योंकि मैं हर एक अल्टीमेट रिलम के बीइंग से मिलना चाहता हूँ। तुमसे मिलके मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि तुम्हारे पास एक 9 लेयर का स्मॉल टावर है, जिसे शायद से तुम स्टार टावर कहते हो। ये चीज सुन के लू फेंग काफी ज्यादा शॉक था। मन कहता है, उस स्टार टावर को मैंने ही बनाया है। बहुत पुरानी बात है, जब काफी सारे फोर्सेस मिलके एक हुनियान एंसेस्टर को मार रहे थे। हमने जैसे तैसे करके हुनियान एंसेस्टर को मार तो दिया, लेकिन उनकी जो पूरी की पूरी बॉडी है वो कुल मिला के 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड हुई थी। वैसे तो बॉडी काफी ज्यादा बड़ी थी, लेकिन उनके बॉडी के अंदर कुल मिला के 3 ब्लड स्केल्स थे, जिसके अंदर से उन 3 ब्लड स्केल्स के अंदर से एक स्केल को हमने तुम्हारे स्टार टावर के अंदर डाला, इसे रिफाइन किया। जब लू फेंग इस चीज के बारे में सुनता है तो काफी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि उसने भी उस ब्लड स्केल को देखा था, तो आज भी उसी जगह पे पूरी तरीके से इंटैक्ट वो काफी ज्यादा डीप के अंदर है स्टार टावर के। युआन कहता है, इवन थॉट मैं भी अपनी पावर्स के साथ उस स्केल को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, मैं बस उस स्केल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। हम बेसिकली हुनियान एंसेस्टर के क्रॉप मटेरियल्स को काफी ज्यादा संभाल के रखते हैं, ताकि वो फ्यूचर के अंदर आने वाले जो टैलेंटेड लोग हैं उनके किसी काम आ सके। एंसेस्टर का जो पूरा का पूरा बॉडी का साइज था वो लिटरली काफी ज्यादा बड़ा था एंड उसके इतने सारे पीसेस किए जा सकते थे कि पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर बांटे जा सकते हैं। उनके जो ब्लडी स्केल्स थे, यानी कि कुल मिला के 3 स्केल थे, जिसके अंदर से एक स्केल लू फेंग को दिया गया, लू फेंग के स्टार टावर के अंदर। जो स्टार टावर है ये भी इन लोगों ने कुछ ऐसी रैंडम यूनिवर्स के अंदर बिखेर दिया था। आप लोगों को याद होगा कि ये जो स्टार टावर है ये बनाने वाला बंदा था हमारा मास्टर जाओ शेंकी। लेकिन जब वो इस चीज को बना रहे थे तब रैंडमली एक गोल्डन लाइट का बीम आके इस चीज के अंदर मर्ज हो गया था। यानी वो जो गोल्डन चीज थी वो और कुछ नहीं, वो एक ब्लड स्केल था। एंड यही रीजन है कि उस ब्लड स्केल के मर्ज होने के बाद जो स्टार टावर है वो पूरी तरीके से इंडिस्ट्रक्टेबल हो गया। खुद एम्परर युआन भी स्टार टावर का कुछ भी उखाड़ नहीं सकते। इस चीज से आप जान सकते हो कि स्टार टावर लिटरली कितना ही ज्यादा पावरफुल है।
डॉट लू फेंग ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर भी चला जाएगा, उसके बाद भी स्टार टावर उसके काफी ज्यादा काम आएगा। युआन कहता है कि तुमने अपने वीकर डेज के अंदर भी इस स्टार टावर को कॉम्प्रहेंड कर पाए, इस चीज से बस एक ही चीज पता चलती है कि तुम काफी ज्यादा एक्सेप्शनल हो। लू फेंग जानता था कि एंसेस्टर युआन से मिलना कितना ही ज्यादा रेयर है। इवन कोई भी पर्सन अपनी पूरी की पूरी जिंदगी के अंदर काफी ज्यादा घिसने के बाद भी एक ही बार एम्पर युआन से मिल पाता है। मुझे माफ करना, मैं बार बार एम्पर युआन बोल रहा हूँ, ये एंसेस्टर युआन है या फिर इन्हें सीनियर युआन भी कहा जा सकता है। उसके बाद बताते हैं कि इस इनफिनाइट स्पेस ट्रेजर वर्ल्ड के अंदर काफी सारे परफेक्ट लेवल के इनहेरिटेंस है जिन्हें उन्होंने ही बनाया था। ये सारे के सारे जो स्पेशल लेवल के इनहेरिटेंस है वर्ल्ड क्लास हुनियन बींग्स के द्वारा बनाया गया है। एंड इसलिए ये जो दो टाइप्स के इनहेरिटेंस है ये काफी ज्यादा लिमिटेड है कि इन्हें गॉड किंग लेवल के वॉरियर्स ही एक्सचेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो युआन होता है वो लू फेंग की तरफ देखता है एंड कहता है कि तुम्हें एक चीज कभी रियलाइज हुई कि तुम ये जो इनहेरिटेंस जो कि अभी अभी तुमने एक्सचेंज किया इसके आगे के स्टेजेस कभी क्यों एक्सचेंज नहीं कर सकते। उसके बाद वो आप इसे भाषण देना शुरू करते हैं एंड वो कहते हैं हमने एक बार कुछ लेटर स्टेजेस के इनहेरिटेंस को रिलीज किया था, लेकिन उनका जो इम्पैक्ट था प्रैक्टिशनर्स के ऊपर वो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट था। यानी कि गाइस जो लोग इन ट्रेजर्स को एक्सचेंज करते थे पूरी तरीके से इन ट्रेजर्स के ऊपर डिपेंड हो जाते थे, वो अपने खुद के पाथ को भी भूल जाते थे एंड इन ट्रेजर्स को प्रैक्टिस करके वो भले पावरफुल तो हो जाते थे। एम्परर युआन के हिसाब से एक बंदा जो कि दूसरों के कदमों के ऊपर चलता है वो शायद से जिंदा रह सकता है, लेकिन ज्यादा टाइम तक नहीं। एक बंदा जो कि अपना रास्ता खुद क्रिएट करता है, अपना रास्ता खुद बनाता है, उसके जिंदा रहने की चांसेस काफी ज्यादा है। जितने भी बीइंग्स होते हैं जो कि केज के बाहर ब्रेकआउट कर पाते हैं वो काफी ज्यादा अलग होता है। अगर तुम किसी को कॉपी करने की कोशिश करोगे तो एट द एंड तुम मार ही जाओगे। सारी चीजें रियलाइज करने के बाद हम लोगों ने इन सारे इनहेरिटेंस के जो लेटर स्टेजेस है हटा दिया। लेकिन स्टिल अगर देखा जाए तो इन्फिनाइट स्पेस के अंदर स्टिल ऐसे कुछ ट्रेजर्स है जो कि तुम्हें डायरेक्टली हाफ हुनियन लेवल तक पहुंचाने की बातें करता है। इनफैक्ट उनके जो क्रिएटर्स है खुद कभी लाइफ के अंदर सक्सीड नहीं हुए, लेकिन स्टिल वो जो रफ इनहेरिटेंस है वो भी तुम्हारी काफी ज्यादा काम आ सकता है। लेकिन स्टिल उसके अंदर भी तुम्हें कुछ ना कुछ अपने थ्रू इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी कि वो बस एक तरीके से एक रिसर्च है जो कि उन क्रिएचर्स के द्वारा की गई है उनकी थ्रू आउट द लाइफ। लेकिन जब वो खुद कुछ नहीं उखाड़ पाए तो उनके दिए गए इनहेरिटेंस के ऊपर तुम 100% कैसे बिलीव कर सकते हो। अगर वो तुम्हारे काम भी आते हैं तो पूरी तरीके से तो काम नहीं आने वाले, उसके अंदर तुम्हें अपना भी कुछ ना कुछ माल मसाला डालना पड़ेगा। कुल मिला के कल्टिवेशन करने का जो सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका है वो है कि तुम खुद अपने आप से अपने दम के ऊपर कल्टीवेशन करो, डार्क के अंदर एक्सप्लोर करो। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे पास जो इनहेरिटेंस है यानी कि जो स्टार टावर है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, वो तुम्हारी डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। वो तुम्हारे लिए एक लैम्प बनेगा अंधेरे के अंदर। तुम लकी हो कि तुम्हें मेरा वो ट्रेजर मिल पाया। डेफिनेटली अपने उस ट्रेजर का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना फ्यूचर के अंदर भी। फेंगा के अंदर मुंडी हिला देता है। बाद युआन लू फेंग को इवन ये भी बताते हैं कि जो हुनियन एंसेस्टर लेवल रिमेन्स है उसका इवन एक छोटा सा कण वो लगभग एस्ट्रोनॉमिकल प्राइस के अंदर भेजा जा सकता है बाहर की दुनिया के अंदर। इस हिसाब से तुम अपने स्टार टावर की कीमत इमेजिन कर सकते हो। रही बात इस इनहेरिटेंस की जो कि अभी अभी तुमने रिलीम किया है, एक्सटेंशन 9 रिलम इनहेरिटेंस के अंदर फर्स्ट के 3 रिलम्स को तुम समझो कि आगे के रिलम्स तुम्हारे लिए बिल्कुल भी मीनिंगफुल नहीं है एंड जरूरी भी नहीं है कि तुम उसके आगे के रिलम्स को एक्सचेंज करो। खुद से अपने पाथ को आगे डिस्कवर करो, साथ ही साथ तुम अपने पॉइंट्स को भी सेव करो। तुम्हारे जो पॉइंट्स है ये काफी तक काम आ सकते हैं और ज्यादा प्रीशियस इनहेरिटेंस को एक्सचेंज करने के लिए। पर युआन कहता है मैं तुमसे जितना कह सकता था मैं ऑलरेडी तुम्हें कह चुका हूँ, इसके आगे तुम टोटली अपने ऊपर डिपेंड हो। एंड इसी के बाद जो युआन होता है वो डिसअपेयर हो जाता है। जो लू फेंग होता है वो युआन को सल्यूट करता है जाते वक्त। युआन होता है वो लू फेंग से बहुत ज़्यादा भी नहीं कहता है एंड बहुत ज़्यादा भी उसकी तारीफ नहीं करता, क्योंकि युआन की नज़र के अंदर जो लू फेंग है वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल टैलेंट नहीं था। जो युआन है वो काफ़ी सारे बिलियंस ऑफ रेसेस को नर्चर करता है एंड इन बिलियन ऑफ वर्ल्ड के अंदर ऑलरेडी उसने काफ़ी सारे लू फेंग से भी ज़्यादा टैलेंटेड लोगों को देखा होगा। स्टिल एट द एंड ये सारे के सारे जो टैलेंटेड लोग होते हैं कहीं ना कहीं जाके अटक ही जाते हैं। जब तक लू फेंग सही में पूरी के पूरे यूनिवर्स ओशन के अंदर अपना टैलेंट नहीं दिखा देता, यानी कि सीनियर युआन के लेवल जितना नहीं हो जाता, तक शायद से जो युआन है वो लू फेंग के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देने वाले। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को लू फेंग देखने के लिए मिलता है जो कि हुआंग सिटी के अंदर बैठा हुआ रहता है अपने स्टार टावर के अंदर। रियलाइज होता है उसके जिंदगी का अभी तक का जो सबसे बड़ा गेन उसे मिला है वो स्टार टावर ही है। उसके बाद जो लू फेंग होता है वो उस ब्लड इम्प्रिंट को देखता है एंड उसको देख के उसके दिमाग के अंदर काफी सारे थॉट्स आ रहे थे। सीनियर युआन ने कहा था कि इवन उनके पास भी एबिलिटी नहीं है कि वो इस ब्लड इम्प्रिंट को डिस्ट्रॉय कर सके। सीनियर युआन के अकॉर्डिंग ये जो स्टार टावर है इसका ये जो ब्लड स्केल है इसके अंदर काफी सारी डीपर मिस्ट्रीज है के ऊपर फोकस करके आराम से लू फेंग अपने आगे की जिंदगी के अंदर डार्कनेस के अंदर कल्टीवेशन कर सकता है। लू फेंग को अभी अंधेरे के अंदर अपना पार्ट ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। इवन थॉट वो स्टार टावर के बस स्केल को भी अगर स्टडी करता है वो काफी गुना ज्यादा पावरफुल हो सकता है, यानी कि हुनियान लेवल का क्रीचर भी बन सकता है। यही बात आगे जाके वो अपना ब्रेक थ्रू करता है या नहीं करता, या फिर वो केज के बाहर जाता है या नहीं जाता, ये सारी की सारी चीजें अननोन है एंड ये उसके ऊपर डिपेंड करती है। बाकी के सप्लीमेंट्री रिसोर्सेस या फिर बाकी की चीजें वो सारी की सारी सप्लीमेंट्री रहेगी, यानी कि डिपेंड करता है कि लू फेंग उन सब चीजों का किस तरीके से इस्तेमाल करता है। फिलहाल लू फेंग के पास इनफ रिसोर्सेस है। इसी जगह पे ये सारे के सारे एपिसोड्स कवर हो जाते हैं गाइस। होप करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आ रहे होंगे। वंस अगेन सॉरी कि मैं काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम के बाद वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन मैंने सारे के सारे चैप्टर्स कवर कर लिए। मैंने वादा किया था कि मैं 12 बजे एपिसोड डाल दूंगा,
लेकिन गाइस लगभग आधे घंटे के करीब का जो एपिसोड है वो किसी कारण डिलीट हो गया था लाइट जाने की वजह से, जिसकी वजह से मुझे वापस से री रिकॉर्ड करना पड़ा। जब मैं री रिकॉर्ड कर रहा था तब मुझे पता चला वापस से एक नया चैप्टर वापस से ऐड ऑन हो चुका है। मैं उस चैप्टर को भी ऐड कर चुका हूँ, तो एक तरीके से ये चीज़ भी अच्छी हुई कि कुछ 1-2 घंटे और वेट करके आपको सारे के सारे चैप्टर्स मिल गए। एक और चीज़, सेकंड चैनल के ऊपर भी मैं एक नोवेल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यानी कि इमॉर्टल वर्ल्ड की नोवेल एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसकी नोवेल काफ़ी ज़्यादा लंबी है, इसलिए सबसे पहले मैं इसकी मांगा को खत्म करूंगा। जब इसकी मांगा खत्म हो जाएगी तो इसकी नोवेल भी स्टार्ट कर देंगे। गाइस इसके मांगा के एक चैप्टर के अंदर कम से कम नोवेल के 6 से 7 चैप्टर्स कवर हो जाते हैं। इसे एक्सप्लेन करना भी आसान है, इसलिए मैं फिलहाल मांगा के ऊपर ही चलूंगा। जब मांगा खत्म हो जाएगी तो हम नोवेल के ऊपर वापस से कंटिन्यू कर लेंगे। एंड मैं मांगा के साथ साथ नोवेल भी पढ़ता हूँ, जो भी जरूरी इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी मैं आपको मांगा वीडियोस के अंदर ही दे दिया करूंगा, जो कि नोवेल वीडियोस से आपको पता चलनी चाहिए। फिलहाल के लिए इस चैनल के ऊपर बस 16 स्टार के एपिसोड आएंगे, तो होप करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जिन लोगों ने अभी तक सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके सब्सक्राइब कर दो। एंड फिर ख़त्म करते इस वीडियो को यहीं पे, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया।